रात धीरे धीरे शांत ढंग से बसने लगी और चमकीले तारे दिखाई देने लगे। पहाड़ी पर करीब 6 साल का एक बच्चा अजीब स्थिति में खड़ा है। बच्चे के पैर खुले हुए हैं, पैर की उंगलियां जमीन को छू रही हैं और एड़ियां ऊपर उठी हुई हैं। हाथ सिर से ऊपर उठे हुए हैं, उसका सिर ऊपर की ओर झुका हुआ है और उसके छोटे से शरीर में हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार घूम रही है। चांदनी चमककर बच्चे के शरीर पर छा गई। लड़के ने इस विचित्र स्थिति में अपना अभ्यास जारी रखा, आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित किया और उसे शिरोबिंदु के साथ प्रवाहित होने दिया। धीरे धीरे रात बीत गई। जैसे ही चांदनी धुंधली हुई और उसकी जगह सूरज की पहली किरणें आने लगी, बच्चे ने धीरे से अपनी हथेलियां नीचे कर लीं। उसकी आंखें गहरी गहरी पुतलियों को खोलने के लिए खुली, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर एक तेज सुनहरी चमक है। हुआंग शियाओलोंग ने गंदी हवा में सांस ली, उसकी आंखें उगते सूरज की ओर देख रही थीं। उनके जन्म के दिन से लेकर आज तक उन्हें इस दुनिया में आए हुए 7 साल हो चुके थे। उन्होंने 3 साल की उम्र से बॉडी मेटामॉर्फोसिस स्क्रिप्चर का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और अब 4 साल बाद वह तीसरे चरण पाम प्रॉपिंग द स्काई गेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। अपने पिछले जीवन में उनके पूर्वजों ने शाओलिन मंदिर के बैनर तले प्रशिक्षण लिया था और बॉडी मेटामॉर्फोसिस शास्त्र उनके पूर्वजों से विरासत में मिला था। अब तक हुआंग शियाओलोंग इस कारण को समझने में असमर्थ रहे हैं कि उनके जैसा व्यक्ति, जिसे अपने समय में मार्शल आर्ट की प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, को इस दुनिया में क्यों लाया गया। और जिस बात ने हुआंग शियाओलोंग को सबसे अधिक निराश किया वह यह था कि वह एक नवजात शिशु के शरीर में जागा था। हुआंग शियाओलोंग ने अपनी छोटी पतली भुजाओं को देखा और उदास होकर मुस्कुराया। वह 17 साल का था और 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह 9वें चरण तक बॉडी मेटामॉर्फोसिस स्क्रिप्चर में प्रशिक्षित होने में कामयाब रहा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह फिर से शुरुआत करेगा। इस समय हुआंग शियाओलोंग ने पहाड़ी दिशा से आते हुए कदमों की धीमी सरसराहट सुनी। हुआंग शियाओलोंग को अपने कंधे पर नजर डाले बिना ही पता चल गया कि यह कौन है और निश्चित रूप से जल्द ही एक कोमल बच्चों जैसी आवाज में चिल्लाया, बड़े भाई, मुझे पता है कि आप सूर्योदय देखने के लिए यहाँ हैं। पिताजी और माँ आपको ढूंढ रहे हैं। हुआंग शियाओलोंग ने अपने कंधे पर हाथ फेरा और देखा कि 5 साल की एक प्यारी सी लड़की, बड़ी गोल आंखें और उसके बाल 2 लंबी चोटियों में बंधे हुए छोटी पहाड़ी पर आ रहे थे। ये छोटी लड़की हुआंग शियाओलोंग की बहन हुआंग मिन थी। हुआंग मिन के अलावा हुआंग शियाओलोंग का एक और भाई था जो उससे 3 साल छोटा था, जिसका नाम हुआंग शियाओहाई था। पिताजी और माँ मुझे ढूंढ रहे हैं, हुआंग शियाओलोंग ने पूछा। क्या बात है? मुझे नहीं पता, हुआंग मिन की आवाज मासूमियत से भरी हुई थी। भाई, चलो वापस चलते हैं। अगर हमें देर हो गई तो पिताजी और माँ तुम्हारी पीठ पर थप्पड़ मारेंगे। जब हुआंग शियाओलोंग ने यह सुना तो वह मुस्कुराया और हुआंग मिन के प्यारे छोटे गालों को दबाया और कहा, चलो फिर चलते हैं। हुआंग मिन ने उस स्थान को रगड़ा जहां हुआंग शियाओलोंग ने उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी थी, थपथपाया और फिर नाराज होकर कहा, भाई, तुम सच में घृणित हो। मैंने तुमसे कहा है, मेरे गालों पर चुटकी मत लो। हालांकि जैसे ही हुआंग मिन ने बोलना समाप्त किया, हुआंग शियाओलोंग ने एक बार फिर उसके गालों पर चुटकी काट ली, जो भागने के दौरान दिल खोलकर हंसा। हुआंग मिन ने चिल्लाते हुए उसका पीछा किया, उसे पकड़ने की कोशिश की। भाई, भागो मत। भाई बहन पूरे रास्ते पहाड़ी से नीचे उतरते रहे जब तक कि वे तलहटी में स्थित हुआंग कबीले मनो में वापस नहीं आ गए। हालांकि वह अपने पिछले जीवन में पहले से ही 17 वर्ष का था, लेकिन अपनी बहन हुआंग मिन के साथ रहने से उसके अंदर का बच्चा बाहर आ गया। जल्द ही भाई बहन हुआंग कबीले मनो में पहुंच गए। जागीर में वापस हुआंग शियाओलोंग सीधे पूर्वी प्रांगण के मुख्य हॉल की ओर चला गया। जब वह मुख्य हॉल में पहुंचे तो सिर की सीट पर सफेद वस्त्र पहने लगभग 30 के दशक का एक विद्वान दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था और उसके बगल में एक सुंदर महिला बैठी थी। यह विवाहित जोड़ा इस जीवन में हुआंग शियाओलोंग के माता पिता, उनके पिता हुआंग पेंग और उनकी मां सु यान थे। पापा, माँ, आप मुझे ढूंढ रहे थे? हुआंग शियाओलोंग ने हॉल में प्रवेश करते हुए पूछा। हुआंग पेंग ने अपनी तेज तलवार जैसी भौहें उठाई। तुम इतनी सुबह कहां भाग गए? यह ठीक है, बच्चे को डराओ मत, सु यान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब कुछ ही दिनों में तुम 7 साल की हो जाओगी। ये तुम्हारे शरीर में मार्शल भावना को जगाने का समय है। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें मार्शल हॉल में लाने की योजना बना रहे हैं। जागरण समारोह, मार्शल स्पिरिट जागृति। हुआंग जियाओलोंग एक पल के लिए चुप हो गया। इस दुनिया में इंसानों के शरीर में मार्शल स्पिरिट्स का अस्तित्व होता है। मानव योद्धाओं की ताकत इन मार्शल आत्माओं की प्रतिभा से निकटता से संबंधित थी और उन्हें निम्न, औसत और उच्च में वर्गीकृत किया गया था। प्रत्येक ग्रेड के भीतर उन्हें 1 से 10 तक दर्जा दिया गया है। 10 और उससे ऊपर की श्रेणी वाली मार्शल स्पिरिट्स को शानदार प्रतिभा वाली मार्शल स्पिरिट्स माना जाता था, जो स्वर्ग को मात देने वाली अस्तित्व थी। जितनी अधिक प्रतिभा होगी, शरीर उतना ही बेहतर ढंग से दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करेगा और एक मजबूत योद्धा बन जाएगा। फिर भी ऐसे लोग भी थे जिनका जन्म मार्शल स्पिरिट के बिना हुआ था या अपंग मार्शल स्पिरिट प्रशिक्षण लेने में असमर्थ थे। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में इन लोगों को बेकार के रूप में लेबल किया गया था। मार्शल स्पिरिट्स। हुआंग शियाओलोंग की आंखों में एक रोशनी चमक उठी क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि क्या उसके शरीर में कोई मार्शल स्पिरिट है और यदि वह ऐसा करता है तो वह कौन सी मार्शल स्पिरिट होगी। इस प्रकार हुआंग शियाओलोंग का नेतृत्व सु यान ने किया और हुआंग पेंग हुआंग कबीले मनो के मार्शल हॉल में गए। जब वे डरे हुए हॉल के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे तो यह पहले से ही लोगों से भरा हुआ था जो अपने बच्चों के साथ मार्शल स्पिरिट जगाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हुआंग शियाओलोंग के अलावा हुआंग कबीले मनो के अन्य भाई भी मौजूद थे। एक प्रभावशाली अधेड़ उम्र का आदमी मार्शल हॉल के केंद्र में खड़ा था। उसका चेहरा चौकोर था और उसकी भौहें घनी थी और उसमें से एक दमनकारी आभा निकलती थी। यह आदमी हुआंग पेंग का बड़ा भाई हुआंग मिंग था। इसके अलावा हुआंग शियाओलोंग के चाचा और हुआंग मिंग के बगल में हुआंग शियाओलोंग की ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। अंकल हुआंग मिंग के दूसरे बेटे हुआंग वे भी मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के लिए यहाँ आए हैं। हुआंग पेंग और सुयान हुआंग शियाओलोंग को हॉल के केंद्र में ले गए। हुआंग मिंग का अभिवादन करते हुए हुआंग पेंग ने चिल्लाकर कहा, बड़े भाई। हुआंग जियालोंग ने पीछा करते हुए कहा, अंकल। जब हुआंग मिंग ने देखा कि यह हुआंग पेंग और सुयान थे तो उसका भावशून्य चेहरा थोड़ा ढीला हो गया। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, आप यहाँ हैं। हुआंग शियाओलोंग की याद में उसने अपने हंसी के चाचा को कभी नहीं देखा था। हुआंग मिंग हुआंग कबीले मनो के दंड और अनुशासनात्मक हॉल के प्रभारी थे, इसलिए वह बहुत सख्त व्यक्ति थे। हुआंग मिंग ने उसके बाद एक और शब्द नहीं कहा और हुआंग पेंग ने अपने भाई के स्वभाव को जानते हुए भी कोई अपराध नहीं किया। हुआंग शियाओलोंग के आने के कुछ ही समय बाद हॉल के बाहर से हार्दिक हंसी गूंज उठी।
जैसे ही हुआंग शियाओलोग और अन्य लोग देखने लगे, लोगों के एक समूह से घिरा एक स्वस्थ दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, हुआंग शियाओलोग के दादा हुआंग काइड, जो पिछले 40 वर्षों से हुआंग कबीले मनो के स्वामी थे, वही व्यक्ति थे जिन्होंने हुआंग कबीले की स्थापना की थी। ओल्ड मैनर लॉर्ड। हुआंग काइड के आगमन पर हॉल में मौजूद हुआंग कबीले मनो के निवासी तुरंत उनका सम्मान करने के लिए दौड़ पड़े। हुआंग मिंग, हुआंग पेंग और सुयान भी तेजी से आगे बढ़े। पिताजी। हुआंग शियाओलोग और हुआंग वेई दोनों आगे आए। दादाजी। हुआंग काइडे मुस्कुराए। हुआंग कबीले मनो के बाकी लोगों का सामना करने से पहले हुआंग मिंग के समूह की ओर अपना सिर हिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, समारोह में खड़े न हों। आज मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूं। आमतौर पर ओल्ड मैनर लॉर्ड मार्शल हॉल में मार्शल स्पिरिट्स जागृति समारोह के दौरान उपस्थित नहीं होते थे। हालांकि इस वर्ष हुआंग वेई और हुआंग शियाओलोग के कारण विशेष था। ओल्ड मैनर लॉर्ड योजना से पहले अपने बंद दरवाजे से बाहर निकल गए। हुआंग काइड मुख्य हॉल के सामने चला गया। उसकी नजर हॉल में मौजूद भीड़ पर पड़ी और अंत में उसके बगल में खड़े भूरे रंग के लबादे में एक बूढ़े व्यक्ति पर रुकी। हुआंग काइड ने स्नेहपूर्वक हंसते हुए कहा, चूंकि हर कोई पहले से ही यहाँ है, चलो चले शुरू करना। हाँ मनो भगवान। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फिर वह हॉल के केंद्र में चला गया। भूरे रंग की पोशाक में बूढ़ा आदमी हुआंग कबीले मनो का मुख्य प्रबंधक चेन यंग था। हुआंग शियाओलोग ने अपने पिता को यह कहते हुए सुना कि चेन यंग लंबे समय से दादाजी हुआंग काइड का अनुयायी था। हुआंग काइड ने हुआंग कबीले मनो की स्थापना करने से पहले ही वह पहले से ही दादाजी के पक्ष में था। चेन यंग हॉल के केंद्र में खड़ा था। उसके हाथों में एक रोशनी चमक रही थी जो हॉल के चारों ओर एक जबरदस्त शक्ति फैला रही थी। हुआंग जियाओलोग की आंखें चमक उठी। क्या यह 9वें क्रम के योद्धा की लड़ाई की शक्ति है? इतना मजबूत, यहां तक कि अपने पिछले जीवन की ताकत के साथ 9वें चरण तक बॉडी मेटामॉर्फोस शास्त्र में प्रशिक्षित होने के बाद भी वह चेन यंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। चेन यंग के युद्ध क्यू को प्रसारित करने के साथ अचानक हॉल के केंद्र में एक उज्जवल हेक्सागोनल पैटर्न चमक गया जिससे प्रकाश की किरण बन गई। हुआंग वेई, आप पहले। हुआंग काइड ने हुआंग वेई की ओर देखा। हाँ दादाजी, हुआंग वेई ने उत्तर दिया और हेक्सागोनल पैटर्न प्रकाश किरण में आगे बढ़ गए। जैसे ही प्रकाश की किरण हुआंग वेई पर पड़ी, हॉल में सभी का ध्यान हुआंग वेई पर था जो अब प्रकाश की किरण के भीतर खड़ा था। हुआंग मिंग का चेहरा, जो हमेशा भावशून्य रहता था, अपने बेटे को देखते समय तनाव का हल्का सा निशान दिखा। प्रकाश की किरण एक संक्षिप्त क्षण के लिए हुआंग वेई के चारों ओर लिपटी रही, इससे पहले कि एक काली रोशनी आ गई और हुआंग वेई के चारों ओर छा गई। अंत में एक बाघ की काली छाया धीरे धीरे हुआंग वेई के पीछे से निकली। ये 3 आंखों वाला एक काला बाघ था। जैसे ही काले बाघ का आकार सघन हुआ और अधिक वास्तविक हो गया, मुख्य हॉल में एक क्रूर बाघ की दहाड़ गूंज उठी। हर कोई स्तब्ध रह गया। हुआंग काइड ने अपने पोते हुआंग वेई के पीछे धुंधली काली छाया को देखा। जब वह अत्यधिक प्रसन्न होकर जोर से हंसा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये ग्रेड 10 की मार्शल स्पिरिट है, 3 आइड ब्लैक टाइगर। मुख्य प्रबंधक चेन यंग कांपती आवाज में चिल्लाए। 3 आइड ब्लैक टाइगर मार्शल स्पिरिट को उच्च श्रेणी की मार्शल स्पिरिट में शीर्ष में से एक माना जाता था। यह एक शानदार प्रतिभा मार्शल स्पिरिट होने के बेहद करीब था। हुआंग वेई की मार्शल स्पिरिट ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट 3 आइड ब्लैक टाइगर बन गई। एक ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट, यह एक ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट निकला। 10वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट बहुत ही असामान्य थी, न केवल कैंगलान काउंटी में बल्कि पूरे राज्य में। हुआंग मिंग ने अपने बेटे के पीछे मंडरा रहे 3 आंखों वाले काले बाघ को देखा। उसकी दोनों मुठ्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। वो उस क्षण महसूस होने वाले उत्साह को बमुश्किल नियंत्रित कर पा रहा था। फिर भी उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। हुआंग काइड की हंसी कुछ देर तक हॉल में गूंजती रही। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मार्शल हॉल की उनकी आकस्मिक यात्रा उन्हें इतना अद्भुत आश्चर्य देगी। अच्छा। हुआंग काइड ने चौड़ी मुस्कान के साथ अच्छा शब्द 3 बार दोहराया। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने आप को संभाला और अपने दिल में उत्तेजना को दबाने की कोशिश की। उनकी आंखें खुशी से भर गईं जब उन्होंने अपने पोते को प्यार से देखा, जिसके पास 10वीं कक्षा की मार्शल भावना थी। उनका मानना था कि हुआंग कबीले मनो द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और खेती के संसाधनों के साथ हुआंग वेई की उपलब्धियां निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाएंगी, जिससे उनके पोते को उस क्षेत्र तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिसके सपने देखने में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। इस समय हुआंग पेंग बधाई देने के लिए हुआंग मिंग की ओर चला। बधाई हो बिग ब्रदर। हुआंग मिंग ने हुआंग पेंग के ईमानदार चेहरे को देखा। फिर उसने हुआंग पेंग के कंधों को थपथपाया और कहा, धन्यवाद दूसरे भाई। आइए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जियालोग ने अभी तक अपनी मार्शल भावना को जागृत नहीं किया है। एक मौका है कि वह भी ग्रेड 10 का अधिकारी हो सकता है मार्शल स्पिरिट। हालांकि जिन लोगों ने यह सुना वे समझ गए कि ये केवल सांत्वना के शब्द थे। आखिरकार ग्रेड 10 की मार्शल आत्माएं सफेद गोभी नहीं थीं। बड़े हॉल में हुआंग कबीले मनो के बुजुर्ग और कुछ प्रबंधक हुआंग मिंग को बधाई देने में व्यस्त थे। वियर, यहां आओ। इस समय हुआंग काइड, जो हॉल के केंद्र में खड़ा था, हुआंग वेई की ओर हाथ हिलाते हुए हंसा। हाँ दादाजी, हुआंग वेई ने उत्तर दिया। हुआंग काइड के पास पहुंचने से पहले वह हुआंग शियाओलोग के सामने से गुजरा और उसकी नजर अनजाने में हुआंग शियाओलोग पर पड़ी, जिसमें स्पष्ट शालीनता और अहंकार था। इस छोटे से आदान प्रदान पर दूसरों का ध्यान नहीं गया। हालांकि यह हुआंग शियाओलोग की धारणा से बच नहीं पाया। ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट। हुआंग शियाओलोग ने शांति से उसकी ओर देखा। हालांकि हुआंग वेई उसका चचेरा भाई था, लेकिन वे दोनों करीब नहीं थे। 2 साल पहले हुआंग वेई और बुजुर्गों के कई अन्य बच्चे उसकी बहन हुआंग मिन को धमका रहे थे और संयोग से हुआंग शियाओलोग घटनास्थल पर आ गया। इस प्रकार परिणाम को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। हुआंग वेई और कई बुजुर्गों के बच्चों को बुरी तरह पीटा गया। तब से हुआंग वेई के मन में द्वेष बना हुआ है। हुआंग वेई आगे बढ़े और अपने दादा के सामने खड़े हो गए। हुआंग काइड का हाथ हुआंग वेई के सिर को सहलाने के लिए बढ़ा, मुस्कुराते हुए और प्यार से भर गया। हंसते हुए वह हुआंग मिंग की ओर मुड़ा और कहा, हुआंग मिंग, तुमने एक उत्कृष्ट पोते को जन्म देकर अच्छा काम किया। दूसरी ओर हुआंग मिंग को अपने पिता की प्रशंसा सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि हमें पहले जागरण समारोह जारी रखना चाहिए? हुआंग काइड ने सहमति में सिर हिलाया। इस मामले पर चर्चा करने का यह उचित समय नहीं है। सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो जागरण समारोह जारी रखें। हुआंग वेई के बाद हुआंग शियाओलोग की बारी थी। जब हुआंग काइड ने बात की तो बुजुर्ग, प्रबंधक और शिष्य मदद नहीं कर सके, लेकिन हुआंग शियाओलोग की ओर देखने लगे। हुआंग काइड के पोते में से एक के रूप में हुआंग वेई में 10वीं कक्षा की मार्शल भावना है। हुआंग जियाओलोग के बारे में क्या?
इकट्ठे हुए कबीले के सदस्यों को देखते हुए हुआंग शियाओलोग ने शांति से षटकोण पैटर्न वाले प्रकाश किरण में कदम रखा। हुआंग पेंग और सुयान घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ने से खुद को नहीं रोक सके, यहां तक कि अपने बेटे को हेक्सागोनल प्रकाश किरण में कदम रखते हुए देखकर उनके दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। हुआंग जियाओलोग प्रकाश किरण से भरे क्षेत्र के अंदर बहुत देर तक नहीं रहे। हुआंग वेई की तरह ही हुआंग शियाओलोग के शरीर के चारों ओर भी एक काली रोशनी दिखाई दी। यह दृश्य देखकर भीड़ एक तक देखती रह गई और बाद में अचानक काली रोशनी के बगल में एक नीली रोशनी दिखाई दी। दो अलग अलग रोशनियां रुक रुक कर चमकती थीं, जिससे एक शैतानी अनुभूति होती थी। फिर हुआंग शियाओलोग के सिर के पीछे एक काली छाया और एक नीली छाया दिखाई दी। सभी ने एक सांप जैसा प्राणी देखा जिसके दो सिर थे, एक का सिर काला था, दूसरे का नीला सिर था। आसपास के लोगों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। एक दोमुहे सांप की मार्शल भावना। जानवर प्रकार की मार्शल स्पिरिट के बारे में उनकी जानकारी के अनुसार दो सिरों वाला सांप या तो लाल या पीले रंग का होता था, लेकिन यह दो सिरों वाला सांप काले और नीले रंग में दिखाई देता था। हुआंग काइड ने हुआंग शियाओलोग के पीछे की मार्शल भावना को देखा। उसकी हैरान आंखों में निराशा की झलक दिख रही थी। उनकी राय में इस पोते की मार्शल स्पिरिट दो सिर वाले सर्प मार्शल स्पिरिट के एक रूप के अलावा और कुछ नहीं थी। कुछ हुआंग कबीले मनुष्यों के पास विभिन्न प्रकार की मार्शल आत्माएं भी हैं, इसलिए भिन्न मार्शल स्पिरिट का उद्भव असामान्य नहीं था। हालांकि ग्रेड 7 के दो सिर वाले सांप को उच्च श्रेणी की मार्शल स्पिरिट माना जाता था। हुआंग वेई के थ्री आइड ब्लैक टाइगर की तुलना में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। हुआंग पेंग और सुयान ने अपने बेटे के पीछे मंडराती मार्शल भावना को देखा। हुआंग पेंग की अभिव्यक्ति हुआंग काइड से अलग नहीं थी। हालांकि कबीले के अधिकांश लोगों की तुलना में ग्रेड 7 की मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा को उच्च माना जाता था, फिर भी हुआंग पेंग परिणाम से थोड़ा निराश था। कौन माता पिता अपने बच्चों का भला नहीं चाहते? ओल्ड मैनर लॉर्ड, आप क्या सोचते हैं? मुख्य प्रबंधक चेन यंग मदद नहीं कर सके, लेकिन हुआंग काइड का उल्लेख किया। हुआंग काइड ने घोषणा की, दो सिर वाले सांप का एक रूप, ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट। मंदिर हॉल में मौजूद सभी बुजुर्गों और प्रबंधकों ने अपना सिर हिलाया, जाहिर तौर पर ओल्ड मैनर लॉर्ड के फैसले से सहमत हुए। ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट, दो सिर वाले सांप का एक रूप। हुआंग जियाओलोग हेक्सागोनल पैटर्न वाली प्रकाश किरण से बाहर निकला। उसका चेहरा शांत था, केवल वह जानता था कि उसकी युद्ध भावना दोमुहे सांप की भिन्नता जितनी सरल नहीं थी। हुआंग शियाओलोग की मार्शल भावना को केवल ग्रेड 7 प्रकार के दो सिर वाले सांप के रूप में देखकर हुआंग वेई का मोह एक उपहासपूर्ण उपहास में बदल गया। उसकी आंखें उत्तेजित हो गईं, जैसा कि उन्हें हुआंग शियाओलोग पर निर्देशित किया गया था। हुआंग शियाओलोग ने स्वाभाविक रूप से हुआंग वेई की उत्तेजक आंखों को देखा, लेकिन उसे जरा भी आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वह एक छोटे बच्चे के साथ घूरने का खेल खेलने में बहुत आलसी था। हुआंग शियाओलोग के बाद का बच्चा एल्डर झो गुआंग का बेटा झो जुएदोग था। झो जुआंग हुआंग कबीले मनों के बच्चों में से एक था, जिसे हुआंग शियाओलोग ने हुआंग मिन को धमकाने के लिए पीटा था। बहुत जल्दी झो जुआंग की मार्शल स्पिरिट ग्रेड 6 मार्शल स्पिरिट ब्लड आइज वुल्फ के रूप में प्रकट हुई। एक एक करके हुआंग कबीले मनों के एक दर्जन से अधिक बच्चों ने प्रकाश किरण में कदम रखा और उनकी मार्शल आत्माएं जागृत हो गईं। उनमें से अधिकांश के पास ग्रेड 4 की मार्शल स्पिरिट थी, कुछ के पास 5 और यहां तक कि कुछ के पास ग्रेड 6 की मार्शल स्पिरिट भी थी। वहां बहुत सारी बेकार मार्शल स्पिरिट और निम्न स्तर की स्पिरिट भी थी। मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के इस दौर में हालांकि हुआंग शियाओलोग की मार्शल स्पिरिट दूसरे स्थान पर आई, लेकिन इसमें ज्यादा अंतर नहीं था। वह और हुआंग कबीले मनों के बाकी बच्चे सिर्फ एक दिखावा थे, जो हुआंग वेई की कक्षा 10 की मार्शल भावना से प्रभावित थे। जागरण समारोह समाप्त होने के बाद हुआंग काइड ने मुस्कुराते हुए हुआंग मिंग, हुआंग पेंग और अन्य उपस्थित बुजुर्गों से कहा, अब से मैं व्यक्तिगत रूप से हुआंग वेई के अभ्यास की सलाह दूंगा। व्यक्तिगत रूप से सलाह दें? हर कोई हैरान था। हाँ पिताजी, हुआंग मिंग का चेहरा तुरंत सहमत हो गया। अपने ही बेटे को देखते हुए हुआंग वेई की खेती की व्यक्तिगत रूप से देखरेख करने की अपने पिता की योजना को सुनने के बाद हुआंग पेंग ने अपने दिल में अफसोस की सांस ली। थोड़ी देर बाद भीड़ तितर बितर हो गई और मार्शल हॉल बंद कर दिया गया। पूर्वी प्रांगण में लौटते हुए सुयान का दिल असंतोष से भरा हुआ था। पिताजी इतना पक्षपात कैसे दिखा सकते हैं? वह व्यक्तिगत रूप से हुआंग वेई के अभ्यास की देखरेख करना चाहते हैं। हमारे शियाओलोग के बारे में क्या शियाओलोग उनका पोता नहीं है? हुआंग पेंग ने भुहें चढ़ा ली और अपना हाथ लहराया। उनकी आवाज भारी थी और उन्होंने कहा, अब इसका जिक्र मत करो। भविष्य में किसी को भी इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं है। हालांकि अपने दिल में वह भी व्यथित महसूस कर रहा था, लेकिन हुआंग वेई की 10वीं कक्षा की मार्शल भावना के साथ यह मान लिया गया कि उसके पिता ऐसा करना चाहेंगे। जियाओलोग, आपकी प्रतिभा भी अच्छी है, अपने अभ्यास में और अधिक प्रयास करें। 8वें क्रम के योद्धा को हासिल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हुआंग पेंग हुआंग शियाओलोग की ओर मुड़ा और उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। मैं समझता हूं पिताजी। हुआंग शियाओलोग ने अपना मुंह खोला और हुआंग पेंग और सुयान को बताना चाहा कि उसकी मार्शल स्पिरिट ग्रेड 7 की नहीं होनी चाहिए। अंत में वह केवल वैसा ही उत्तर दे सका और इससे अधिक कुछ नहीं कह सका। हुआंग शियाओलोग के जाने से पहले हुआंग पेंग ने उन्हें युद्ध क्यूई के प्रशिक्षण के लिए एक साधना तकनीक दी और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया जिन पर हुआंग शियाओलोग को अभ्यास के दौरान ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हुआंग शियाओलोग ने ध्यान से सुना और उन्हें दिल से याद कर लिया। पूर्वी प्रांगण के मुख्य हॉल को छोड़ने के बाद हुआंग शियाओलोग अपने छोटे से प्रांगण में लौट आए और अपने पिता द्वारा दी गई खेती तकनीक के अनुसार अपनी लड़ाई क्यूई का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह बिस्तर पर बैठ गए और पहले आदेश के अनुसार दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जैसे ही हुआंग शियाओलोग ने साधना तकनीक का उपयोग किया, उसकी मार्शल भावना उसके शरीर से उभरी। हुआंग शियाओलोग के पीछे भिन्न प्रकार का 2 सिर वाला सांप प्रकट हुआ। तथाकथित ग्रेड 7 के 2 सिर वाले सांप ने अचानक अपना जबड़ा फैलाया और भयानक गति से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया, जिससे हुआंग शियाओलोग के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा आकर्षित हो गई। 2 सिर वाले सांप द्वारा निली गई आध्यात्मिक ऊर्जा हुआंग शियाओलोग के शरीर में प्रवाहित हुई, जो मध्याह्न रेखा के साथ यात्रा करती हुई धीरे धीरे युद्ध क्यूई में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे रात होने लगी। आंगन की छोटी सी खिड़की से चांदनी चमकती हुई आ रही थी। थोड़ी देर बाद हुआंग जियाओलोग ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर बेहद अजीब भाव थे। इससे पहले उन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई साधना तकनीक के निर्देशों का पालन किया, जो कि जुबान की साधना तकनीक की पहली परत थी, ताकि मेरिडियन के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को चलाकर अपनी लड़ाई क्यूई को सघन किया जा सके। वह बिना किसी बाधा या कठिनाई के आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को एक पूर्ण मोड़ तक निर्देशित करने में कामयाब रहे। इन कुछ घंटों के भीतर उसने न केवल सफलतापूर्वक आध्यात्मिक ऊर्जा को युद्ध क्यूई में परिवर्तित कर दिया, बल्कि वह फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर में भी सफल हो गया। हुआंग शियाओलोग का दिल अविश्वास की भावना से भर गया।
यदि उन्हें ठीक से याद है तो उनके पिता ने उल्लेख किया था कि उनके दादाजी ने फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर तक सफलतापूर्वक पहुंचने से पहले लगभग 6 महीने बिताए थे। उनके दादाजी की मार्शल स्पिरिट शीर्ष ग्रेड 8 मार्शल स्पिरिट्स 6 पंखों वाला गोल्डन ऐप में से एक थी। अध्याय 03। केवल जियाओलोंग को कुछ नहीं मिला। अगर दूसरों को पता चला कि हुआंग शियाओलोंग न केवल युद्ध क्यूई को बदलने में कामयाब रहा बल्कि कुछ ही घंटों में फर्स्ट ऑर्डर योद्धा बनने में भी कामयाब रहा तो शायद यह उन्हें आधे से ज्यादा डरा देगा। यहां तक कि खुद हुआंग शियाओलोंग को भी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, दूसरों को तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि शुरू से ही हुआंग शियाओलोंग को यह संदेह था कि उसकी मार्शल स्पिरिट कोई साधारण ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट नहीं थी, फिर भी यह परिणाम बहुत ही निराशाजनक था। उनके पिता के अनुसार मार्शल स्पिरिट का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, साधना प्रतिभा उतनी ही अधिक होगी और साधना की गति उतनी ही तेज होगी। उनके दादा हुआंग काइट के पास शीर्ष स्तरीय ग्रेड 8 6 पंखों वाला गोल्डन ऐप मार्शल स्पिरिट था और फिर भी उन्हें फर्स्ट ऑर्डर योद्धा तक पहुंचने में आधा साल लग गया, जबकि उन्होंने केवल कुछ ही घंटे बिताए थे। दूसरे शब्दों में उनकी मार्शल स्पिरिट का ग्रेड उनके दादा से भी अधिक था। ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट नहीं, ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट्स की खेती की गति इतनी भयानक नहीं होगी। हुआंग शियाओलोंग के दिमाग में एक विचार कौवा था। शानदार प्रतिभा मार्शल स्पिरिट। शानदार मार्शल आत्माएं केवल मिथकों और किंवदंतियों में मौजूद थीं। कहा जाता है कि कक्षा 10 से ऊपर कक्षा 11 और यहां तक कि 12 भी मौजूद होती है। हालांकि लोग मार्शल स्पिरिट के उच्चतम ग्रेड तक पहुंचने के बारे में अनिश्चित थे, लेकिन यह निश्चित था कि हुआंग शियाओलोंग की मार्शल स्पिरिट निश्चित रूप से ग्रेड 10 से ऊपर थी। कुछ क्षण बाद हुआंग शियाओलोंग अपने दिल में उत्तेजना को शांत करने में कामयाब रहा और जुबान की खेती तकनीक को चलाना जारी रखा। 2 सिरों वाला सांप एक बार फिर उसके पीछे मुंह खोलकर उभरा, जिसने दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को भस्म कर दिया, जबकि युद्ध क्यूई फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर्स के मेरिडियन मार्ग का अनुसरण करते हुए उसके मेरिडियन के साथ प्रसारित हुआ। इस बार बैटल क्यूई की परिसंचरण गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी और हुआंग शियाओलोंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके मेरिडियन के भीतर बैटल क्यूई मोटी हो गई थी। हालांकि अंतर स्पष्ट नहीं था। उसकी बैटल क्यू को 1 दर्जन बार प्रसारित करने के बाद बैटल क्यू की मोटाई मूल घनत्व से लगभग आधी बढ़ गई। जब हुआंग शियाओलोंग ने अपनी आंखें खोली तब तक हल्की चांदनी बिखर चुकी थी और उसकी जगह खिड़की से होकर उसके छोटे से शरीर पर आ रही सूरज की रोशनी की किरणें ले ली थी। सुबह की गर्म धूप में हुआंग शियाओलोंग आलसी से फैला और बिस्तर से उठ गया। पिछली रात के अभ्यास के दौरान न केवल उसे एक सफलता का अनुभव हुआ और वह फर्स्ट ऑर्डर योद्धा बन गया, बल्कि वह वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर के मध्य तक पहुंच गया। मध्य प्रथम आदेश। हुआंग शियाओलोंग की गहरी आंखों ने उगते सूरज को देखा। इस अभ्यास गति के अनुसार 3 दिनों के भीतर वह लेट फर्स्ट ऑर्डर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। शायद उसे एक और सफलता भी मिलेगी और वह सेकंड ऑर्डर योद्धा बन जाएगा। हुआंग शियाओलोंग कमरे से बाहर छोटे आंगन की ओर चला गया। उसके छोटे हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे। अपनी लड़ाई क्यूई को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करते हुए हुआंग शियाओलोंग ने छोटे यार्ड के कोने पर आधा मीटर बड़ी चट्टान की ओर मुक्का मारा। बूम, धमाके की आवाज आई और आधा मीटर बड़ी चट्टान उड़कर कुछ मीटर दूर लुढ़कती हुई गिरी। चट्टान का एक कोना टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया। हुआंग शियाओलोंग ने परिणाम देखा और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। सामान्य तौर पर प्रथम श्रेणी के योद्धाओं की लड़ाई क्यूई में एक पत्थर की ताकत होती है, जबकि वह केवल प्रथम क्रम के मध्य में था। क्योंकि उसने बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर में प्रशिक्षण लिया था, उसकी आक्रमण शक्ति एक अंतिम प्रथम क्रम के योद्धा के बराबर थी। एक पत्थर की शक्ति 120 पाउंड आंकी गई थी। हुआंग शियाओलोंग ने भी युद्ध क्यूई का एक रात अभ्यास करने के बाद देखा, उसके शरीर की मांसपेशियां मजबूत और अधिक दृढ़ थीं। प्रथम से तृतीय क्रम के योद्धाओं को साधना के प्रारंभिक चरण में समूहीकृत किया गया। इस प्रारंभिक चरण में जैसे युद्ध क्यूई मेरिडियन के साथ बहती है, यह शरीर की मांसपेशियों को परिष्कृत करती है। जब तक हुआंग शियाओलोंग तीसरे क्रम के योद्धा के शिखर पर पहुंच जाएगा, तब तक उसकी मांसपेशियां पूरी तरह से विकसित हो चुकी होंगी, जिससे उसकी सजगता, ताकत और सुरक्षा उसके वर्तमान की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगी। इस समय आंगन के बाहर से हल्के कदमों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। हुआंग शियाओलोंग एक पल के लिए चौंक गया और फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया जब उसे एहसास हुआ कि आगंतुक उसकी छोटी बहन हुआंग मिन थी। निश्चित रूप से हुआंग मिन की मासूम कोमल आवाज सुनाई दी, बिग ब्रदर, बिग ब्रदर। हुआंग शियाओलोंग ने मुड़कर देखा और हुआंग मिन को आंगन में भागते हुए देखा। जब वह हुआंग शियाओलोंग के पास पहुंची तो हुआंग मिन जोर से हौंफ रहा था। बड़े भाई, माँ और पिताजी बहस कर रहे हैं। माँ और पिताजी बहस कर रहे हैं। क्या बात, क्या बात? हुआंग जियाओलोंग एक पल के लिए भ्रमित हो गया। उसे याद है, उसके माता पिता ने कभी झगड़ा नहीं किया था। मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सबसे बड़े चाचा से संबंधित है, हुआंग मिन ने कहा। सबसे बड़े चाचा? हुआंग शियाओलोंग ने थोड़ा भुहें चढ़ाते हुए कहा। हम जाकर देखेंगे। हुआंग मिन के साथ छोटे आंगन को छोड़कर वे जल्दी से पूर्वी आंगन की ओर चले गए। हालांकि इससे पहले कि वे पूर्वी प्रांगण के हॉल में पहुंचते, कुछ दूर से उनके माता पिता के झगड़ने की आवाज गूंज उठी। बिग ब्रदर बहुत ज्यादा है, सु यान की गुस्से से भरी आवाज निकली। मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के बाद हमारे जियालों को छोड़कर सभी बच्चों को बैटल क्यूई डैन प्राप्त हुआ। हुआंग शियाओलोंग की गति रुक गई। बैटल क्यूई डैन, एक दूसरे दर्जे की गोली। मार्शल स्पिरिट जागृत करने के बाद यदि कोई बैटल क्यूई डैन प्राप्त कर सके तो इससे बैटल क्यूई रूपांतरण में तेजी आएगी। बेशक प्रारंभिक चरण के योद्धाओं के लिए बैटल क्यूई डैन ने बैटल क्यूई की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी सहायता की। क्या बिग ब्रदर ने पहले ही नहीं कहा था कि मैनर की बैटल क्यूई डैन की आपूर्ति खत्म हो गई है? वह अगली बार जियालों को मुआवजा देगा। हॉल के अंदर से हुआंग पेंग की चिड़ी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के दौरान कुल 26 बच्चे थे और यहां तक कि निम्न स्तर और बेकार मार्शल स्पिरिट वाले बच्चों को भी बैटल क्यूई डैन प्राप्त हुआ। हमारे जियालों को छोड़कर बाकी सभी को एक प्राप्त हुआ, जिसके पास ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट है। सु यान ने गुस्से में आवाज उठाई। ऐसा क्यों है? हमारा जियालोंग उसका भतीजा है। हुआंग शियाओलोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अपने माता पिता के झगड़े को सुनकर वह स्पष्ट रूप से समझ गया। उसके अलावा अन्य सभी बच्चों को उनकी खेती में सहायता के लिए बैटल क्यूई डैन दिया गया था। 2 साल पहले जब हुआंग शियाओलोंग ने हुआंग वेई को गंभीर रूप से पीटा, उस समय हुआंग मिंग ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि सबसे बड़े अंकल हुआंग मिंग की उनके प्रति नाराजगी काफी समय से बनी हुई थी। हालांकि उनके दादा हुआंग काइड ने अभी तक मैनर लॉर्ड का पद अपने सबसे बड़े चाचा हुआंग मिंग को नहीं दिया था, लेकिन यह अकाट्य था कि जागीर के अधिकांश मामले उनके द्वारा ही संभाले जाते थे, खासकर हाल के वर्षों में। जैसा कि उनकी मां सु यान ने कहा था, बेकार और निम्न स्तर की मार्शल स्पिरिट वाले लोगों को भी बैटल क्यूई डैन दिया जाता था। केवल उनके भतीजे हुआंग शियाओलोंग को कोई नहीं मिला। यह घोर बदमाशी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंग शियाओलोंग हुआंग मिंग का भतीजा था।
क्या हुआंग मिंग के लिए इतना क्रूर व्यवहार करना वास्तव में आवश्यक था? हुआंग मिंग की कार्रवाई ने न केवल यह साबित किया कि वह हुआंग शियाओलोग से नाराज था, बल्कि इसने हुआंग कबीले मनो के सभी बुजुर्गों के सामने हुआंग शियाओलोग के माता-पिता हुआंग पेंग और सु यान के लिए अपमानजनक चेहरे की भी बराबरी कर ली। यह नहीं हो सकता। मैं पिताजी से इस मामले की निष्पक्षता का निर्णय करने के लिए कहने जा रहा हूं। हॉल के अंदर सु यान ने असंतोष व्यक्त किया क्योंकि वह इसे निगलने में असमर्थ थी। तुम यहाँ वापस आओ, हुआंग पेंग गुस्से से चिल्लाया। किसी छोटी सी बात के लिए तुम पिता को परेशान करने जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पर्याप्त चेहरा नहीं खोया है? हॉल के बाहर जब हुआंग शियाओलोग ने यह सुना तो वह चुपचाप जाने के लिए मुड़ गया। छोटी सी बात है क्या? हुआंग शियाओलोग की आंखों में एक चमक चमक उठी। उनके चाचा हुआंग मिंग को अभी तक मैनर लॉर्ड का पद प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन एक बार जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर पदभार संभाल लिया तो इस प्रकार की छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी। हुआंग मिन ने देखा कि हुआंग शियाओलोग चुप रहा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वह प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध होकर वहीं खड़ी रहने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने हुआंग जियाओलोग को पकड़ने की कोशिश की। बिग ब्रदर, बिग ब्रदर। हुआंग शियाओलोग ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे दोनों पूर्वी प्रांगण से चले गए। संयोगवश जैसे ही वह बाहर निकला, उनका हुआंग वेई से आमना सामना हो गया। उसके पीछे उसके भाइयों का सामान्य गिरोह चल रहा था, वही समूह जिसने हुआंग मिन को धमकाया था। हुआंग शियाओलोग और उसकी बहन दोनों को पूर्वी प्रांगण से बाहर निकलते देखकर हुआंग वेई एक पल के लिए चौंक गया, इससे पहले कि वह समूह के साथ हुआंग शियाओलोग की ओर बढ़े। टिप्पणी: मुंह पर झाड़ू लगाना, थप्पड़ मारना अपमानजनक कार्य। हुआंग वेई और उसके पीछे कई लड़कों को अपनी राह पर चलते देख हुआंग मिन तेजी से हुआंग शियाओलोग के पीछे छिप गया। हुआंग जियालोग वहां खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति हुआंग वेई और अन्य लोगों के प्रति उदासीन थी जो आ रहे थे। हुआंग वेई आगे बढ़े और हुआंग शियाओलोग के सामने खड़े हो गए, उसे कृपालु निगाहों से देखा, फिर कहा, हुआंग शियाओलोग, क्या आपको लगता है कि आप अपनी बहन की पूरी जिंदगी रक्षा कर सकते हैं? ये सुनकर हुआंग शियाओलोग ने एक भयावह दुष्ट मुस्कान प्रकट की। उसकी आंखें खून की लालसा से लाल हो गई थीं और उसने हल्के से उत्तर दिया, तो क्या तुम लड़ना चाहते हो? पूर्वी प्रांगण से बाहर निकलते समय उसका हृदय पहले से ही क्रोधित था। बुजुर्ग झो गुआंग का सबसे बड़ा बेटा झो जुएदोंग हुआंग वेई के पीछे खड़ा था और हुआंग शियाओलोग के रवैये से नाखुश था। धिक्कार है, तुम अपने बारे में कौन सोचते हो? उसका वाक्य समाप्त होने से पहले एक करुण रोना गूंज उठा, जिसका कारण हुआंग शियाओलोग द्वारा झो गुआंग के पेट पर इतनी जोर से लात मारना था कि वह पके हुए झींगा की तरह अपने शरीर को सिकोड़ते हुए वापस उड़ गया। चूंकि हुआंग शियाओलोग का दिल गुस्से से जल रहा था, उसने अपनी किक में जो ताकत लगाई वह स्वाभाविक रूप से हल्की नहीं थी। झो जुआंग वापस उड़ गया, जमीन पर गिर गया और रुकने से पहले 6 से 7 मीटर तक लुढ़क गया। उसके हाथों ने उसके पेट को पकड़ रखा था और उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके सभी आंतरिक अंग आग के समुद्र में जल रहे हों। कुछ सांसें लेने के बाद झो जुआंग रोया, और लानत है, यह धरती को हिला देने वाली, बदसूरत दिखने वाली चीख थी। हुआंग शियाओलोग ने धूल से ढके झो जुआंग पर नजर डाली। उसका चेहरा झरने की तरह गिर रहे आंसुओं से गीला था। हुआंग जियाओलोग ने सोचते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए, एक छोटा बच्चा होता है, उसके आंसू पेशाब की तरह बहते हैं। बस इसे थोड़ा सा छुएं और यह रिसना शुरू हो जाएगा। आप हुआंग वेई और उसके गिरोह ने उसी क्षण प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन सभी ने अपनी आंखों में आश्चर्य और घबराहट के साथ हुआंग शियाओलोग को देखा। हुआंग वेई को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग शियाओलोग इतना क्रूर होगा। 2 साल पहले की तुलना में तो और भी ज्यादा। मेरा क्या? हुआंग शियाओलोग ने सीधे हुआंग वेई और उसके पीछे के लड़कों की ओर देखा। एक शानदार मुस्कान सामने आई। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं आपको एक टिक दूं? ये सुनकर हुआंग वेई और बाकी लोग कुछ कदम पीछे हट गए और सावधानी से हुआंग शियाओलोग के दाहिने पैर की ओर देखने लगे। इस दृश्य को देखकर हुआंग शियाओलोग हंसे। उनकी हंसी के कारण हुआंग वेई का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। हुआंग वेई के दिल में आग भड़क उठी और वह अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हुआंग शियाओलोग पर चिल्लाया, हुआंग शियाओलोग, तुमने बिना किसी अच्छे कारण के एक बुजुर्ग के बेटे पर हमला करने की हिम्मत की। बस अपनी सजा का इंतजार करो। बिना कारण के हमला। हुआंग शियाओलोग की ठंडी नजर हुआंग वेई के शरीर पर चाकू की तरह तेजी से चली। हुआंग वेई ने सीधे हुआंग शियाओलोग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय झूठी बहादुरी के साथ कमजोर रूप से घोषणा की, बस आप वर्ष की वार्षिक सभा के अंत तक प्रतीक्षा करें, मैं आपको अच्छा दिखने दूंगा। एक फिर हुआंग वेई अपने पीछे चल रहे लड़कों के साथ तेज डरे हुए कदमों से चला गया। झो जुएडोंग को अपने साथ लाना नहीं भूला, जो अभी भी अपना पेट पकड़ रहा था। बड़े भाई, आपने झो जुआंग को मारा। अगर हुआंग वेई ने इसके बारे में सबसे बड़े चाचा से शिकायत की तो क्या वह उस समय? हुआंग मिन ने चिंतित भाव से पूछा, यह सोचकर कि कैसे उनके सबसे बड़े चाचा हुआंग मिंग सजा के दौरान लोगों को कोड़े मारते थे। हुआंग मिन डरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। यह कुछ भी नहीं है, इसके बारे में चिंता मत करो, हुआंग शियाओलोग ने बिना किसी चिंता के कहा जब उसने हुआंग वेई के समूह की अजीब तरह से पीछे हटने वाली पीठ को देखा। उसे विश्वास था कि उसकी लात से कोई भी चोट नहीं लगेगी जिसका पता लगाया जा सके। भले ही हुआंग मिंग या झो गुआंग ने झो जुएदोंग के शरीर की जांच की, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। भले ही उसके चाचा हुआंग मिंग उसे दंडित करना चाहते हैं, फिर भी उसे कुछ सबूतों की आवश्यकता होगी। ठीक उसी तरह जैसे 2 साल पहले जब उसने हुआंग वेई और कई बुजुर्गों के बच्चों को बुरी तरह पीटा था, हुआंग शियाओलोग को कोई सजा नहीं मिली थी। वर्ष की कबीले सभा का अंत। हुआंग वेई और उसके समूह के दृश्य से गायब होने के बाद हुआंग शियाओलोग ने खुद से कहा, उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। हर साल के अंत में हुआंग कबीले मनो में एक कबीले की सभा आयोजित की जाती है, जहां समान उम्र के हुआंग कबीले मनो के युवाओं को सीखने के अनुभव के रूप में एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति दी जाती थी। ऐसा लगता है कि हुआंग वेई साल के अंत में कबीले सभा के दौरान उनका विरोध करने की योजना बना रहे थे। ऐसा करके हुआंग वेई न केवल अपनी ताकत और प्रतिभा को सबके सामने प्रदर्शित करेंगे, बल्कि सार्वजनिक रूप से हुआंग शियाओलोग के साथ अपनी नाराजगी भी दूर करेंगे। कबीले सभा में अभी भी 5 महीने बाकी थे और हुआंग वेई की प्रतिभा के साथ पहले आदेश के अंत तक पहुंचने के लिए 5 महीने का समय पर्याप्त था। इसके अलावा हुआंग वेई को खेती में दादाजी हुआंग काइड का समर्थन और सलाह प्राप्त है। हुआंग शियाओलोग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका, भले ही थोड़ा भयावह रूप से। उस स्थिति में 5 महीने बाद उसने हुआंग मिंग के बेटे को उसके चेहरे के ठीक सामने तब तक पीटा जब तक कि वह हुआंग वेई को पहचान भी नहीं सका। वार्षिक कबीले सभा के दौरान दादाजी शायद देखने आएंगे। हुआंग शियाओलोग की राय में चूंकि हुआंग वेई उनका मूल्यवान पोता था और उनके व्यक्तिगत संरक्षण के तहत वह निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। थोड़ी देर बाद हुआंग शियाओलोग ने पीछे के पहाड़ पर जाने से पहले अपनी बहन को साथ भेजा।
पहाड़ के पीछे हुआंग शियाओलोग ने अपने छोटे से आंगन में लौटने से पहले बॉडी मेटामॉर्फोस शास्त्र का अभ्यास किया। बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर हुआक्सिया की टू उनके पिछले जीवन की गुप्त मार्शल आर्ट थी। भले ही हुआंग शियाओलोग ने युद्ध क्यूई की खेती नहीं की, फिर भी वह बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर में प्रशिक्षण लेना जारी रखेगा। यह अफवाह थी कि एक बार उच्चतम स्तर पर प्रशिक्षित होने के बाद बॉडी मेटामॉर्फोस शास्त्र में एक रहस्यमय शक्ति छिपी हुई थी। पिछली रात के युद्ध क्यूई अभ्यास के दौरान हुआंग शियाओलोग ने देखा कि उसके शरीर के अंदर की आंतरिक शक्ति युद्ध क्यू के साथ ही उसके मेरिडियन के साथ घूम रही थी, जो एक दूसरे के पूरक थे। हुआंग शियाओलोग का मध्य प्रथम क्रम के योद्धा तक पहुंचना 4 वर्षों तक बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर में उनके प्रशिक्षण के कारण था। अन्यथा भले ही हुआंग शियाओलोग के पास शानदार प्रतिभा वाली मार्शल स्पिरिट थी, केवल एक रात में मध्य प्रथम क्रम के योद्धा तक पहुंचना असंभव था। अपने छोटे से आंगन में हुआंग शियाओलोग ने जुबान केन खेती तकनीक को चलाना शुरू किया और अपना युद्ध क्यूई अभ्यास जारी रखा। 3 दिन जल्दी बीत गए। पिछले 3 दिनों में खाने और प्रकृति की पुकार का जवाब देने के अलावा हर मिनट अभ्यास करने, अपने यार्ड में बैटल क्यूई का अभ्यास करने और बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर को प्रशिक्षित करने के लिए पीछे के पहाड़ पर दौड़ने में व्यतीत हुआ। चौथे दिन रात के सन्नाटे में चांदी की चांदनी चमक उठी। पिछली 3 रातों की तरह हुआंग शियाओलोग अपने बिस्तर पर बैठे और हुआनकिन साधना तकनीक के अनुसार अभ्यास किया। 2 सिरों वाली सर्प मार्शल आत्मा उसके पीछे उभरी, जिसने भयानक गति से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया और इसे हुआंग शियाओलोग के शरीर में प्रवाहित कर दिया, इसे युद्ध क्यूई में परिवर्तित कर दिया। 3 दिन पहले की तुलना में हुआंग शियाओलोग के शरीर के अंदर बैटल क्यूई की मोटाई 10 गुना बढ़ गई थी। खेती की तकनीक को चलाने से बैटल क्यूई तेजी से अपने मेरिडियन के साथ बढ़ी। 3 दिनों के बिना रुके अभ्यास के बाद हुआंग शियाओलोग लेट फर्स्ट ऑर्डर के शिखर पर पहुंच गया। उसे अंदाजा था कि आज रात उसे दूसरे ऑर्डर में सफलता मिलेगी। लगभग 1 घंटे बाद जैसे ही बैटल क्यूई हुआंग शियाओलोग के मेरिडियन के भीतर बढ़ी, इसकी गति तूफानी लहरों की तरह तेज और अधिक अस्थिर हो गई, जिससे दर्द उत्पन्न हुआ क्योंकि यह उसके मेरिडियन के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन हुआंग शियाओलोग के लिए दर्द का यह स्तर कुछ भी नहीं था। जैसे ही बैटल क्यूई अपने पूरे मध्याह्न रेखा पर हिंसक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हुआंग शियाओलोग को महसूस हुआ कि उसकी सफलता करीब थी, लेकिन एक बाधा थी जो उसे रोक रही थी। वह दहलीज को जबरदस्ती पार करने में असमर्थ था, जैसे एक विशाल लहर एक ठोस दीवार से टकरा रही हो। हुआंग शियाओलोग निराश नहीं हुए। वह जानता था कि शांत रहना महत्वपूर्ण है और उसने जुबान किन साधना तकनीक को चलाना जारी रखा, युद्ध क्यूई को अपने मध्याह्न रेखा के साथ प्रसारित किया। अचानक एक आवाज उसके शरीर में घुस गई जिसे केवल वह सुन सकता था। दूसरा अवरोध अंततः टूट गया। पहली परत का मेरिडियन एक टूटे हुए कॉक की तरह टूट गया। युद्ध क्यूई तुरंत और उत्साहपूर्वक दूसरी परत के मेरिडियन में घुस गया। हुआंग शियाओलोग खुश था। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह सेकंड ऑर्डर वॉरियर तक पहुंच गया। टिप्पणी 1 तुम्हें अच्छा दिखने दूंगा, पढ़ो क्योंकि मैं तुम्हें जबरदस्त रूप से पीड़ित होने दूंगा, तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। 2 हुक्सिया आमतौर पर सी देश का वर्णन। दूसरे क्रम का योद्धा। खेती के पहले दिन से दूसरे क्रम के योद्धा तक हुआंग शियाओलोग ने 3 दिन से अधिक समय नहीं बिताया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। सामान्य तौर पर ग्रेड 10 की मार्शल स्पिरिट को दूसरे ऑर्डर तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 वर्ष के समय की आवश्यकता होती है। भले ही किसी के पास शानदार प्रतिभा की मार्शल स्पिरिट हो, उसे इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 महीने की आवश्यकता होती है। हालांकि हुआंग शियाओलोग ने केवल 3 दिन बिताए। अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए हुआंग शियाओलोग ने जुबान किन खेती तकनीक को चलाना जारी रखा ताकि दूसरी परत मेरिडियन युद्ध क्यूई के साथ प्रवाहित हो, चिकनी और शांत हो जाए। यदि पहली परत की लड़ाई क्यूई मेरिडियन एक छोटी धारा के समान थी, तो दूसरी परत की लड़ाई क्यूई मेरिडियन एक छोटी नदी के बराबर थी, व्यापक और बड़ी, अधिक लड़ाई क्यूई को समायोजित करती थी। रात बीत गई। जब सुबह की गर्म धूप खिड़की से होकर हुआंग शियाओलोग के शरीर पर पड़ी, तो हुआंग शियाओलोग ने रात के लिए अपना अभ्यास समाप्त कर दिया और अपनी आंखें खोली। एक रात के अभ्यास के बाद उन्होंने दूसरे क्रम के योद्धा की अपनी खेती को स्थिर कर लिया था। आश्चर्य है कि उस छोटे लड़के हुआंग वेई की प्रगति कैसी है। हुआंग शियाओलोग ने अपने बिस्तर से नीचे कूदने और कमरे से बाहर जाने से पहले सोचा। हुआंग शियाओलोग ने सूरज की ओर आलस से अपने हाथ पैर फैलाए। छोटे से आंगन में हुआंग शियाओलोग की नजर कोने में उसी आधे मीटर आकार की बड़ी चट्टान पर पड़ी, जिस पर उसने कई दिन पहले प्रहार किया था। वह खुद को रोक नहीं सका, इसलिए वह अपना दाहिना हाथ उठाते हुए बड़ी चट्टान तक चला गया। जैसे ही वह चट्टान पर प्रहार करता है, बैटल क्यू उसकी हथेली के चारों ओर लिपट जाती है। बड़ी चट्टान जोर से हिली और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर इधर उधर बिखर गए। बड़ी चट्टान की सतह पर छोटी छोटी दरार रेखाएं देखी जा सकती हैं। अपने दाहिने हाथ को पुनः प्राप्त करते हुए हुआंग शियाओलोग ने अपनी हथेली की शक्ति की जांच की और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उनकी अपेक्षा के अनुसार दूसरे क्रम में आगे बढ़ने के बाद उनकी ताकत एक दिवंगत दूसरे क्रम के योद्धा के बराबर थी, यानी 2 पत्थरों की शक्ति के बराबर। धरती पर अगर 7 साल के बच्चे के पास 200 पाउंड की ताकत है तो यह एक अविश्वसनीय चमत्कार होगा, लेकिन यहां मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में इसकी सराहना करने लायक कुछ भी नहीं है। अपने आंगन को छोड़कर हुआंग शियाओलोग पूर्वी आंगन की ओर चला गया, लेकिन अपने छोटे से आंगन से कुछ ही दूरी पर उसने कई जागीर रक्षकों की गपशप सुनी। जी, मैंने सुना है कि यंग लॉर्ड हुआंग वेई ने केवल 3 दिनों में अपनी लड़ाई क्यूई को सफलतापूर्वक बदल दिया। हमारे समय में हमें अपनी लड़ाई क्यूई को परिवर्तित करने में 2 महीने लगे। इस दर पर 4 महीने से भी कम समय में युवा लॉर्ड हुआंग वेई प्रथम क्रम में सफलता हासिल करने में सक्षम होंगे। मुझे आश्चर्य है कि यंग लॉर्ड शियाओलोग का अभ्यास कैसे हो रहा है। यंग लॉर्ड शियाओलोग, हालांकि यंग लॉर्ड शियाओलोग की प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन सफलतापूर्वक संघनित युद्ध क्यूई के लिए उन्हें कम से कम 1 महीने के समय की आवश्यकता होगी। ये यंग लॉर्ड हुआंग वेई की गति से बिल्कुल अतुलनीय है। पहले ऑर्डर तक पहुंचने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। तो वह छोटा बच्चा हुआंग वेई पहले ही अपनी लड़ाई क्यूई को बदलने में सफल हो गया। हुआंग शियाओलोग गलियारे में अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। वह एक छोटे वयस्क की तरह लग रहा था क्योंकि वह कई जागीर गार्डों को दूर जाते हुए देख रहा था। अब गार्डों से परेशान हुए बिना हुआंग शियाओलोग ने पूर्वी आंगन के हॉल की ओर बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद हुआंग शियाओलोग ने देखा कि उसके पिता और मां के अलावा उसकी छोटी बहन हुआंग मिन और उसका 4 वर्षीय छोटा भाई हुआंग शियाओहाई भी मुख्य हॉल में थे। माता पिता प्रवेश करते ही हुआंग जियाओलोग ने पुकारा, बैठना। हुआंग पेंग ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए अपना सिर उठाया। यह स्पष्ट था कि उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी। बैठे हुए हुआंग शियाओलोग ने पाया कि सू यांग की अभिव्यक्ति में उसके पिता की तरह ही चिंता थी, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और पूछा, पिताजी, मां, क्या कुछ हुआ? कुछ दिन पहले
क्या आपने जो गुआंग के बेटे की पिटाई की थी? हुआंग पेंग ने अपने बेटे की ओर देखा और पूछा। हुआंग शियाओलोग ने अपनी निगाहें अपनी छोटी बहन हुआंग मिन की ओर निर्देशित की। निसंदेह उसकी छोटी बहन उस पर कहानी सुनाती है। ये जानते हुए कि हुआंग शियाओलोग उसे देख रहा था, हुआंग मिन ने हुआंग शियाओलोग को देखने से डरते हुए अपनी छोटी जीभ बाहर निकाली। वह बच्चा पिटाई की तलाश में था, हुआंग शियाओलोग ने शांति से उत्तर दिया। हुआंग पेंग और सुयान आश्चर्यचकित रह गए और एक दूसरे से नजरें मिलाने लगे। इन कुछ दिनों में आपका अभ्यास कैसा चल रहा है? अपने बेटे के उत्तर को नजरअंदाज करते हुए हुआंग पेंग ने विषय बदल दिया। अब पिछले मामले पर सवाल नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से हुआंग शियाओलोग समय की परवाह किए बिना दिन रात प्रशिक्षण ले रहा था। हुआंग पेंग और सुयान ने निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया था। उन दोनों को यह देखकर तसल्ली हुई कि हुआंग शियाओलोग अपनी खेती में प्रयास कर रहा था। अपने अभ्यास के बारे में अपने पिता का प्रश्न सुनकर हुआंग शियाओलोग एक पल के लिए झिझके। क्या उसे सच बताना चाहिए, या क्या उसे अपनी ताकत का कुछ हिस्सा छुपाना चाहिए, या यह प्रकट करना चाहिए कि वह पहले से ही युद्ध क्यूई को प्रसारित कर रहा है? अपने बेटे की झिझक को देखकर हुआंग पेंग ने उसे सांत्वना दी। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सफलतापूर्वक युद्ध क्यूई को संक्षेप में प्रस्तुत नहीं किया है। मैंने इसे करने से पहले पूरा 1 महीना बिताया। यह सही है जियालोग, आपकी प्रतिभा आपके पिताजी से अधिक है। आप निश्चित रूप से 1 महीने के बाद युद्ध क्यूई को संक्षिप्त करने में सक्षम होंगे, सु यान ने कहा। सच तो यह था, हुआंग पेंग और सु यान दोनों ने हुआंग शियाओलोग के चेहरे पर झिझक देखी और इससे उन्हें लगा कि हुआंग शियाओलोग को यह जवाब देने में शर्म आ रही थी कि उसे अभी भी युद्ध क्यूई को संक्षिप्त करना है। अपने माता पिता के सांत्वना के शब्द सुनकर हुआंग जियाओलोग एक पल के लिए चुप हो गया। हालांकि थोड़ा सोचने के बाद वह अपने माता पिता की विचारधारा के अनुसार चला गया। उसने कहा, पिताजी, माँ, निश्चिंत रहें कि 1 महीने बाद मैं निश्चित रूप से युद्ध क्यूई को संक्षेप में प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाऊंगा। अपने बेटे की शपथ सुनकर हुआंग पेंग और सु यान दोनों बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि हुआंग जियालोंग की शपथ की संदिग्धता के बारे में उनके चेहरे पर चिंता गहरी हो गई और हुआंग पेंग ने कहा, जियाओलोंग, परसों हुआंग वे ने घोषणा की कि वह वार्षिक कबीले सभा के दौरान आपकी दोनों भुजाओं को अपंग कर देंगे। हुआंग शियाओलोंग को अंततः अपने माता पिता के चेहरे पर चिंता का कारण समझ में आया। अन्य लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हुआंग वे ने इतना कुछ कहने की हिम्मत की है, तो कबीले की सभा के दौरान हुआंग वे शायद अपनी बाहों को अपंग कर देंगे और दावा करेंगे कि यह आकस्मिक था। उस समय यहां तक कि दादाजी हुआंग काइट भी उसे दंडित नहीं करेंगे, केवल कुछ कठोर शब्द ही बोलेंगे। मेरी दोनों भुजाएं अपंग कर दो। हुआंग शियाओलोग मुस्कुराया जबकि सतह के नीचे शत्रुता का एक निशान उभर आया। हुआंग शियाओलोग को बेफिक्र देखकर सु यान को डर था कि हुआंग शियाओलोग को मामले की गंभीरता का पता नहीं है। जियाओलोंग, हुआंग वे ने युद्ध क्यूई को सफलतापूर्वक संघनित कर लिया है और साल के अंत तक वह देर से प्रवेश करने में सक्षम होगा। आदेश योद्धा, वह वही करेगा जो उसने कहा है। उस समय वह निश्चित रूप से आपकी दोनों भुजाओं को अपंग कर देगा। जैसे ही सु यान ने यह कहा, शियाओलोग के हाथ विकलांग होने की एक छवि उसके दिमाग में कौंध गई और इससे उसकी आंखें लाल हो गईं। काय करते, हम क्या कर सकते हैं? सु यान फूट फूट कर रोने लगी। हुआंग पेंग ने अपनी पत्नी को देखा जो आंसुओं में डूबी हुई थी और बेहद परेशान थी। महिला, तुम क्यों रो रही हो? क्या रोने से कोई मदद मिल सकती है? सु यान ने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ कहा, अगर जियालोग विकलांग है तो आप क्या करेंगे? यदि शियाओलोग के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, तो वह कैसे जीवित रहेगा? हुआंग पेंग, आप बिग ब्रदर की तलाश क्यों नहीं करते? उसे हुआंग वेई से हमारे जियालोग को छोड़ने के लिए कहने दीजिए। बड़े भाई से विनती करें। हुआंग पेंग ने भौहें चढ़ा दी। मुझे पता है कि इससे आपको बदनामी झेलनी पड़ेगी, लेकिन क्या आप शियाओलोग के हाथों को अपंग होते देखना पसंद करेंगे? सु यान ने और भी जोर से रोते हुए कहा। दो छोटे बच्चों हुआंग मिन और हुआंग जियाओहाई ने सु यान को इतनी बुरी तरह रोते हुए देखा, वे दोनों उसके पास चले गए और एक साथ रोने लगे। वे तीनों एक साथ रोने लगे। जब हुआंग शियाओलोग ने कुछ कहना चाहा, तो अचानक हुआंग पेंग दांत पीसते हुए उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद हुआंग शियाओलोग का छोटा सा हाथ पकड़कर वह उसे उत्तरी आंगन की दिशा की ओर ले गया। पिताजी, मैं पूर्वी आंगन के मुख्य हॉल से बाहर आते हुए हुआंग शियाओलोग ने अपना मुंह खोला और कहना चाहा कि हुआंग मिन की तलाश करना जरूरी नहीं है, लेकिन हुआंग पेंग ने उसे टोक दिया। शियाओलोग, आपके चाचा के सामने तुम्हें व्यवहार करना होगा, समझे? ऐसा कहने के बाद हुआंग शियाओलोग के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह और हुआंग शियाओलोग उत्तरी आंगन में चले गए। जब वे उत्तरी प्रांगण में पहुंचे, हुआंग मिंग और हुआंग वेई पिता और पुत्र मुख्य हॉल में थे। संयोग से झो गुआंग और झो जुएदोग भी वहां थे। टिप्पणी, एक जन इक्वल्स 1.1023 पाउंड। आसानी से समझने के लिए वजन माप को पूर्णांकित किया गया। अध्याय 05। मेरी दोनों भुजाओं को अपंग करना चाहता है। दूसरे क्रम का योद्धा। साधना के पहले दिन से दूसरे क्रम के योद्धा तक पहुंचने तक हुआंग शियाओलोग ने 3 दिन से थोड़ा अधिक समय बिताया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। सामान्य तौर पर ग्रेड 10 की मार्शल स्पिरिट को दूसरे क्रम तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 वर्ष के समय की आवश्यकता होगी। भले ही किसी के पास शानदार प्रतिभा की मार्शल भावना हो, उसे इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 महीने की आवश्यकता होती है। हालांकि हुआंग शियाओलोग ने केवल 3 दिन बिताए। अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए उसने जुबानकिन साधना तकनीक को चलाना जारी रखा ताकि दूसरी परत की लड़ाई क्यूई जो उसके मेरिडियन में प्रवाहित हो रही थी, धीरे धीरे प्रसारित होकर चिकनी और शांत हो गई। यदि पहली परत युद्ध क्यूई मेरिडियन एक छोटी धारा के समान है, तो दूसरी परत युद्ध क्यूई मेरिडियन एक छोटी नदी के बराबर है, व्यापक और बड़ी, अधिक युद्ध क्यूई को समायोजित करती है। रात बीत गई। जब सुबह के सूरज की गर्माहट खिड़की से होकर हुआंग शियाओलोग के शरीर पर पड़ी, हुआंग शियाओलोग ने अपना अभ्यास बंद कर दिया और अपनी आंखें खोली। एक रात के अभ्यास के बाद उन्होंने अपनी द्वितीय श्रेणी की योद्धा साधना को स्थिर कर लिया था। मुझे आश्चर्य है कि छोटे लड़के हुआंग वेई की प्रगति कैसी है। अजय, अध्याय 6। मुझसे भीख मांगना बेकार है। लाइट नॉवेल वर्ल्ड द्वारा प्रकाशित। जैसे ही वह हॉल में बैठा, हालांकि हुआंग मिंग को हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोग का आना थोड़ा अचानक लगा, वह बैठा रहा और जब हुआंग पेंग ने हॉल में प्रवेश किया तो वह नहीं उठा। दूसरा मनोभगवान झो गुआंग और उनके बेटे झो जुएदोग ने देखा कि यह हुआंग पेंग था।
तुरंत खड़े हो गए और हुआंग पेंग का अभिवादन किया। हुआंग मिंग की तरह बैठे रहने की हिम्मत नहीं की। हुआंग पेंग ने पहले जो पिता और पुत्र की जोड़ी की ओर सिर हिलाया और फिर वह हुआंग मिंग की ओर मुड़ा। बड़े भाई, हुआंग शियाओलोंग ने कुछ अनिच्छुक स्वर में कहा। सबसे बड़े चाचा। हुआंग मिंग का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था और उसने कहा, दूसरे भाई, तुम यहाँ हो, बैठो। हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोंग किनारे की कुर्सियों पर बैठ गए। जब हुआंग पेंग बैठा था तो वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे हुआंग मिंग को अपना अनुरोध कैसे बताना चाहिए। दूसरे भाई, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? इस समय हुआंग मिंग ने पूछा। हुआंग पेंग ने ईमानदारी से कहने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, बड़े भाई, मैंने सुना है कि हुआंग वेई ने कहा था कि साल के अंत में वार्षिक कबीले सभा में वह जियाओलोग की दोनों भुजाओं को अपन कर देगा, इसलिए। हुआंग पेंग के शब्द पीछे छूट गए। यहाँ, ओह, ऐसी कोई बात है क्या? हुआंग मिंग आश्चर्यचकित दिखे। हुआंग शियाओलोग ने अपने अंकल हुआंग मिंग की भावहीन अभिव्यक्ति को देखा और मन ही मन हंसा। यहाँ तक कि उनके पिता हुआंग पेंग ने भी इस मामले के बारे में सुना है, जिसका मतलब है कि खबर पहले ही पूरे हुआंग कबीले मनों में फैल चुकी थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हुआंग मिंग को इसके बारे में पता न हो। हुआंग वेई, क्या ऐसा कोई मामला है? हुआंग मिंग ने पलटकर अपने बेटे हुआंग वेई से पूछा। हुआंग वेई ने बिना पलके झपकाए और चेहरे पर अपरिवर्तित भाव के साथ उत्तर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोग पर नजर डालते हुए हुआंग वेई ने आगे कहा, मेरी राय में ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर इसे हमारे उत्तरी प्रांगण के लिए परेशानी पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सुनते ही हुआंग पेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या इसका मतलब यह है कि वह और उसका बेटा बेकार लोग थे जिनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था? इसके बजाय वह हुआंग मिंग और उसके बेटे के लिए परेशानी पैदा करने के लिए दौड़ेंगे। हुआंग शियाओलोग हुआंग मिंग और हुआंग वेई को देख रहा था। पिता और पुत्र की इस जोड़ी का प्रदर्शन, जहां एक व्यक्ति मासूमियत से पूछता है और दूसरा उसी तरह जवाब देता है, हास्यास्पद था। उसने मन ही मन व्यंग्य किया। बड़े भाई, आप इस मामले पर क्या कहते हैं? अपने गुस्से पर काबू पाते हुए हुआंग पेंग ने हुआंग मिंग की ओर रुख किया। हुआंग मिंग ने हाथ हिलाया, फिर भी अपनी भावशून्य अभिव्यक्ति बरकरार रखी। ठीक है दूसरे भाई, चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है, आप अब वापस जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हुआंग मिंग के शब्दों के पीछे का अर्थ बेहद स्पष्ट था। हुआंग पेंग परेशानी देखने के लिए आया था। अपने बढ़ते गुस्से को दबाते हुए हुआंग पेंग ने कहा, बड़े भाई, आप ये कहना चाहते हैं कि हम पिता और पुत्र के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, इसलिए हम आपके लिए परेशानी खड़ी करने के लिए यहाँ आए हैं। हुआंग मिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने भौहें चढ़ा ली। भले ही मामला सच हो, इसके बारे में क्या? कबीले सभा के दौरान समान उम्र के साथियों के बीच छींटाकशी एक आम घटना है। हुआंग मिंग ने इसे तुच्छता से कहा, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया कि हुआंग वेई हुआंग शियाओलोग की दोनों भुजाओं को अपंग करना चाहते थे। हुआंग पेंग गुस्से में खड़ा हो गया और अपने बड़े भाई हुआंग मिंग को घूरते हुए बोला, क्या आप कह रहे हैं कि भले ही हुआंग वेई ने शियाओलोग की दोनों भुजाएं बर्बाद कर दी, यह सामान्य है? अपने चेहरे पर उदासीनता के साथ हुआंग मिंग ने कहा, फिर क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे वार्षिक कबीले सभा के दौरान पीएस पैरिंग इवेंट पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? पीएस पैरिंग इवेंट फादर द्वारा निर्धारित एक नियम है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नियम निर्धारित है, पिताजी गलत हैं? हुआंग शियाओलोग की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उसके पिता का इरादा सिर्फ इतना था कि हुआंग मिंग अपने बेटे को हुआंग शियाओलोग को जाने देने की सलाह दे। हॉल में हर कोई जानता था कि उसके पिता का इरादा क्या था, लेकिन हुआंग मिंग ने तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया और दावा किया कि हुआंग मिंग उनके लिए चीजों को कठिन बनाने के लिए उनके पिता द्वारा निर्धारित एक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध कर रहा था। जो गुआंग और जो जुएदोंग, दोनों पिता और पुत्र, बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे। उनकी आंखों में उनकी खुशी साफ झलक रही थी। हुआंग पेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करके और गहरी सांस लेते हुए उसने हुआंग मिंग से कहा, जियाओलोग तुम्हारा भतीजा है। हुआंग मिंग ने अपनी भौहें उठाई, हुआंग शियाओलोग की ओर देखा और हुआंग पेंग से कहा, क्या मुझे आपको इसके बारे में याद दिलाने की जरूरत है? क्या मैं नहीं जानता कि वह मेरा भतीजा है? भले ही वह मेरा भतीजा हो, आपके लिए यह बेकार है, भीख मांगा। हुआंग पेंग अपने गुस्से के बावजूद हंसे। अच्छा, अब अंततः उसने अपने बड़े भाई का असली चेहरा देखा और उसके दिल में एक सिहरन भरी भावना भर गई। दशकों का भाईचारा, फिर भी वे अजनबियों से बेहतर नहीं है। हुआंग शियाओलोग ठंडे स्वर में कहने से खुद को नहीं रोक सके, हुआंग मिंग, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपका बेटा कबीले सभा के दौरान मुझे पंगु बनाने में सक्षम है? दिलेर हुआंग शियाओलोग जैसे एक छोटे लड़के को जो गुआंग के सामने उसका नाम लेकर बुलाने की हिम्मत करते देख वह गुस्से से उठ खड़ा हुआ और उसने हुआंग शियाओलोग पर वार करने के लिए अपनी हथेली उठाई। एक जबरदस्त लड़ाई क्यूई का लक्ष्य हुआंग शियाओलोग की छाती की ओर था। अचानक एक छाया चमकी और हुआंग शियाओलोग के लिए युद्ध क्यूई को अवरुद्ध कर दिया। बूम, एक विस्फोट गूंज उठा और हुआंग शियाओलोग के सामने हमले को रोकने वाला सिलहुट डैंग डैंग ध्वनि के साथ जोर से पीछे की ओर लड़खड़ा गया। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? हुआंग शियाओलोग चिंतित था क्योंकि वह अपने पिता के पास तेजी से गया। हुआंग पेंग ने सिर हिलाते हुए हाथ हिलाया, मैं ठीक हूं। अंत में हुआंग शियाओलोग अभी भी हुआंग मिंग का भतीजा था। हालांकि वह क्रोधित था। हुआंग मिंग ने नियंत्रण से प्रहार किया। अन्यथा हुआंग पेंग की छठे क्रम के अंत की ताकत के साथ यह सातवें क्रम के योद्धा हुआंग मिंग की एक हथेली को रोकने के लिए अपर्याप्त होगा। हुआंग शियाओलोग ने यह देखकर कि उसके पिता घायल नहीं हुए हैं, राहत की सांस ली। इस समय हुआंग वेई, जो चुपचाप किनारे पर खड़ा था, आया और बोला, दूसरे चाचा, यदि आप चाहते हैं कि मैं हुआंग शियाओलोग को छोड़ दूं, तो यह तब तक असंभव नहीं है जब तक हुआंग शियाओलोग घुटने टेककर 3 बार जोर से झुकता है और जाने देता है वर्ष के अंत में कबीले सभा में मैं उसे 20 थप्पड़ मारूंगा, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। 3 बार और 20 थप्पड़। हुआंग पेंग की भौहें तन गईं और उसने अपने बेटे की ओर देखा। हुआंग शियाओलोग ने हुआंग वेई की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अतीत में या अब, मैं हुआंग शियाओलोग स्वर्ग के सामने घुटने टेकता हूं और पृथ्वी के सामने घुटने टेकता हूं, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने कभी नहीं। फिर हुआंग पेंग की ओर मुड़कर उसने कहा, पिताजी चलिए। स्वर्ग के सामने घुटने टेकना, पृथ्वी के सामने घुटने टेकना, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने कभी नहीं। हुआंग पेंग चौंका, लेकिन वह सराहना करते हुए मुस्कुराया, अच्छा बेटा, चलो चलें। ये कहते हुए हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोग जाने के लिए मुड़े। हुआंग वेई ने हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोग के प्रस्थान करते हुए चित्र को देखा और अपने दिल में बढ़ते गुस्से के साथ वह हुआंग शियाओलोग की पीठ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हुआंग शियाओलोग, क्या आपको लगता है कि मैं कबीले सभा के दौरान आपकी बाहों को पंगु बनाने की हिम्मत नहीं करूंगा?
अपने पिता के साथ उत्तरी आंगन के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते समय हुआंग शियाओलोग ने पलटकर भी नहीं देखा। हुआंग मिंग ने दो गायब होती आकृतियों को देखा। उसका चेहरा जटिल हो गया। सबसे बड़े मनोभगवान। सिर्फ हुआंग शियाओलोग की पहचान के कारण वह परिवार के बुजुर्गों का अनादर कर रहे थे, यहां तक कि सबसे बड़े मनोभगवान को नाम से संदर्भित करने का साहस भी कर रहे थे। ये भी है, इस समय झो गुआंग हुआंग मिंग के पास गया और बोल रहा था। हालांकि शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि हुआंग मिंग की हथेली झो गुआंग के चेहरे के पार चली गई, जिससे उसके चेहरे पर 5 उंगलियों का एक स्पष्ट लाल निशान रह गया। हुआंग मिंग ने झो गुआंग की ओर देखा। उसका चेहरा भावशून्य था, लेकिन उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। ये हम भाइयों के बीच का मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं है। हाँ, सबसे बड़े मनोभगवान, यह अधीनस्थ की गलती है, अधीनस्थ की गलती। झो गुआंग घबरा गया और उसने बार बार माफी मांगी। थोड़ी देर के बाद हुआंग शियाओलोग और उनके पिता हुआंग पेंग पूर्वी प्रांगण में लौट आए। सु यान, ये जानते हुए कि हुआंग शियाओलोग और हुआंग पेंग वापस आ गए हैं, जल्दी से उनके पास गए और चिंतित स्वर में पूछा, ये कैसा था? हुआंग पेंग को समझ नहीं आया कि कैसे समझाया जाए। इसके बजाय ये हुआंग शियाओलोग था जिसने कहा, माँ, आपको कबीले सभा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनने के बाद सु यान ने सोचा कि हुआंग वे ने कबीले सभा के युद्ध कार्यक्रम के दौरान हुआंग शियाओलोग को जाने देने का वादा किया था और उसका चिंतित दिल आखिरकार शांत हो गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, यह अद्भुत है, फिर तो सब अच्छा है। हुआंग पेंग ने कुछ कहने की इच्छा से अपना मुंह खोला, लेकिन अपनी पत्नी की प्रसन्न मुस्कान को देखकर अंत में उसने कुछ नहीं कहा। अजेय, अध्याय 07, एक अजीब घाटी। लाइट नॉवेल वर्ल्ड द्वारा प्रकाशित। अध्याय 07, एक अजीब घाटी। पूर्वी आंगन के भीतर अपने छोटे से आंगन में हुआंग शियाओलोग लकड़ी के बिस्तर पर बैठकर उत्तरी आंगन के दृश्य के बारे में सोच रहा था। हुआंग वेई और उनके पिता दोनों के अहंकारी, ठंडे और पाखंडी प्रदर्शन के कारण उनके दिल में द्वेष की भावना उभर आई। प्रारंभ में जब उन्होंने वर्ष की कबीले सभा के अंत के दौरान हुआंग वेई को बुरी तरह से पीटने की योजना बनाई तो उन्हें कुछ संदेह हुआ, लेकिन अब यह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। संभवतः हुआंग मिंग को लगता है कि मुख्य मनोभगवान की स्थिति उनकी उंगलियों से नहीं फिसलेगी। हुआंग जियालोग ने हंसी उड़ाई। जब से हुआंग वेई की मार्शल भावना जागृत हुई, तब से अधिकांश बुजुर्ग हुआंग मिंग के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, जिसने आज उत्तरी आंगन के दृश्य के साथ साथ बैटल क्यूइडेन से संबंधित पिछली घटना को सामने लाया। थोड़ी देर बाद अपनी शत्रुता को दबाते हुए हुआंग शियाओलोग ने अपनी लड़ाई क्यूई को प्रशिक्षित करने के लिए जुबानकिन खेती तकनीक को चलाना शुरू कर दिया। 2 सिरों वाली सर्प मार्शल भावना उभरी, हुआंग शियाओलोग के पीछे मंडराने लगी और आसपास की दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलने लगी। हुआंग शियाओलोग ने देखा कि दूसरे क्रम के योद्धा के रूप में उनकी उन्नति के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की उनकी मार्शल भावना की गति में काफी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा पहले दोनों हथेली के आकार के 2 सिर वाले सर्प मार्शल स्पिरिट का आकार दोगुना हो गया था। इसकी चमकदार काली रोशनी और नीली रोशनी अधिक मोटी और चमकदार हो गई थी। जैसे ही 2 सिर वाले सर्प मार्शल स्पिरिट ने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया, कमरे में काली और नीली रोशनी लगातार झिलमिलाती रही। आध्यात्मिक ऊर्जा के कई तार हुआंग शियाओलोग के मेरिडियन में अवशोषित हो रहे थे, लगातार युद्ध क्यूई में परिवर्तित हो रहे थे, दूसरी परत के मेरिडियन के साथ बार बार बह रहे थे। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। पिछले कुछ दिनों में हुआंग शियाओलोग ने एक बार फिर समय की परवाह किए बिना पागलों की तरह अभ्यास किया। इन दिनों के अभ्यास का नतीजा ये हुआ कि हुआंग शियाओलोग शुरुआती दूसरे क्रम के शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस अवधि के दौरान हुआंग पेंग और सु यान दैनिक आधार पर हुआंग शियाओलोग की जांच करने के लिए उसके छोटे से आंगन में आते थे। अपने बेटे को इस तरह पागलपन से अभ्यास करते देख हुआंग पेंग और सु यान दोनों को परेशानी महसूस हुई। सु यान ने गुप्त रूप से रोना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि भले ही हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोग ने कभी भी उत्तरी आंगन में क्या हुआ था इसके बारे में विस्तार से उल्लेख नहीं किया था, फिर भी वह जागीर के नौकरों की गपशप से यह पता लगाने में कामयाब रही कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने में हुआंग शियाओलोग या तो अपने छोटे से आंगन में अपनी लड़ाई क्यूई का प्रशिक्षण ले रहा था या पीछे के पहाड़ में अपने बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर का प्रशिक्षण ले रहा था। चूंकि बॉडी मेटामॉर्फोस शास्त्र एक रहस्य था, वह केवल रात में पीछे के पहाड़ पर अभ्यास करने के लिए छिप सकता था। घने जंगल के भीतर रात के अंधेरे की आड़ में एक छोटी सी आकृति अजीब स्थिति में खड़ी थी। अंधेरी रात, घने जंगल के पेड़ और वहां अजीब स्थिति में खड़ी एक छोटी सी आकृति। यह दृश्य पत्तों की दरारों से चमकती चांदनी के साथ पूरा हुआ, जो जमीन पर मुलायम चांदी जैसे धब्बों से अंकित थी। अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर हुआंग शियाओलोग ने बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर कानून के माध्यम से दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित किया, जिससे यह नग्न आंखों को दिखाई देने लगा। ऊर्जा को हुआंग शियाओलोग के मध्याह्न रेखा में प्रवाहित होते देखा जा सकता है, जो उसकी नाभि के नीचे डेंटियन में परिवर्तित होने से पहले आंतरिक बल में परिवर्तित हो जाती है। रात धीरे धीरे धुंधली हो गई, क्योंकि रोशनी ने अंधेरे को घेर लिया और घास पर बनी ओस की बूंदें सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। हुआंग शियाओलोग ने अपनी आंखें खोलने से पहले बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर कानून के माध्यम से चलना बंद कर दिया। अचानक हुआंग शियाओलोग ने धीमी आवाज में चिल्लाया, अपनी दोनों हथेलियों को लहराते हुए। उसका छायाचित्र जमीन से ऊपर उछल गया, क्योंकि हथेली के प्रहार की छाया नीचे घास के मैदान पर जोर से पड़ रही थी। हवा के माध्यम से सीटी बजाते हुए ऊर्जा आसपास के स्थान में तेजी से घूम रही थी। यह श्रेष्ठ मार्शल कौशल हुआंग शियाओलोग के परिवार से उनके पिछले जीवन इथेरियल पाम में विरासत में मिला था। जैसे ही हुआंग शियाओलोग की हथेलियां बाहर निकलीं, उनकी भुजाएं अगोचर और अमूर्त लग रही थीं। मध्य हवा में वाष्प से संघनित एक हथेली का निशान, प्रत्येक हथेली का प्रहार लंबे समय के बाद भी नष्ट नहीं हो रहा था। ईथर पाम की महारत का उच्चतम स्तर, बिना नष्ट हुए संघनित होना, अंतहीन आंतरिक शक्ति। अपने पिछले जीवन में हुआंग शियाओलोग को न केवल उनकी शारीरिक बनावट के कारण, बल्कि उनकी अद्भुत समझने की क्षमता के कारण भी एक मार्शल आर्ट प्रतिभावान के रूप में जाना जाता था। आधे घंटे बाद हुआंग शियाओलोग धीरे धीरे रुक गया। कुछ देर रुकने के बाद आसपास के पेड़ नीचे गिर गए। प्रत्येक पेड़ के तने पर एक हथेली का निशान दिखाई दे रहा था। पेड़ के तनों पर ताड़ के निशानों को देखकर हुआंग शियाओलोग की भौहें सिकुड़ गईं। यदि यह उसका पिछला जीवन होता, तो उसकी इधर हथेली कोई दृश्यमान निशान नहीं छोड़ रही होती।
अंत में यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी। मुझे आश्चर्य है, इस मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के युद्ध कौशल की शक्ति क्या है? हुआंग शियाओलोग ने मन ही मन सोचा। सामान्य कुलों के नियम केवल उन बच्चों को अनुमति देते हैं जिन्होंने कम से कम मध्य चौथे क्रम के योद्धा को एक कबीले की युद्ध तकनीक में अभ्यास करने की अनुमति दी है, क्योंकि केवल इस स्तर की नींव हासिल करके ही वे युद्ध तकनीक की शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। प्रारंभिक योद्धा चरणों में उनका बहुत कम उपयोग होता है। उसी समय हुआंग शियाओलोग ने अचानक अपने पीछे एक अजीब शोर सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ पर एक आधा मीटर आकार का प्राणी लटका हुआ था, जिसके शरीर का रंग बैंगनी था और उसकी आंखें हल्की नीली थीं। बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर। हुआंग शियाओलोग आश्चर्यचकित था। हुआंग शियाओलोग ने एक बार अपने पिछले जीवन के पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड में इसका एक चित्र देखा था। वायलेट डेवोर स्पिरिट बंदर एक दुर्लभ आत्मा जानवर था। हुआंग शियाओलोग को अपनी ओर देखते हुए छोटा बैंगनी स्पिरिट बंदर मुस्कुराया और जेड चिल्लाया। उसके हाथ हुआंग शियाओलोग की ओर इशारा कर रहे थे। फिर वह घूम गया और पहाड़ों के गहरे हिस्सों की दिशा में भाग गया। पहाड़ों की गहराई में छोटे बैंगनी बंदर का पीछा करने से पहले हुआंग शियाओलोग एक सेकंड के लिए झिझके। जिस बात ने हुआंग शियाओलोग को आश्चर्यचकित कर दिया वह थी वायलेट डेवोर स्पिरिट बंदर की गति, जो घने पत्तों के बीच से गुजर रहा था। यदि हुआंग शियाओलोग ने बॉडी मेटामॉर्फोसिस स्क्रिप्चर में प्रशिक्षण नहीं लिया और स्काई गायरेशन सेटअप का उपयोग नहीं किया तो छोटे बैंगनी बंदर की गति के साथ तालमेल बिठाना वास्तव में कठिन होगा। आधे घंटे बाद कई छोटी छोटी जलधाराओं और वन क्षेत्रों को पार करने के बाद हुआंग शियाओलोग आखिरकार छोटे बैंगनी बंदर का पीछा करते हुए एक अजीब सी दिखने वाली घाटी में पहुंच गया। भारी इनक्यूई के साथ घाटी के अंदर शांति थी जो भीतरी घाटी से बाहर फैल रही थी, जिससे हुआंग शियाओलोग की भौहें सिकुड़ गईं। जेड जब हुआंग शियाओलोग गंभीरता से विचार कर रहा था कि क्या वह घाटी में प्रवेश करना चाहता है तो छोटा बैंगनी बंदर हुआंग शियाओलोग पर चिल्लाते हुए वापस भाग गया। जाहिर तौर पर वह चाहता था कि हुआंग शियाओलोग घाटी में उसका पीछा करे। थोड़ी देर विचार करने के बाद हुआंग शियाओलोग ने अपना पैर उठाया और छोटे आदमी के पीछे पीछे घाटी में कदम रखा। घाटी में प्रवेश करते हुए मोटी यिनक्यूई की एक लहर ने हुआंग शियाओलोग के चेहरे पर प्रहार किया, जिसमें एक अप्रिय गंध थी। घाटी में बहुत दूर नहीं, बड़े बड़े ढेर और यहां तक कि हर जगह मृत हड्डियों के पहाड़ बिखरे हुए थे, जो बहुत पुराने युग के थे। जैसे जैसे वे घाटी में गहराई तक आगे बढ़े, हड्डियों के अधिक से अधिक पहाड़ों ने दृश्य को सजाया। हुआंग शियाओलोग के 2 जन्मों के अनुभव के बावजूद, जिसने उनके दिमाग और इच्छाशक्ति को उनकी उम्र के अधिकांश बच्चों से अधिक मजबूत बना दिया, वह इस स्थिति में शांत रहने में असमर्थ थे। हालांकि जब हुआंग शियाओलोग वापस मुड़कर जाने वाला था तो वह अचानक हरी घास के एक बड़े मैदान में आ गया, जिसमें विदेशी फूलों की खुशबू हवा में घुल रही थी। यह ऐसा था मानो ईडन का चित्रित चित्रण वास्तविकता में प्रकट हो गया हो। मैदान के मध्य में एक फिरोजा झील थी। घाटी को देखकर हुआंग शियाओलोग अवाक रह गया। उसने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि इस घाटी का अगला भाग नर्क के दृश्य की तरह मृत हड्डियों से अटा पड़ा होगा, जबकि दूसरा भाग एक स्वप्नलोक होगा। इस समय छोटा बैंगनी बंदर एक पहाड़ी चट्टान पर चढ़ गया, चीखते हुए और चट्टान के शीर्ष की ओर इशारा करते हुए हुआंग शियाओलोग की ओर इशारा किया। हुआंग शियाओलोग आगे बढ़ा और उसकी आंखें उन छोटी उंगलियों द्वारा बताई गई दिशा में चली गईं। चट्टान के शीर्ष पर लगभग पूरे रास्ते एक छोटी मोटी हरी बेल पर कुछ लाल रंग के फल उगे हुए थे। इन लाल रंग के फलों ने जो भी इसे देखा उसे विचलित कर दिया। फलों की खुशबू हवा में फैलकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। क्या ये यांग फल हो सकता है? हुआंग शियाओलोग स्तब्ध रह गया, बहुत चकित। यांग फल अत्यधिक यिन की भूमि पर उगता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 9 प्रकार की यांग क्यूई को अवशोषित करता है। यदि इसे युद्ध क्यूई की खेती करने वाले लोगों द्वारा लिया जाता है तो यह न केवल युद्ध क्यूई की खेती को बढ़ा सकता है, बल्कि यह मज्जा को भी शुद्ध करता है और लुगदी धोने का प्रभाव प्रदान करता है, जो किसी की भविष्य की खेती में अकल्पनीय लाभ लाएगा। टिप्पणियां। अध्याय 08। झील के तल पर आकस्मिक साहसिक कार्य। हुआंग शियाओलोग ने यांग फल के कई टुकड़ों को देखा। उसकी आंखें इच्छा से चमक उठी। घबराहट के साथ उसका गला अट गया और फिर वह वायलेट डेवोर स्पिरिट बंदर की ओर मुड़ गया, क्योंकि आखिरकार उसे समझ आ गया कि यह छोटा बैंगनी बंदर उसे क्यों अपने पास लाया था। यांग फल के कई टुकड़े चट्टान पर लगभग 20 से 30 मीटर ऊंचे थे। यह छोटा लड़का केवल देख सकता था लेकिन खाने में असमर्थ था, इसलिए उसे फल तोड़ने में मदद करने के लिए लाया गया। छोटे लड़के, तुम मुझे इन यांग फलों को चुनने में मदद करने के लिए यहां लाए हो? हुआंग शियाओलोग ने पूछा। हु। छोटे बैंगनी बंदर की आंखों में खुशी झलक रही थी क्योंकि उसने उत्साह से सिर हिलाया। हुआंग शियाओलोग मुस्कुराया। यह छोटा लड़का सचमुच बहुत प्यारा था। यांग फलों की ओर मुड़कर, जो चट्टान पर 20 मीटर से अधिक ऊपर थे, उसने आसपास का सर्वेक्षण किया। चट्टान की दीवार शिखर तक पूरी तरह चिकनी थी और इसमें मजबूती से पकड़ने के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी। 20 मीटर ऊंचे फलों को चुनना कोई आसान काम नहीं था, खासकर वर्तमान हुआंग शियाओलोग के लिए। कुछ क्षण बाद हुआंग शियाओलोग ने छलांग लगाई। लगभग 4 से 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते उसकी उंगलियां पंजे के आकार में मुड़ गईं और उसकी उंगलियां चट्टान की दीवार में धंस गईं। हालांकि चट्टान की दीवार चट्टान जैसी कठोर थी और उसकी उंगलियां केवल कुछ मिलीमीटर गहराई तक ही घुस पाईं, लेकिन यह हवा में लटकते हुए उसके छोटे शरीर को सहारा देने के लिए पर्याप्त थी। इसके बाद उसने अपने बाएं हाथ से भी ऐसा ही किया, अपनी उंगलियों को पंजों में मोड़ा और उन्हें चट्टान की दीवार में ऊपर डाला, जिससे उसका शरीर स्थिर हो गया। ठीक इसी तरह एक एक कदम बढ़ाते हुए हुआंग शियाओलोग धीरे धीरे यांग फलों की ओर चढ़ गया। हर कदम पर उसे अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता था, जिससे यह बेहद कठिन हो जाता था। जब वह 10 मीटर का निशान पार कर गया तो वह पहले से ही जोर से हौंफ रहा था। उसकी गति धीमी हो गई थी। जमीन पर हंसमुख चीखता हुआ छोटा बैंगनी बंदर शांत हो गया। हल्की नीली आंखों का जोड़ा हुआंग शियाओलोग के छायाचित्र को चिंतित रूप से देख रहा था, जैसे कि उसे चिंता हो कि हुआंग शियाओलोग किसी भी समय नीचे गिर सकता है। वायलेट डेवोर स्पिरिट बंदर की निगरानी में हुआंग शियाओलोग का छोटा पतला शरीर 20 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आखिरकार यांग फल तक पहुंच गया। अपने सामने यांग फल के 5 टुकड़ों को देखकर हुआंग शियाओलोग की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने ध्यान से एक छोटा कपड़ा निकाला जो उसने पहले तैयार किया था। धीरे से यांग फलों को एक एक करके उठाया और फिर उन्हें कपड़े के छोटे टुकड़े में रखा और लपेट दिया। सावधानी से फिर अंत में जमीन पर छलांग लगाना। हुआंग शियाओलोग ने रास्ते में मध्य हवा में अपनी लैंडिंग गति को कम करने के लिए चट्टान की दीवार पर कई बार अपना पैर मारा। उसे यांग फलों को सफलतापूर्वक तोड़ते हुए देखकर छोटा बैंगनी बंदर खुशी से चीखने लगा, अपने छोटे पंजे से खुशी का इशारा करने लगा। अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित करने के बाद छोटा बैंगनी बंदर शांत हो गया और हुआंग शियाओलोग के हाथों में उस छोटे कपड़े के बंडल को दयनीय रूप से घूरने लगा, जिसमें यांग फल थे।
छोटा लड़का, पकड़ो। हुआंग शियाओलोग छोटे बैंगनी बंदर की हरकतों पर हंसे बिना नहीं रह सका। कपड़े की गठरी से यांग फल के 2 टुकड़े निकालकर उसने ऊपर फेंक दिए। छोटे बैंगनी बंदर ने छलांग लगाई और दोनों फलों को एक एक हाथ में पकड़ लिया। हुआंग शियाओलोग को खुशी से चिल्लाते हुए वह एक कोने में चला गया और यांग फलों से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बैठने से पहले दोनों फलों को निगल लिया। छोटे बैंगनी बंदर को फल से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए खेती की तकनीक चलाते हुए देखकर हुआंग शियाओलोग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अधिकांश आध्यात्मिक जानवर खेती कर सकते थे। वायलेट डिवाउरर स्पिरिट मंकी का उल्लेख नहीं किया गया था, जो एक दुर्लभ शीर्ष स्तरीय स्पिरिट जानवर था। छोटे बैंगनी बंदर को परेशान किए बिना हुआंग शियाओलोग ने आसपास की घाटी का सर्वेक्षण किया और यह निर्धारित करने के बाद कि यह सुरक्षित है, वह भी किनारे पर बैठ गया और यांग फल का एक टुकड़ा निकाला और उसे निगल लिया और फल को अवशोषित करने के लिए जुबानकिन खेती तकनीक को चलाया। ऊर्जा। जब यांग फल से ऊर्जा हुआंग शियाओलोग के शरीर में फैल गई तो 9 यांग ऊर्जा के कई तार लगभग तुरंत उभर आए। 9 यांग ऊर्जा दुनिया में सबसे शुद्ध शीर्ष श्रेणी की अग्नि विशेषता वाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी। 9 यांग ऊर्जा के प्रवाह के अंदर डूबे हुए हुआंग शियाओलोग को बेहद आरामदायक और गर्म महसूस हुआ, जैसे कि वह गर्म पानी के झरने में भी रहा हो। उसके शिरोबिंदु के अंदर युद्ध क्यूई तेजी से प्रवाहित हुई। कुछ घंटे बीत गए। हुआंग शियाओलोग ने अपनी आंखें खोली। कुछ घंटों के बाद उसने अंततः उस एक यांग फल के भीतर की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसके शरीर के भीतर युद्ध क्यूई दोगुने से भी अधिक गाढ़ा हो गया, जिससे उसकी खेती देर से दूसरे क्रम के योद्धा के रूप में आगे बढ़ी। उनके मूल अनुमान के अनुसार दूसरे क्रम के अंत तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 1.5 महीने की आवश्यकता होगी, लेकिन अब वह बहुत तेजी से सफल हो गए थे। हुआंग शियाओलोग अपनी उपलब्धि से खुश थे। जैसे ही उसने ये सोचा, एक भयानक गंध ने उसकी नाक पर हमला कर दिया। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसका पूरा शरीर चिपचिपी काली मिट्टी की परत से ढका हुआ है। अपने पिछले जीवन में उसने यांग फल के समान कुछ खाया था, इसलिए वह जानता था कि यह चिपचिपी काली मिट्टी उसके शरीर से बाहर निकाली जा रही अशुद्धियां थी। हुआंग शियाओलोग ताजगी से हल्का महसूस करते हुए उछल पड़ा। फिर उसने अपने अंगों को थोड़ा फैलाया। उसने देखा कि छोटा बैंगनी बंदर अभी भी यांग फल की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया और घास वाले क्षेत्र के बीच में झील की ओर चला गया। झील के सामने उसने नग्न होकर शेष 2 यांग फलों को सावधानी से अलग रख दिया। वह अपने शरीर पर जमी काली मैल की परत को धोने के लिए छींटे मारते हुए झील में कूद पड़ा। बहुत जल्दी हुआंग शियाओलोग ने खुद को साफ किया और झील से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसे झील के तल से आने वाली ठंडी आभा के निशान महसूस हुए। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो यह नोटिस करना कठिन था। हुआंग शियाओलोग की दिलचस्पी जगी तो वह झील में उतर गया। थोड़ी दूरी पर गोता लगाते हुए हुआंग शियाओलोग को एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया, जो ज्यादा दूर नहीं था, जहां से ठंडी आभा आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो गुफा के छेद वाले प्रवेश द्वार पर पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश कर गया। छेद के माध्यम से प्रवेश करते हुए उसने देखा कि दीवारें सूखी थी और फिसलन भरी गीली नहीं थी, जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है। गुफा की दीवार के एक तरफ हंस के अंडे के आकार का जल फैलाने वाला मोती जड़ा हुआ था। यदि इस मोती को नीलामी के लिए निकाला जाए तो इसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों से अधिक होगी। हुआंग शियाओलोग इस गुफा के बारे में जानने को उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। लगभग 10 मीटर तक सुरंग के साथ चलते हुए वह लगभग 100 वर्ग मीटर चौड़े एक खाली हॉल में आया। फिर भी एक नजर में यह स्पष्ट हो गया कि हॉल के अंदर कुछ भी नहीं था। हालांकि खाली हॉल के अलावा 3 कमरे और थे। हुआंग शियाओलोग पहले कमरे की ओर चला गया। पहले कमरे में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। यह खाली था, बिल्कुल बाहर के हॉल की तरह। हुआंग शियाओलोग दूसरे कमरे में चला गया और वह भी खाली था। फकत मुझे मत बताओ कि तीसरा कमरा भी खाली है। हुआंग शियाओलोग खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। तीसरे कमरे के सामने खड़े होकर हुआंग शियाओलोग ने धीरे से अंदर झांका। अंत में तीसरे कमरे के अंदर एक ज़ेड बिस्तर था और ज़ेड बिस्तर के ऊपर अज्ञात सामग्रियों से बनी एक किताब थी। दीवारों पर आधा मीटर लंबे काले चमकदार ब्लेडों की एक जोड़ी लटकी हुई थी। एक पल के लिए रुकते हुए हुआंग शियाओलोग की नजर ज़ेड बिस्तर के ऊपर रखी किताब पर पड़ी तो वह आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। वह पतली सी दिखने वाली किताब इतनी भारी थी कि उसकी बाहें वजन के नीचे दब गईं, जिससे वह चौंक गया। यह पुस्तक किस सामग्री से बनी थी कि इतनी पतली चीज का वजन लगभग 30 पाउंड था। पुस्तक के आवरण पर नजर डाले तो प्राचीन शिलालेखों में 3 शब्द लिखे हुए थे, असुर रणनीति। ठीक इसी क्षण मानो कोई विस्फोट हुआ हो, हुआंग शियाओलोग के दिमाग में उन्मादी नरसंहार की भयानक आभा फैल गई। उसकी आंखें चमक उठी और वह एक ऐसे स्थान पर प्रकट हुआ जो हड्डियों के अनंत पहाड़ों से घिरा हुआ था और उसकी सीमा पर खून का एक असीम समुद्र था। हड्डियों के पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर ऐसा लग रहा था मानो वह नर्क के किसी असुर का अवतार हो। हड्डियों के अंतहीन पहाड़ों के ऊपर क्रोधी आत्माओं की भयानक प्रेतात्माओं ने उस पर आक्रमण करने की कोशिश की। अनगिनत भयानक क्रोधित आत्माओं की उसे निगलने की इच्छा को महसूस करते हुए हुआंग शियाओलोग की आंखों में फिर से एक रोशनी चमकी और वह गुफा के तीसरे कमरे में वापस आ गया। हालांकि यह कुछ ही पल के लिए था। ठंडे पसीने ने उसके शरीर को भिगो दिया। अपने हाथ में असुर टैक्टिक्स नामक पुस्तक को घबराहट के साथ देखते हुए हड्डियों के पहाड़ों और रक्त के असीमित समुद्र वाला दृश्य दूसरी बार फिर से प्रकट नहीं हुआ, जिससे हुआंग शियाओलोग को राहत की भारी सांस लेने की अनुमति मिली। थोड़ी देर बाद अपने दिल के सदमे को दबाते हुए हल्के से कांपते हाथों से उसने असुर रणनीति का पहला पृष्ठ खोला। अध्याय 09 असुर के ब्लेड। असुर टैक्टिक्स के पहले पृष्ठ को पलटते हुए रक्त लाल आंखों की एक जोड़ी पृष्ठ से बाहर निकलती हुई प्रतीत हुई। एक असुर का मानवीय चित्रण, जिसका ऊपरी शरीर खुला हुआ है, उसकी मांसपेशियां तनी हुई हैं और सिर पर सफेद बाल है। ह्यूमनॉइड असुर चित्रण का अध्ययन करते हुए नरक में होने की अनुभूति उसकी त्वचा पर उभर आई। उन्मत्त और शरीरों के एक अंतहीन समुद्र ने हुआंग शियाओलोग की इंद्रियों को डुबो दिया और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। भ्रमित और दर्द में हुआंग शियाओलोग रक्त प्यास के उन्माद में अपनी चेतना खोने लगता है, जब अचानक उसके पीछे 2 सिर वाले सर्प मार्शल आत्मा आकाश की ओर दहाड़ती हुई दिखाई देती है। एक दहाड़ इतनी तेज कि उसने स्वर्ग को हिला दिया। जैसे ही वह होश में आया, उसकी आंखों से लाल खून की लालसा धीरे धीरे गायब हो गई। जागते हुए उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। इस समय मानव सदृश असुर चित्रण पुस्तक के पन्ने से उड़ गया। एक उज्जवल फ्लैश में यह हुआंग शियाओलोग की भौहों के बीच में प्रवेश कर गया। मन के अंदर एक साधना तकनीक का विवरण उभरा। असुर रणनीति की पहली परत, नरक की उत्पत्ति, बुराई की शुरुआत। असुर रणनीति की युद्ध की खेती तकनीक की पहली परत का पाठ करते हुए हुआंग शियाओलोग ने इसे बहुत गहरा और रहस्यमय पाया। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में युद्ध की खेती तकनीकों को 4 रैंकों में वर्गीकृत किया गया था, अर्थात स्वर्ग,
पृथ्वी, रहस्यमय और पीला, और प्रत्येक रैंक को अलग अलग ग्रेड में विभाजित किया गया था, निम्न, मध्य और उच्च स्तर। मुझे आश्चर्य है कि असुर रणनीति साधना तकनीक किस रैंक की है। थोड़ी देर बाद हुआंग शियाओलोग ने दूसरे पृष्ठ की ओर रुख किया। उस पर असुर का एक और मानवीय चित्रण था, लेकिन यह थोड़ा अलग था। असुर की पीठ के दूसरे चित्रण में शैतानी काले पंखों की एक जोड़ी थी जो खुले में फैली हुई थी, जिसमें एक दबंग आभा और नरसंहार का स्वाद था। पिछले पन्ने के अनुभव के समान जब उसने दूसरा पन्ने पलटा तो नरक से उत्पन्न माहौल ने हुआंग शियाओलोग को घेर लिया और उसकी 2 सिर वाली सर्प मार्शल भावना एक बार फिर उसके पीछे प्रकट हुई, जिसने हुआंग शियाओलोग की चेतना को भ्रमित करने वाली रक्तप्यासी इच्छा को दबा दिया और असुर रणनीति की दूसरी परत उनके दिमाग के अंदर सफलतापूर्वक अंकित हो गई थी। तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज। हुआंग शियाओलोग ने एक एक करके पन्ने पलटे। हर पन्ने पलटने के साथ उसके दिमाग के अंदर असुर रणनीति साधना तकनीक की एक और ऊपरी परत उभर कर सामने आई। चूंकि उनकी पृष्ठ पलटने की गति धीमी थी, इसलिए अंतिम पृष्ठ तक पहुंचने में उन्हें 2 घंटे से अधिक का समय लग गया। एक आखिरी पृष्ठ पर एक चित्रण के बजाय तेजतर्रार सुलेख की एक पंक्ति ने पृष्ठ को भर दिया। नर्क की वध की आभा से ग्रस्त असुर रणनीति प्राप्त करने वाले को मेरे समर्थक शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो असुर के द्वार पर शासन करता है। जब असुर प्रकट होता है तो पूरे विश्व में अजय होता है। शब्दों की यह पंक्ति असुर के द्वार के प्रथम संप्रभु रेन वोकुंग द्वारा छोड़ी गई थी। जब असुर प्रकट होता है दुनिया भर में अजय। हुआंग जियाओलोग स्तब्ध रह गया। यह असुर गेट का पहला संप्रभु रेन वोकुंग कुछ ज्यादा ही पागल था, है ना? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जिसने पूरी दुनिया में खुद को अजय घोषित करने का साहस किया, लेकिन रेन वोकुंग ने असुर रणनीति का अभ्यास करने के बाद लिखा, वह सभी के खिलाफ अजय होगा। शब्दों की एक सरल पंक्ति, लेकिन यह बेहद अहंकारी और दबंग थी। इसी समय किताब की रीढ़ से कागज का एक टुकड़ा गिर गया। कागज के टुकड़े के अलावा एक गहरे रंग की अंगूठी भी थी। आश्चर्यचकित होकर हुआंग शियाओलोग ने जमीन से दोनों वस्तुएं उठा लीं। कागज पर लिखे स्पष्टीकरण से उन्हें पता चला कि अंगूठी को असुर अंगूठी कहा जाता था और दीवार पर लटके 2 तेज काले ब्लेड को असुर के ब्लेड कहा जाता था। हुआंग शियाओलोग को यह उम्मीद नहीं थी कि असुर वलय वास्तव में एक स्थानिक वलय था जो केवल किवदंतियों में मौजूद था। उनके पिता के अनुसार पूरे लोटोंग साम्राज्य में केवल सम्राट के पास ही एक था, यहां तक कि उनके दादा हुआंग काइट के पास भी एक भी नहीं था। स्थानिक वलय की उपस्थिति खूनी विवाद का कारण बन सकती है। क्षण भर बाद अपने दिल में उत्तेजना को दबाते हुए हुआंग शियाओलोग ने बताए गए निर्देश के अनुसार किया, अपनी उंगली चुभाई और खून की एक बूंद असुर अंगूठी पर टपका दी। जब ताजा खून की बूंद गिरी तो गहरे रंग की अंगूठी से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जो ऊपर तैरती हुई अपने आप ही हुआंग शियाओलोग की अनामिका पर उसके बाएं हाथ पर फिसल गई। फिर वह उसके शरीर में डूबा हुआ दृश्य से ओझल होता हुआ प्रतीत हुआ। जब हुआंग शियाओलोग ने इसके बारे में सोचा तो यह फिर से उसकी अनामिका पर दिखाई दिया। असुर रिंग के भीतर बड़ी जगह को महसूस करते हुए हुआंग शियाओलोग खुश हो गया। यह कुछ 100 घन मीटर से अधिक चौड़ा था और इस असुर रिंग के साथ उसके लिए दूसरों को पता चलने की चिंता किए बिना चीजों को इधर उधर ले जाना अधिक सुविधाजनक होगा। उसके बाद वह पीछे मुड़ा और दीवार पर लगे चमकदार काले ब्लेड के जोड़े को देखने लगा और एक छोटी सी छलांग के साथ उसने ब्लेड के जोड़े को नीचे गिरा दिया। कृपाणों के शरीर से एक अजीब सा गुंजन निकलता प्रतीत होता था जो लोगों के दिमाग में घुस सकता था, जिससे एक ठंडी कांटेदार अनुभूति पैदा होती थी जिससे लोग डर जाते थे। हुआंग शियाओलोग ने अपने हाथों में असुर के ब्लेड की जांच की। ब्लेड के शरीर पर एक काले पैशाचिक धारा प्रवाह को देखा, जो परोक्ष रूप से भयावहता की धुंधली छवियां बना रहा था। हुआंग शियाओलोग ने जितनी देर तक असुर के ब्लेडों को अपने हाथों में रखा, उतना ही वह उनसे प्यार करता गया। असुर के ब्लेड, वध के ब्लेड, बढ़िया, यहां से आप मेरे सभी शत्रुओं का वध करने के लिए मेरे साथ चलेंगे। हुआंग शियाओलोग ने कृपाण की चोटी को सहलाते हुए कहा, जैसे कि उसके शब्दों का अर्थ समझने में सक्षम हो। ब्लेड ने एक हर्षित गुंजन जारी किया। यह देखकर हुआंग जियाओलोग का स्नेह और बढ़ गया। फिर मालिक को पहचानने की उसी विधि का उपयोग करते हुए उसने ब्लेड पर खून की कुछ बूंदें टपका दी और जैसे ही ताजा खून की बूंदें पिघल गईं, हवा में मंडराते हुए ब्लेड से एक रक्त लाल रोशनी फूट पड़ी। एक व्यक्ति उड़ गया बाईं ओर और दूसरा हुआंग शियाओलोग के दाईं ओर। हुआंग शियाओलोग की बाहों पर असुर के 2 छोटे टैटू जैसे ब्लेड उभरे। हुआंग शियाओलोग ने कागज के टुकड़े और असुर रणनीति पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए असुर रिंग में रख दिया और कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वह दरवाजे तक पहुंचते ही रुक गया और जैड बिस्तर की ओर देखकर पीछे मुड़ गया। उसने ठंडा जैड बिस्तर भी हटा दिया। तीसरे कमरे से बाहर निकलते हुए हुआंग शियाओलोग ने गुफा के चारों ओर एक बार चक्कर लगाया। यह पुष्टि करने के बाद कि उससे कुछ छूटा नहीं है, वह बाहर की ओर चल दिया। उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार पर जड़े जल फैलाने वाले मोती को हटाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उन्होंने घाटी में गुफा के अच्छी तरह से छिपे हुए स्थान के लिए भविष्य में अपने अभ्यास के लिए गुफा का उपयोग करने की योजना बनाई थी। यही कारण था कि उन्होंने जल फैलाने वाला मोती नहीं लिया। इस गुफा को रखने से लाभ भी हुआ। झील से बाहर निकलते हुए हुआंग शियाओलोग किनारे पर तैर गया और अपने कपड़े पहने यांग फलों को अपनी अंगूठी में स्थानांतरित कर लिया। हुआ ठीक इसी समय छोटा बैंगनी बंदर यांग फल से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर चुका था और प्रसन्न चाल में हुआंग शियाओलोग की ओर दौड़ रहा था। हुआंग शियाओलोग ने देखा कि 2 यांग फलों को अवशोषित करने के बाद स्पिरिट डेबुरो वायलेट बंदर का फर चमकदार हो गया और उसकी आंखें चमकदार हो गईं, हालांकि उसके शरीर का आकार वही रहा। छोटे लड़के, मुझे अब वापस जाना होगा, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा, हुआंग जियाओलोग आगे की ओर झुका और छोटे बैंगनी बंदर से कहा। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, छोटा बैंगनी बंदर चिल्लाया और एक झटके में हुआंग शियाओलोग के कंधे पर आराम से बैठा हुआ दिखाई दिया। हुआंग शियाओलोग एक पल के लिए चकित हो गया और मजाक में कहा, छोटे लड़के, मुझे मत बताओ कि तुम मेरे पीछे घर चलना चाहते हो। अप्रत्याशित रूप से छोटे बैंगनी बंदर ने चिल्लाया और अपना छोटा सिर हिलाया। हुआंग शियाओलोग को उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा बैंगनी बंदर उसके पीछे पीछे घर आने को तैयार होगा। एक संक्षिप्त विचार के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, चलो चलते हैं। एक लड़का और एक बंदर घाटी से चले गए। हरे मैदान और सफेद हड्डियों के पहाड़ों से गुजरते हुए हुआंग शियाओलोग ने मन ही मन सोचा, क्या ये सभी लोग रेन वोकुंग द्वारा मारे गए थे? घाटी को छोड़कर हुआंग जियाओलोग ने कोई मोड़ नहीं लिया, सीधे हुआंग कबीले मनो की ओर बढ़ गया। जब तक वह हुआंग कबीले मनो पहुंचा, तब तक दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपने छोटे से आंगन में कदम रखा, उसकी मुलाकात हुआंग मिन से हुई, जो उसकी छोटी बहन थी, जो अभी अभी उसके छोटे आंगन से बाहर निकली थी। बड़े भाई, आप कहां गए थे? हुआंग मिन ने पूछा। लेकिन यह केवल यहीं तक था। जब उसने हुआंग शियाओलोग के कंधे पर छोटे बैंगनी बंदर को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
खुशी से ताली बजाते हुए वह लगभग जोर से चिल्लाई, कितना प्यारा सा बंदर है। बड़े भाई, तुमने इसे कहां से खरीदा? अध्याय 10। 1000 साल पुराना लीरियन हॉट ग्रास। कहां से खरीदें? अपनी बहन की उल्लास भरी चीख सुनकर हुआंग शियाओलोग ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए सोचा कि यह वायलेट डेवोर स्पिरिट बंदर एक दुर्लभ आत्मा वाला जानवर है, जिसे आप बहुत सारे पैसे होने पर भी नहीं खरीद सकते। हा, छोटे बैंगनी बंदर ने उसे छोटा बंदर कहने के लिए हुआंग मिन के विरोध में जोर से चिल्लाया, जिससे हुआंग मिन चौंक गया, जिसका हाथ उसे सहलाने के लिए आगे बढ़ रहा था। क्षण भर के लिए चौंकने के बाद हुआंग मिन ने अपनी आंखें चौड़ी की और वायलेट डेवोर स्पिरिट बंदर को गुस्से से देखा। यह एक छोटे बंदर और एक छोटी लड़की के बीच घूरने की प्रतियोगिता की शुरुआत थी। बहुत मुश्किल से कुछ समय बाद हुआंग शियाओलोग हुआंग मिन से भागने में कामयाब रहा और हुआंग मिन की प्रस्थान छवि की ओर पीछे मुड़कर देखते हुए उसने राहत की भारी सांस ली। अपने कमरे में वापस आकर छोटे बंदर को अपने कंधे से हटाकर उसने असुर रिंग की जगह से ठंडा जेड बिस्तर निकाला और उसके ऊपर क्रॉस लेग करके बैठ गया और असुर रणनीति की पहली परत के अनुसार अपना पहला अभ्यास शुरू किया। असुर टैक्टिक्स तकनीक को चलाने के कुछ ही समय बाद एक भयावह ठंडी ठंडक भड़क उठी, जैसे कि यह नरक के सबसे गहरे पाताल से आई हो, जिसने हुआंग शियाओलोग को अपने भीतर धक लिया हो। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके 2 सिर वाले सर्प मार्शल स्पिरिट द्वारा लगातार निगला जा रहा था और फिर हुआंग शियाओलोग के मेरिडियन में प्रवाहित किया गया। जैसे ही भयानक भयंकर ठंड हुआंग शियाओलोग के शरीर में दाखिल हुई, वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 1000 फीट ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ है। हुआंग शियाओलोग का दिल कड़ा हो गया। उसने जल्दी से अपने मन और इच्छाशक्ति को मजबूत किया। वह ठंडी ठंडी ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए असुर रणनीति को चलाने में लगा रहा। यह ठंडी ऊर्जा हुआंग शियाओलोग के मध्याह्न रेखा के साथ बेहद धीमी गति से चलती थी। हर इंच के गुजरने पर उसका खून ऐसा महसूस होता था जैसे वह जमने वाला हो। अपने दांत पीसते हुए हुआंग जियाओलोग कायम रहा, असुर रणनीति की पहली परत साधना तकनीक को बार बार दोहराते हुए चलाना। लंबे समय के बाद भयंकर ठंड की अनुभूति कम हो गई और उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा शुद्ध बैटल क्यूई में परिष्कृत हो गई। जिस क्षण ठंडी ठंडी ऊर्जा सफलतापूर्वक युद्ध क्यूई में परिवर्तित हो गई, हुआंग शियाओलोग को एहसास हुआ कि इसमें केवल आधे घंटे का समय लगा। जुबान खेती तकनीक की तुलना में परिणाम 10 गुना बेहतर थे। यह खोज हुआंग शियाओलोग को काफी पसंद आई। ऐसा लगता है कि नोट में जो कहा गया है वह सच है। हालांकि पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना कठिन है, एक बार सफल होने पर लाभ बहुत बड़ा होता है। असुर रणनीति पुस्तक की रीढ़ में रखे गए नोट में कहा गया है कि असुर रणनीति का अभ्यास करना शरीर को क्रोधित करने वाली पाताल की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संबंध बनाने के समान है। वह ठंडी ठंडी हवा, निस्संदेह तथाकथित पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच श्रेष्ठ ऊर्जाओं में से एक थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता जितनी अधिक थी, भौतिक शरीर को संयमित करने के लिए यह उतना ही बेहतर था और परिवर्तित युद्ध क्यूई अधिक शुद्ध और अधिक शक्तिशाली थी। यह खेती की तकनीकों के बीच का अंतर था। साधना तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होता है, अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होती है। परिवर्तित युद्ध क्यूई अधिक मजबूत होती है। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में उच्च श्रेणी की खेती तकनीकों का अभ्यास करने वाले लोग मजबूत विरोधियों को चुनौती देने के लिए स्तर कूदने में सक्षम थे। यह इसी कारक के कारण था। मार्शल आत्माएं किसी व्यक्ति की ताकत और भविष्य की उपलब्धियों को निर्धारित करती है और खेती तकनीक की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। समय बीतता गया और जल्द ही 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने के समय में अभ्यास के अलावा हुआंग शियाओलोग ने अभी भी अभ्यास किया। अंतर केवल इतना था कि हुआंग पेंग द्वारा दी गई जुआनकिन साधना तकनीक के बजाय हुआंग शियाओलोग ने असुर रणनीति और बॉडी मेटामॉर्फोस शास्त्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपनी खेती तकनीक को बदलने के बाद हुआंग शियाओलोग की अभ्यास गति में जबरदस्त वृद्धि हुई। घाटी से लौटने के 1 महीने बाद वह लेट सेकंड ऑर्डर के शिखर पर पहुंच गया था। किसी भी समय वह थर्ड ऑर्डर योद्धा तक पहुंचने में सक्षम होगा। रात के मनमोहक अंधेरे में चांदी जैसी चांदनी झर रही थी। हुआंग जियाओलोग ठंडे जेड बिस्तर पर पालती मारकर बैठा था। पाताल से आध्यात्मिक ऊर्जा शून्य से नीचे आ रही थी और उसके जबड़े खुले हुए 2 सिर वाले सर्प मार्शल स्पिरिट ने उसे निगल लिया था। हुआंग शियाओलोग के शरीर के भीतर लड़ाई की हुई प्रचंड लहरों की तरह हिंसक रूप से घूमती रही। ठीक उसी तरह जब वह चरम प्रथम क्रम में था और दूसरे क्रम को तोड़ रहा था। हालांकि तीसरे क्रम के योद्धा को भेदना बहुत कठिन था। प्रतिरोध अवरोध अधिक मोटा था, लेकिन हुआंग शियाओलोग कायम रहा। उसकी लड़ाई क्यूई बैरियर से टकराती रही। न जाने कितना समय बीत गया, अचानक तीसरे क्रम के बैरियर में 1 मिनट की दरार दिखाई दी। ये जानते हुए कि तीसरे क्रम की बाधा ढीली हो रही थी, हुआंग शियाओलोग ने उत्साहित महसूस किया और बाधा के खिलाफ अधिक आक्रामक तरीके से धक्का दिया, क्योंकि बाधा की मिनट की दरार बड़ी हो गई। जब आखिरकार विस्फोट की आवाज उसके शरीर के अंदर गूंज उठी। एक आकस्मिक बाढ़ की तरह लड़ाई क्यूई विजय में तीसरी परत मेरिडियन में पहुंच गई। तीसरा आदेश, अंत में वह तीसरे क्रम के योद्धा के पास पहुंच गया। हुआंग शियाओलोग ने अपनी आंखें खोली। अपने दिल में खुशी को छुपाने में असमर्थ थे। एक बार तीसरे क्रम को तोड़ने के बाद चौथा क्रम ज्यादा दूर नहीं था। एक बार जब मैं चौथे क्रम पर आगे बढ़ जाता हूं, तो मैं युद्ध कौशल का अभ्यास शुरू कर सकता हूं, और एक बार जब मैं चौथे क्रम पर पहुंच जाऊंगा, तो मेरी मार्शल भावना विकसित हो जाएगी। उस समय मेरी मार्शल भावना की जन्मजात प्रतिभा का एक कौशल प्रकट होगा। हुआंग जियाओलोग ने मन ही मन सोचा। 7 साल की उम्र में मार्शल भावना जागृत हुई। हालांकि जागृत मार्शल भावना अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। केवल जब युद्ध क्यूई चौथे क्रम पर पहुंच गया तो मार्शल स्पिरिट मजबूत होने के लिए विकसित होगी, जबकि मार्शल स्पिरिट का मालिक मार्शल स्पिरिट की जन्मजात प्रतिभा, क्षमता या कौशल हासिल कर लेगा। मार्शल स्पिरिट का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, जन्मजात प्रतिभा विकसित होने के बाद और अधिक शक्तिशाली होगी। लेकिन चौथा आदेश केवल एक सामान्य संकेत था। ग्रेड 1, 2 और 3 से लेकर निम्न स्तर की मार्शल स्पिरिट वाले लोग अपनी मार्शल स्पिरिट की प्राकृतिक सीमा के कारण अक्सर चौथे ऑर्डर में सफलता पाने में असफल रहे और बिना किसी आकस्मिक साहसिक कार्य के चौथे ऑर्डर में सफलता प्राप्त कर सके। एक कठिन चुनौती हो। यही कारण है कि निम्न स्तर की मार्शल स्पिरिट वाले लोगों को अपने जीवनकाल में कभी भी मार्शल स्पिरिट की जन्मजात प्रतिभा या कौशल हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वे चौथे क्रम तक पहुंचने में असमर्थ थे। इस प्रकार उनकी मार्शल आत्माएं विकास के दौर से गुजरने में असमर्थ थीं। ठंडे जेड बिस्तर से नीचे उतरते हुए हुआंग जियाओलोग अपने कमरे से बाहर निकला। रात के इस समय चांदनी के नीचे हवा धुंधली थी और हुआंग शियाओलोग का छायाचित्र एक झटके में गायब हो गया और फिर से पीछे के पहाड़ पर दिखाई देने लगा। असुर रणनीति चलाने से उसकी आंखें रक्त लाल रंग की हो गईं और उसके काले काले बाल पूरी तरह से सफेद हो गए। साथ ही उसके शरीर के चारों ओर वध की काली आभा प्रवाहित हो गई। यह काया असुर रणनीति असुर का शरीर का अभ्यास करने के बाद प्राप्त हुई थी, लेकिन यह केवल प्रारंभिक चरण का परिवर्तन था।
नोट के टुकड़े पर स्पष्टीकरण के अनुसार एक बार जब हुआंग शियाओलोग ने असुर रणनीति के उच्चतम स्तर में महारत हासिल कर ली तो वह एक वास्तविक असुर में बदल सकता था। असुर के शरीर में परिवर्तित होने के बाद चांदनी के नीचे हुआंग शियाओलोग की गति तैरते काले बादल के समान थी। अपने हाथों को अचानक बाहर लहराते हुए ठंडी हवा के निशानों वाली एक हथेली सामने एक विशाल पेड़ की ओर टकराई, मोटे पेड़ के तने को छेदती हुई और दूसरे छोर से दूसरे और तीसरे पेड़ से होते हुए बाहर आ गई। चौथे पेड़ के तने पर एक बच्चे की हथेली का निशान तने में कुछ इंच तक धंस गया। चौथे पेड़ के तने पर ताड़ के निशान को देखते हुए हुआंग शियाओलोग ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। पाताल लोक युद्ध क्यूई के साथ संयुक्त रूप से तीसरे क्रम में प्रवेश करने से ईथर पाम की क्षति शक्ति लगभग 4 गुना बढ़ गई थी और अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह तीसरे क्रम के योद्धा को मारने में सक्षम था। बेशक तीसरे क्रम में आगे बढ़ने के बाद और पाताल लोक की आध्यात्मिक आभा से मिले तर्के के लाभों के कारण हुआंग शियाओलोग का शरीर मजबूत और मजबूत हो गया था। पिछले पहाड़ में बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर का अभ्यास करने के लिए कुछ समय बिताते हुए हुआंग शियाओलोग तभी हुआंग कबीले मनो में लौटे जब आकाश चमकने लगा। एक बार हुआंग कबीले मनो में वापस आने पर हुआंग जियाओलोग को हुआंग पेंग द्वारा पूर्वी कोर्टयार्ड हॉल में बुलाया गया था। पिताजी, माँ, आप मुझे ढूंढ रहे थे? पूर्वी आंगन के हॉल में प्रवेश करते हुए हुआंग शियाओलोग ने सीट लेते हुए पूछा। हुआंग पेंग और सुयान जटिल और झिझक रहे थे। कल हुआंग वेई फर्स्ट ऑर्डर योद्धा में घुस गया था। हुआंग पेंग ने अंततः अपना मुंह खोला और कहा। तभी हुआंग शियाओलोग को अपने पास बुलाने के अपने माता पिता के उद्देश्य का एहसास हुआ। संक्षेप में, वे अभी भी वर्ष की कबीले सभा के अंत के बारे में चिंतित थे। हालांकि 2 महीने से भी कम समय में हुआंग वेई वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर तक पहुंच गया। इतनी तेजी से तार्किक रूप से कहें तो भले ही हुआंग वेई के पास ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट, 3 आइड ब्लैक टाइगर था, फिर भी इतने कम समय में फर्स्ट ऑर्डर तक आगे बढ़ना असंभव था। पिताजी ने हजारों साल पुराने लेरियन हॉट ग्रास के डंठल को खरीदने के लिए काउंटी के नीलामी घर में बड़ी रकम खर्च की। हुआंग पेंग ने आगे कहा। 1000 साल लीरियन हॉट ग्रास। हुआंग शियाओलोग चौंक गया और फिर उसने व्यंग्य किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 2 महीने से भी कम समय में हुआंग वेई फर्स्ट ऑर्डर योद्धा के रूप में आगे बढ़ने में सक्षम हो गए। ये सब हुआंग वेई के अभ्यास के लिए 1000 साल पुराने लीरियन हॉट ग्रास को लाने के लिए दादाजी हुआंग काइट द्वारा भारी धनराशि खर्च करने के कारण था। 1000 साल पुराने लीरियन हॉट ग्रास का एक डंठल कुछ सस्ता नहीं था और यह काफी स्पष्ट था कि दादाजी हुआंग काइट ने हुआंग वेई को हुआंग कबीले मनो के भविष्य के स्तंभ के रूप में सोचा था। इस प्रकार उसे विकसित करने के लिए सभी संसाधन और प्रयास खर्च किए गए, जबकि वह हालांकि उसी व्यक्ति का पोता था। लीरियन हॉट ग्रास की उपेक्षा करते हुए हुआंग शियाओलोग को बैटल क्यूई डैन भी नहीं मिला। अध्याय 11। आप पहले ऑर्डर तक कैसे आगे बढ़े? भले ही हुआंग वेई के पास 10वीं कक्षा की मार्शल भावना हो, पिता की कार्रवाई उसके प्रति बहुत पक्षपातपूर्ण है। सुयान ने असंतुष्ट तरीके से तर्क दिया। क्या यह वर्ष की कबीले सभा के अंत में हो सकता है कि हमारा शियाओलोग वास्तव में? जैसे ही सुयान की आंखें लाल हो गईं, शब्द उसके गले में अटक गए। मैं पिताजी से बात करने जा रहा हूं। इस समय हुआंग पेंग गुस्से में उठ खड़ा हुआ और बोला। पिताजी, यह आवश्यक नहीं है। हुआंग शियाओलोग ने हुआंग पेंग को अचानक रोकते हुए कहा। दादाजी की तलाश करना जरूरी नहीं है। हुआंग पेंग और सुयान ने मुड़कर अपने बेटे की ओर देखा। जब हुआंग पेंग ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो उसने अपने बेटे के शरीर पर बैटल क्यूई की उज्जवल चमक देखी। लड़ाई क्यूई का बाहरी प्रक्षेपण। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद हुआंग और सुयान सदमे में डूब गए। उनके चेहरे पर अविश्वास की झलक साफ दिख रही थी। लड़ाई क्यूई का बाहरी प्रक्षेपण, क्या इसका मतलब है? हुआंग पेंग और सुयान के दिमाग में एक विचार कौंध गया। फर्स्ट ऑर्डर योद्धा। प्रथम क्रम के योद्धा तक पहुंचने के बाद ही कोई युद्ध क्यूई को शरीर के बाहर प्रक्षेपित कर सकता है। कोई व्यक्ति जिसने युद्ध क्यूई को सफलतापूर्वक संक्षिप्त किया था वह युद्ध क्यूई को बाहर की ओर प्रक्षेपित करने में असमर्थ था। जियाओलोग, क्या ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट ऑर्डर तक आगे बढ़ गए हों? हुआंग पेंग ने कांपती आवाज में पूछा। हालांकि उसने सबूत अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसने निश्चित होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह एक भ्रम साबित हो सकता है। यह सही है पिताजी, माँ, मैं पहले ही प्रथम ऑर्डर तक पहुंच चुका हूं। हुआंग शियाओलोग ने सिर हिलाया। वह अपने माता पिता को कबीले सभा से संबंधित मामलों के बारे में अंतहीन चिंता करते नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी ताकत का एक हिस्सा प्रकट करने का फैसला किया। अपने बेटे की पुष्टि सुनकर हुआंग पेंग और सुयान को अंततः सच पर विश्वास हो गया। खुशी ने उनके चेहरे पर कब्जा कर लिया। खासकर सुयान ने आश्चर्य और उत्तेजना से गुजरने के बाद वह दौड़कर हुआंग शियाओलोग को कसकर गले लगा लिया। अद्भुत, मेरा बेटा अंततः प्रथम क्रम में आगे बढ़ गया। सुयान के चेहरे से खुशी के आंसू छलक पड़े। सुयान काफी कामुक महिला थी। इतनी कसकर गले लगाने से हुआंग शियाओलोग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुटने वाला था। वह अंततः एक क्षण के बाद बड़ी कठिनाई से मुक्त होने में सफल रहा। यह केवल पहला आदेश है, क्या इतना बड़ा उपद्रव करना जरूरी है? हुआंग शियाओलोग ने अपने दिल में निराशा से सोचा। हालांकि वह सचमुच उस प्यार को महसूस कर सकता था जो हुआंग पेंग और सुयान के मन में उसके लिए था। थोड़ी देर बाद हुआंग पेंग और सुयान धीरे धीरे अपनी खुशी और उत्तेजना से शांत हो गए। जियाओलोग, आप पहले ऑर्डर तक कैसे आगे बढ़े? हुआंग पेंग ने अपने दिल के संदेह को व्यक्त किया। हुआंग शियाओलोग की 7वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा के साथ फर्स्ट ऑर्डर तक आगे बढ़ने में कम से कम 1 साल या उससे अधिक का समय लगेगा। सुयान ने भी अपने बेटे की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। जाहिर है उसे भी कुछ संदेह है। बोलने के बजाय हुआंग शियाओलोग ने हुआंग पेंग और सुयान की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे अपनी छाती से 2 चमकीले लाल फल निकाले। फलों की चमकीली रसीली लालिमा ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये यांग फल है। हुआंग पेंग और सुयान दोनों आश्चर्य से बोले। हाँ, हुआंग जियाओलोग हंसे। 1 महीने पहले मुझे गलती से ये यांग फल पीछे के पहाड़ की एक घाटी में मिल गए। कुल मिलाकर 5 फल थे और मैंने उनमें से 3 ले लिए। शुरुआत में यांग फल के वास्तव में 5 टुकड़े थे, लेकिन हुआंग शियाओलोग ने केवल 1 ही खाया। 3 फल। हुआंग पेंग और सुयान ने एक दूसरे की ओर देखा। आखिरकार उन्हें वास्तविक कारण समझ में आया कि उनका बेटा इतने कम समय में प्रथम श्रेणी में आगे बढ़ गया। अच्छा, हाँ, जियाओलोग, अप्रत्याशित रूप से आपके पास इतना अच्छा भाग्य है। यांग फल एक अद्भुत फल है। आपके दादाजी ने हुआंग वेई के लिए जो लीरियन हॉट ग्रास खरीदा था, उसकी तुलना में इसके लाभ कम नहीं है। हुआंग पेंग खुशी से हंसे। यह आपकी भविष्य की खेती के लिए भी फायदेमंद है। यहां तक कि सुयान भी कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। पिताजी, माँ, ये 2 यांग फल हैं। आप दोनों एक एक लें और खेती करें, हुआंग शियाओलोग ने कहा।
हुआंग पेंग और सु यान की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सख्त हो गई और वे मना करने ही वाले थे कि तभी हुआंग शियाओलोग ने टोकते हुए कहा, मैंने पहले ही 3 फल ले लिए हैं, इससे अधिक केवल इसे बर्बाद करूंगा और इससे मुझे अधिक लाभ नहीं होगा। पिताजी और मां इसे ले लें तो बेहतर है। ये सुनकर हुआंग पेंग और सु यान अब कुछ नहीं कह सके। कुछ सेकंड बाद हुआंग पेंग ने सहमति में अपना सिर हिलाया। ठीक है। हुआंग शियाओलोग के हाथ से 2 यांग फल लेते हुए उसने उन्हें देखते हुए गहरी सांस ली और अपने दिल में उत्साह को दबाने का प्रयास किया। वह 1 वर्ष से अधिक समय से छठे क्रम के अंत में अटका हुआ था। यांग फल के इस टुकड़े के साथ वह 2 महीने के समय में शिखर छठे क्रम तक पहुंचने में सक्षम होगा। उसे वास्तव में इस यांग फल की आवश्यकता थी। अपनी हथेली में छोटे लाल रसीले फल को देखते हुए सु यान की अभिव्यक्ति हुआंग पेंग से बहुत अलग नहीं थी। यांग फल के इस टुकड़े के साथ उसके छठे क्रम पर आगे बढ़ने की उम्मीद थी। जियाओलोग, पहले ऑर्डर में अपनी सफलता के बारे में फिलहाल दूसरों को न बताएं। हुआंग पेंग ने कुछ स्पष्टता प्राप्त करने के बाद अपने बेटे से कहा, हालांकि आप यांग फलों को निगलने के बाद सफलता हासिल करने में कामयाब रहे, फिर भी आपको अपने अभ्यास में प्रयास करने की जरूरत है। वर्ष के अंत तक मध्य प्रथम ऑर्डर तक पहुंचने का प्रयास करें। हुआंग पेंग की राय में जब तक उनका बेटा मध्य फर्स्ट ऑर्डर तक पहुंच सकता है, भले ही हुआंग वे उस समय देर से फर्स्ट ऑर्डर तक पहुंच सके, उनके बेटे के दोनों हाथों को अपंग करना मुश्किल होगा। मध्य पहले ऑर्डर और देर पहले ऑर्डर के बीच का अंतर लगभग नगण्य था। पिताजी, मां, निश्चिंत रहें कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, हुआंग शियाओलोग ने कहा। हुआंग पेंग और सु यान को उन शब्दों से सांत्वना मिली। थोड़ी देर बाद हुआंग शियाओलोग ईस्टर्न कोर्टयार्ड हॉल से वापस अपने छोटे से प्रांगण में चले गए और सीधे अभ्यास मोड में चले गए। तीसरे क्रम में आगे बढ़ने के बाद 2 सिरों वाली मार्शल स्पिरिट की पाताल की आध्यात्मिक आभा को अवशोषित करने की गति फिर से बढ़ गई थी। उसके शरीर के अंदर युद्ध क्यूई और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। लगभग हर दूसरे दिन की गति से उसके शरीर के अंदर युद्ध क्यूई गाढ़ा और अधिक शक्तिशाली हो गया। हुआंग शियाओलोग जिस छोटे आंगन में रहता था, वह हुआंग कबीले मनो के सबसे पूर्वी भाग में स्थित था। यही कारण है कि उसके माता पिता और उसकी बहन हुआंग मिन के अलावा शायद ही कोई लोग वहां से गुजरते थे, जिससे हुआंग शियाओलोग के लिए ध्यान केंद्रित करना अधिक सुविधाजनक हो गया था। अभ्यास। हुआंग शियाओलोग द्वारा दिन या रात की परवाह किए बिना पागलपन भरे तरीके से अभ्यास करने से उसकी युद्ध क्यूई और आंतरिक शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। तीसरे क्रम की शुरुआत में चरम, तीसरे क्रम के मध्य में, तीसरे क्रम के मध्य में चरम, तीसरे क्रम के अंत में चरम। 3 महीने बीतने तक हुआंग शियाओलोग की लड़ाई क्यूई तीसरे क्रम के अंत में चरम पर पहुंच गई थी। किसी भी क्षण वह चौथे क्रम में सफलता प्राप्त कर सकता था और वर्ष की कबीले सभा के अंत तक केवल 2 सप्ताह से भी कम समय बचा था। हालांकि चौथा क्रम एक विभाजन रेखा थी। चौथे क्रम की बाधा पिछले दूसरे और तीसरे क्रम की तुलना में बहुत अधिक मोटी थी। कठिनाई अतुलनीय थी। हुआंग कबीले मनो में 7वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट रखने वाले शिष्य 2 साल से अधिक समय से तीसरे क्रम के अंत में चरम पर फंसे हुए थे, जो चौथे क्रम में वांछित सफलता हासिल करने में असमर्थ थे। यहां तक कि 8वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट रखने वालों ने भी आगे बढ़ने से पहले तीसरे क्रम के अंत में चरम पर 1 वर्ष से अधिक समय बिताया। 2 सप्ताह जल्दी बीत गए। कबीले सभा के निकट आने के साथ हुआंग कबीले मनो एक जीवंत और उत्सवपूर्ण माहौल से भर गया था, क्योंकि कबीले सभा के 2 दिन बाद नए साल की शुरुआत थी। पूरे हुआंग कबीले मनो को भव्य रूप से सजाया गया था। हुआंग कबीले मनो के बाकी हिस्सों के विपरीत हुआंग शियाओलोग का छोटा आंगन उजाड़ और अकेला लग रहा था। कल वार्षिक कबीले सभा है। 1 दर्जन से अधिक दिनों के कठिन अभ्यास के बाद हुआंग शियाओलोग ने अपना कमरा छोड़ दिया। अंततः तीसरे क्रम के अंत में चरम पर एक बाधा का सामना करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे चौथे क्रम तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। हुआंग शियाओलोग छोटे से आंगन से बाहर चला गया। कल कबीले की वार्षिक सभा है, क्या तुमने सुना? इस बार ओल्ड मैनर लॉर्ड प्रकट होंगे। इस वर्ष युवा लॉर्ड हुआंग वे अपनी मार्शल भावना को जागृत करने के बाद पहली बार कबीले सभा में भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से ओल्ड मैनर लॉर्ड सभा में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि ओल्ड मैनर लॉर्ड ने ली परिवार के पुराने कुलपति को भी आमंत्रित किया था। तो फिर इसका मतलब है कि ली परिवार के बूढ़े मुखिया आएंगे। ली परिवार और हुआंग कबीले मनो को कैंगलान काउंटी की प्रमुख ताकतों के रूप में माना जाता था। ली परिवार के पुराने संरक्षक ली म्यू और हुआंग शियाओलोग के दादा हुआंग काइट के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे थे। अध्याय 12। वार्षिक कबीले सभा शुरू होती है। इस साल की कबीले सभा में दादा हुआंग काइट ने ली परिवार के पुराने कुलपति ली म्यू को भी आमंत्रित किया था। वह वास्तव में बहुत प्रयास और विचार करते हैं, हुआंग शियाओलोग ने मन में सोचा। उनका मानना था कि उनके दादाजी ने ली परिवार के पुराने पितामह को सभा देखने के लिए आमंत्रित करने का कारण इतना सरल नहीं था। पूर्वी प्रांगण की ओर जाने वाले रास्ते में हॉल और गलियारों को लालटेन और रंगीन बैनरों से सजाया गया था। जब व्यस्त गार्ड और नौकरानियों ने हुआंग शियाओलोग को गुजरते देखा तो वे तुरंत सलाम करने के लिए रुक गए। यंग लॉर्ड शियाओलोग। हुआंग शियाओलोग ने आगे बढ़ते हुए सिर हिलाया। हालांकि रास्ते में वह अपने पीछे गार्डों और नौकरानियों की अजीब निगाहों को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे हुआंग वे की हुआंग शियाओलोग की बाहों को अपंग करने की घोषणा इन गार्डों और नौकरानियों के कानों तक पहुंच गई थी। हुआंग शियाओलोग ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और पूर्वी प्रांगण में पहुंच गए। मुख्य हॉल के अंदर हुआंग पेंग और सु यान दोनों मौजूद थे। माता पिता। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही हुआंग शियाओलोग ने पुकारा, जियाओलोग, तुम यहाँ हो? सु यान ने हुआंग शियाओलोग को अपने बगल में बैठने के लिए खींच लिया और पूछा, कल कबीले की सभा है, आपका अभ्यास कैसा चल रहा है? दूसरी तरफ बैठा हुआंग पेंग भी हुआंग शियाओलोग को घूर रहा था। हुआंग शियाओलोग ने हल्की सी हंसी उड़ाते हुए कहा, पिताजी, माँ, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें कल निराश नहीं करूंगा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसका वाक्य समाप्त हुआ, सु यान आश्चर्य से जोर से चिल्लाया, जियाओलोग, क्या तुमने पहले ही ऑर्डर के मध्य में प्रवेश कर लिया है? सु यान ने सोचा कि उसके बेटे का आत्मविश्वास पहले ऑर्डर के मध्य तक पहुंचने से आया है। हुआंग पेंग इस पल में जोर से हंसे। अच्छा मेरे बेटे, तुमने सचमुच पिताजी को निराश नहीं किया। जब हुआंग शियाओलोग ने अपने माता पिता की बातें सुनी तो उन्होंने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पा लिया। क्या ऐसा हो सकता है? वार्षिक कबीले सभा से पहले प्रथम आदेश के मध्य तक आगे बढ़ना उसके माता पिता की उससे सबसे अधिक अपेक्षा थी। पिताजी, मैंने गार्ड से सुना कि इस साल की वार्षिक कबीले सभा में ली परिवार के पुराने कुलपति ली म्यू आ रहे हैं। हुआंग शियाओलोग ने विषय बदलते हुए पूछा। हुआंग पेंग ने सिर हिलाया। इस बार ली परिवार के पुराने कुलपति के अलावा वह अपनी पोती ली लू को भी ले आए। उनकी पोती ली लू। हुआंग शियाओलोग थोड़ा हतप्रभ हो गया और फिर मजाक में कहा, बूढ़े पैट्रियार्क ली अपनी पोती को मंगनी के लिए नहीं ला सकते थे। लेकिन हुआंग पेंग ने गंभीरता से उत्तर दिया,
कबीले की सभा समाप्त होने के बाद आपके दादाजी और पुराने कुलपति ली का यही उद्देश्य है। हुआंग वेई और ली लू की सगाई होनी है और भविष्य में ली परिवार और हमारा हुआंग कबीला ससुराल होंगे। हुआंग जियाओलोंग खाली हो गए। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है, ली लू की प्रतिभा काफी अच्छी है, उनकी प्रतिभा शीर्ष ग्रेड 9 मार्शल स्पिरिट डिवाइन डार्क स्वॉर्ड है, सु यान ने जोड़ा। ग्रेड 9 मार्शल स्पिरिट्स में शीर्ष पर दिव्य डार्क तलवार। हुआंग शियाओलोंग एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि यह अप्रत्याशित था कि ली म्यू की पोती ली लू के पास दिव्य डार्क स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट थी। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में मार्शल स्पिरिट के विभिन्न रूप थे, जानवर, उपकरण, पौधे और यहां तक कि बिजली, हवा, पानी और आग जैसी प्राकृतिक आत्मीय मार्शल स्पिरिट वाले लोग भी थे। और दिव्य डार्क तलवार डिवाइस प्रकार से कई हथियार मार्शल स्पिरिट थी। बेशक मार्शल स्पिरिट्स वर्ल्ड में अधिकांश मार्शल आत्माएं जानवर के रूप में मौजूद थीं। उदाहरण के लिए हुआंग वेई का 3 आइड ब्लैक टाइगर, हुआंग काइट का 6 पंखों वाला गोल्डन एप और हुआंग शियाओलोंग का 2 सिर वाला सांप। थोड़ी देर बाद हुआंग जियाओलोंग अपने छोटे से आंगन में लौट आया और असुर रणनीति का अभ्यास करना जारी रखा। धीरे धीरे रात घिराई। हुआंग शियाओलोंग पीछे के पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन वह अभ्यास नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह अपने सामने विशाल समुद्र को देख रहा था। वास्तव में हुआंग वेई के संबंध में हुआंग शियाओलोंग वास्तव में परेशान नहीं था। अपने पीछे मंडरा रहे 2 सिरों वाले सर्प मार्शल स्पिरिट को छोड़ते हुए हुआंग शियाओलोंग को स्पष्ट रूप से एहसास हो गया कि थर्ड ऑर्डर पर आगे बढ़ने के बाद उसकी मार्शल स्पिरिट कितनी शक्तिशाली थी और वह एकमात्र व्यक्ति था जो इसे महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे यह देखने के लिए पुस्तकालय की यात्रा करने की आवश्यकता है कि क्या मैं अपनी मार्शल भावना के बारे में पता लगा सकता हूं। हुआंग जियाओलोंग ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि हुआंग कबीले मनो की लाइब्रेरी ने केवल उन लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी जो चौथे क्रम तक पहुंच चुके थे। यही कारण है कि उन्हें जल्द से जल्द चौथे क्रम में सफलता की आवश्यकता थी। चांदनी ने जमीन पर हुआंग शियाओलोंग की छोटी सी छाया को फैला दिया। जैसे ही सुबह की रोशनी ने आसमान को चमकाया, अंधेरा धीरे धीरे कम हो गया। हुआंग शियाओलोंग की आकृति धराशायी हो गई और वह हुआंग कबीले मनो की ओर वापस चला गया। कबीले की वार्षिक सभा आखिरकार शुरू हो रही है। कबीले की वार्षिक सभा शुरू होने वाली थी। हुआंग कबीले मनो में वापस वह सीधे पूर्वी प्रांगण में गया। जब उसके माता पिता हुआंग पेंग और सु यान ने उसे आते देखा तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर वे तीनों ग्रैंड हॉल की ओर चल दिए। ग्रैंड हॉल आसानी से मार्शल टेंपल के आकार से दोगुना था और इसमें 1000 लोग आराम से बैठ सकते थे। ग्रैंड हॉल के सामने मार्शल स्टेज की परिधि के चारों ओर पंक्तियों में कुर्सियों के साथ एक मार्शल स्टेज बनाया गया था, जो हुआंग कबीले मैनस के बुजुर्गों और प्रबंधकों के लिए तैयार किया गया था, जबकि शिष्य केवल पीछे के खुले स्थान पर खड़े हो सकते थे। जब हुआंग पेंग और सु यान अपने पीछे हुआंग शियाओलोंग के साथ आए तो कई बुजुर्ग और प्रबंधक पहले से ही वहां मौजूद थे। दूसरा मनो भगवान। बुजुर्गों, प्रबंधकों और शिष्यों के समूह ने तुरंत हुआंग पेंग का स्वागत किया। हुआंग पेंग ने सिर हिलाया। सु यान और हुआंग जियाओलोंग उसके पीछे एक व्यवस्थित मेज पर गए और बैठ गए। जैसे ही वह बैठा था, हुआंग शियाओलोंग को महसूस हुआ कि उसकी ओर एक ठंडी निगाह पड़ रही है। उसकी आंखें स्रोत को खोजने के लिए चारों ओर घूमी और उसने हुआंग वेई को देखा जो विपरीत दिशा में बैठा था। इस समय उनकी आंखें हवा में मिली। हुआंग वेई की निगाहें अहंकारी, कृपालु, उकसाने वाली और आत्मसंतुष्ट थीं। हुआंग वेई के बगल में बैठा हुआंग मिंग हमेशा के लिए अपने भावशून्य चेहरे के साथ। हुआंग पेंग बैठ गया और उसने हुआंग मिंग का अभिवादन करने की जहमत नहीं उठाई। उत्तरी कोर्टयार्ड की घटना के बाद से उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। भाई से एक ही रास्ते पर यात्रा करने वाले अजनबी बन गए थे। उन तीनों के आने के कुछ देर बाद ही ग्रैंड हॉल के बाहर से हार्दिक हंसी की आवाज गूंजने लगी। हंसी की आवाज सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग झट से खड़े हो गए। प्रवेश द्वार की दिशा में देखते हुए हुआंग शियाओलोंग ने अपने दादा हुआंग काइट को हंसी से भरे चेहरे के साथ हॉल में प्रवेश करते हुए देखा और उनके दादा के बगल में उसी उम्र के चांदी जैसे सफेद बालों से भरे सिर वाला एक उत्साही बूढ़ा आदमी था। तुरंत हुआंग शियाओलोंग को पता चल गया कि यह उल्लेखित ओल्ड पैट्रियार्क ली म्यू है। ली म्यू के पीछे एक प्यारी सी लड़की थी जिसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे। उसकी चमकीली गोल आंखें उत्सुकता से चारों ओर घूम रही थीं। ओल्ड मैनर लॉर्ड, ओल्ड पैट्रियार्क ली। उपस्थित सभी लोगों ने तुरंत अभिवादन किया और उसके बाद हुआंग मिंग, हुआंग पेंग और सु यान ऊपर चले गए। पिताजी, ओल्ड पैट्रियार्क ली। दादाजी, बूढ़े कुलपति ली। हुआंग वेई और हुआंग शियाओलोंग ने अपने बड़ों को सम्मानपूर्वक बुलाया। हुआंग काइट ने हंसते हुए हल्का सा सिर हिलाया। वह ली म्यू की ओर मुड़ा, एक उंगली हुआंग वेई की ओर इशारा करते हुए बोली, यह मेरा पोता हुआंग वेई है। लेकिन उन्होंने हुआंग शियाओलोंग का उल्लेख किए बिना केवल हुआंग वेई का परिचय दिया। ली म्यू ने हुआंग वेई को ऊपर से नीचे तक प्रशंसा से देखा और कहा, अच्छा 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 भाई काइट, मैंने सुना है कि आपके पोते ने 2 महीने से भी कम समय तक अभ्यास किया है और पहले ही वह फर्स्ट ऑर्डर योद्धा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। अपने समय के दौरान प्रथम क्रम तक पहुंचने में मैंने 5 महीने से अधिक का समय लिया। यह प्रशंसा सुनकर हुआंग काइट जोर से हंसे। भाई ली म्यू, कृपया सलाह दें और भविष्य में उसकी देखभाल करें। भविष्य में यह निश्चित रूप से है, ली म्यू हंसे। कुछ देर बाद सभी लोग अपनी सीटों पर लौट आए। फिर मुख्य प्रबंधक चेन यंग खड़े हुए और वार्षिक कबीले सभा के लिए कुछ अच्छी प्रारंभिक टिप्पणियां दी। उसके बाद उसने हुआंग काइट पर नजर डाली। हुआंग काइट को अपना सिर हिलाते देख चेन यंग ने तेज आवाज में घोषणा की, वार्षिक कबीले सभा शुरू होती है। चेन यंग की घोषणा एक खामोश हॉल में हुई। कई वर्षों के स्थापित नियमों का पालन करते हुए मंच पर सबसे पहले उठने वाले आमतौर पर वे लोग होते थे जिन्होंने उस वर्ष अभी अपनी मार्शल भावना जागृत की थी। हर कोई हुआंग वेई को देखने से खुद को रोक नहीं सका। वे सभी जानते थे कि ओल्ड मैनर लॉर्ड इस साल की कबीले सभा में क्यों शामिल हुए थे। हुआंग वेई को ध्यान का मुख्य केंद्र बनना तय था। हुआंग वेई, जाओ और अपनी 5 महीने की कड़ी मेहनत का नतीजा दिखाओ। सभी को अपनी उपलब्धि देखने दो। हुआंग काइट ने अपने पोते हुआंग वेई से उत्साह भरी आंखों से कहा। हाँ दादाजी, हुआंग वेई खड़े हुए और जोर से कहा। फिर उसने मार्शल स्टेज के केंद्र पर छलांग लगा दी। मार्शल स्टेज के ऊपर उतरते हुए हुआंग वेई ने अपनी लड़ाई क्यूई की शुरुआत की। अपनी लड़ाई क्यूई की शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया और उनकी मार्शल भावना 3 आइड ब्लैक टाइगर एक शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन करते हुए उनके पीछे मंडराते हुए बाहर आई। पीक लेट फर्स्ट ऑर्डर। हुआंग वेई द्वारा जारी युद्ध क्यूई आभा को महसूस करते हुए हुआंग कबीले मनो के बुजुर्ग, प्रबंधक और शिष्य बहुत सदमे में थे, जिससे ग्रैंड हॉल में हंगामा मच गया। युद्ध क्यूई के अभ्यास के केवल 5 छोटे महीनों में हुआंग वेई लेट फर्स्ट ऑर्डर के चरम पर पहुंच गया था। टिप्पणी।
भाइयों से लेकर अजनबियों तक एक ही रास्ते पर यात्रा करना। एक करीबी अंतरंग रिश्ते से लेकर एक ही रास्ते पर यात्रा करने वाले अजनबी होने तक, जहां आप एक दूसरे से तब तक बात नहीं करते जब तक कि आवश्यक न हो। अध्याय 13। तुम्हें तब तक मारो जब तक तुम्हारे पिता तुम्हें पहचान न लें। लेट फर्स्ट ऑर्डर का चरम। ली म्यू की नजर हुआंग वेई पर थी और वह बहुत आश्चर्यचकित था। शुरू में उसने सोचा था कि भले ही इस हुआंग वेई के पास ग्रेड 10 की मार्शल स्पिरिट है, अधिकतम 5 महीने में वह अर्ली फर्स्ट ऑर्डर के शिखर तक पहुंच सकता है, लेकिन अब हुआंग वेई को देखते हुए एक पीक लेट फर्स्ट ऑर्डर और ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी भी समय दूसरे क्रम में प्रवेश कर सकता है। हुआंग वेई ने उसे जो आश्चर्य दिया वह किसी भी तरह से छोटा नहीं था। शुरुआत में उन्हें अभी भी परिवारों के बीच सगाई के बारे में कुछ संदेह था, लेकिन अब सभी संदेह दूर हो गए थे क्योंकि उन्होंने मंच पर हुआंग वेई को देखा था। वह और अधिक संतुष्ट हो गए थे। ली म्यू की अभिव्यक्ति को देखकर हुआंग काइड को अपने आप में थोड़ा आत्मसंतुष्टता महसूस हुई। इन 5 महीनों में उन्होंने अपने पोते हुआंग वेई को प्रशिक्षित करने का हर संभव प्रयास किया और उन्हें निराश नहीं किया। ली म्यू की तरह जितना अधिक उसने हुआंग वेई को देखा, उतना ही अधिक प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। दूसरी ओर हुआंग पेंग और सु यान तेजी से चिंतित हो गए। यदि हुआंग वेई वास्तव में प्रथम आदेश के चरम पर थे, तो बाद में उनके बेटे का क्या होगा? मंच पर खड़े होकर और मंच के चारों ओर चौंकाने वाली फुसफुसाहटों को सुनकर हुआंग वेई और भी गौरवान्वित हो गए, और इस क्षण उन्होंने अपना मुंह खोला और अनुरोध किया, दादाजी, मैंने सुना है कि जियाओलोग इन कुछ महीनों में कड़ी मेहनत कर रहा था। मैं लड़ना चाहूंगा जियालोग के साथ। जब उपस्थित सभी लोगों ने ये सुना, तो उनकी अभिव्यक्तियां उत्साह और प्रत्याशा के रंगों से भर गईं। हर जोड़ी की आंखें हुआंग शियाओलोग की ओर बढ़ गईं। हुआंग काइड आश्चर्यचकित थे, लेकिन फिर भी सहमति में सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने सहमति व्यक्त की। ठीक है, बस सीखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अति न करें। हुआंग शियाओलोग ने एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी। यदि उसकी मार्शल स्पिरिट वास्तव में केवल ग्रेड 7 थी, तो यह गारंटी थी कि वो 5 महीने के छोटे समय में फर्स्ट ऑर्डर तक आगे नहीं बढ़ पाएगा और मंच पर जाने से केवल नतीजा ही निकलेगा, अपमान। हालांकि यह अच्छी तरह से जानते हुए कि हुआंग शियाओलोग के लिए अपमानजनक परिणाम क्या था, हुआंग काइड फिर भी हुआंग वेई की कार्रवाई पर सहमति जताते हुए अनुरोध पर सहमत हो गया। हुआंग काइड ने हुआंग शियाओलोग की भावनाओं के बारे में कोई विचार नहीं किया। अपने दादाजी की सहमति सुनकर हुआंग वेई ने हुआंग शियाओलोग की ओर देखा और उसे मजाकिया लहजे में डांटा, जियाओलोग, ये कैसा रहेगा? ऊपर आने की हिम्मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हें विकलांग बना दूंगा और अपने दोनों हाथों का उपयोग नहीं करूंगा। हुआंग वेई ने चमकदार मुस्कान बिखेरी। जियाओलोग, हुआंग पेंग और सु यान ने चिंतित होकर हुआंग शियाओलोग को देखा। उसने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे खड़े होकर शियाओलोग शांति से मार्शल स्टेज पर चला गया और हुआंग वेई के ठीक सामने खड़ा हो गया। हुआंग शियाओलोग का सामना करते हुए हुआंग वेई के विद्यार्थियों में क्रूर उत्साह का स्पर्श झलक गया। क्या आपको खेद नहीं है और पछतावा नहीं है कि आपने उस समय मुझसे भीख मांगने के लिए घुटने नहीं टेके? उदासीनता की दृष्टि से हुआंग शियाओलोग ने कहा, अरे बकवास मत करो। जैसे ही हुआंग वेई गुस्से में जवाब देने वाले थे, हुआंग शियाओलोग अचानक मार्शल स्टेज के दूसरे छोर की ओर मुड़े और अपने दादा हुआंग काइड की ओर देखने लगे। दादाजी, कबीले सभा के नियमों के अनुसार लड़ाई के दौरान अन्य लोग शामिल होते हैं, हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, ठीक है? हुआंग काइड एक पल के लिए चुप हो गए। इस सवाल को पूछने में हुआंग शियाओलोग के उद्देश्य को समझ नहीं पाए। हालांकि उन्होंने फिर भी सिर हिलाया और कहा, यह सही है। जबकि हर कोई अभी भी हैरान था कि ऐसा सवाल पूछने के पीछे हुआंग शियाओलोग का उद्देश्य क्या था, वह हुआंग वेई की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, एक पल में मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहचान नहीं लेंगे। यह सुनकर सभी अवाक रह गए और फिर बेबसी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगे। हुआंग काइड के पास बैठे ली म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई काइड, क्या आपका ये पोता पागल हो गया है? वह ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट रखने वाला व्यक्ति है, हुआंग शियाओलोग, है ना? वास्तविक ताकत के बिना इतना अहंकारी व्यवहार करना, मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है। हुआंग काइड को लगा कि उसके बूढ़े चेहरे की चमक कुछ कम हो गई है। उसने शर्मिंदा होकर हाहा कहते हुए हुआंग पेंग की ओर तेज नजर डाली। ऐसा लगता है कि अपने दूसरे बेटे को यह याद दिलाना अच्छा होगा कि वह अपने बेटे को अच्छी तरह से अनुशासित करे, ताकि महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान भविष्य में होने वाली परेशानियों को रोका जा सके। ऐसा न हो कि वह अपनी अज्ञानता से कुल को शर्मिंदा करे। हुआंग वेई ने हंसते हुए कहा, आपने क्या कहा? क्या मैंने इसे गलत समझा? तुम मुझे तब तक मारना चाहते हो जब तक मेरे पिताजी मुझे पहचान न लें। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, एक छायाचित्र चमक उठा, जिसने हुआंग वेई को चौंका दिया। उसकी विस्मयकारी आंखों के ठीक सामने एक मुट्ठी बढ़ी हुई थी। हुआंग वेई को चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब वह बोलने ही वाला था कि मुक्का उसकी बाईं आंख पर लगा, जिससे वह दर्द से जोर से चिल्लाने लगा। लड़खड़ाते हुए उसकी पीठ खिसक गई। उसकी आंखों में सुनहरे सितारे घूम रहे थे। मार्शल स्टेज के आसपास हुआंग कबीले मनो के सदस्यों द्वारा हुआंग शियाओलोग पर निशाना साधने की हंसी और उपहास तुरंत खत्म हो गए। कई स्तब्ध आंखें मार्शल स्टेज पर हुआंग वेई को दर्द से कराहते हुए देख रही थीं। इस समय वहीं चढ़ते हुए ली म्यू ने कहा, इतनी छोटी उम्र में मैंने पहले ही सीख लिया है कि छिपकर हमला कैसे किया जाता है। वह निश्चित रूप से बड़ा होकर एक भयावह खलनायक बनेगा। हुआंग शियाओलोग को देखते हुए हुआंग काइड भी अपनी भौहों को गहरी सिलवटों में सिकोड़ रहा था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मंच पर हुआंग वेई ने हुआंग शियाओलोग पर बहुत गुस्सा किया। उसका बायां हाथ अब उसकी बाईं आंख को नहीं ढक रहा था, जिससे बाईं आंख पर एक पांडा के समान एक काला घेरा दिखाई दे रहा था। हुआंग शियाओलोग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका छायाचित्र दूसरी बार चमका और फिर से हुआंग वेई के ठीक सामने आ गया। उसकी मुट्ठी उसकी दाहिनी आंख पर लगी थी। बूम! दूसरा मुक्का निशाने पर लगा। हुआंग वेई जोर से चिल्लाया। हुआंग वेई की पांडा आंखों को देखते हुए ली लू, जो अपने दादा ली म्यू के पास बैठी थी, अब अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सकी। ग्रैंड हॉल में घंटियों के बजने जैसी आकर्षक हंसी गूंज उठी। उसके चेहरे पर 2 प्यारे डिंपल उभरे हुए थे। ली म्यू ने मुड़कर अपनी पोती पर कड़ी नजर डाली। चेतावनी देते हुए ली लो ने अपनी बुदबुदाती हंसी को रोकने की पूरी कोशिश की और उसका जोरदार प्रयास उसके लाल चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मंच के नीचे सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे। हुआंग शियाओलोग, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। हुआंग वेई का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। वह जोर से दहाड़ा, अपनी बैटल क्यूई जारी की और सीधे हुआंग शियाओलोग की छाती पर मुक्का मारा। हुआंग वेई की मुट्ठी हुआंग शियाओलोग की छाती पर गिरने वाली थी। यह देखकर हुआंग पेंग और सु यान का दिल धड़कने लगा और चिंता में जोर से चिल्लाया। हुआंग वेई लेट फर्स्ट ऑर्डर के चरम पर थे। अगर उनका एक मुक्का उनके बेटे के पतले फ्रेम पर गिरा तो वह इसे कैसे सहन कर सकते थे?
हालांकि मंच पर बैठे हुआंग काइड ने मंच पर घटना को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया या कहा। उनके दृष्टिकोण से हुआंग वेई को हुआंग शियाओलोंग को सबक सिखाने की अनुमति देना एक अच्छी बात थी। जब हुआंग वेई की मुट्ठी हुआंग शियाओलोंग की छाती पर पड़ने ही वाली थी, हुआंग शियाओलोंग का छायाचित्र अचानक गायब हो गया और हुआंग वेई के हमले से बच गया। फिर अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाते हुए हुआंग शियाओलोंग ने अपनी लड़ाई क्यूई को जारी किया, जिससे हुआंग वेई की पीठ पर प्रहार हुआ। हुआंग वेई चिल्लाए और मंच पर मोह के बल गिर पड़े। लड़ाई क्यूई का बाहरी प्रक्षेपण। प्रथम आदेश योद्धा। बड़े हॉल में हंगामा मच गया। हर कोई हक्का बक्का रह गया और वे हुआंग शियाओलोंग को घूरते रहे। इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, और इसमें हुआंग काइड, ली म्यू और हुआंग मिंग शामिल थे। 5 महीनों में हुआंग शियाओलोंग फर्स्ट ऑर्डर योद्धा तक पहुंचने में कामयाब रहा। अपमानित हुआंग वेई ने अपना शरीर ऊपर की ओर झुकाया और खड़ा हो गया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। दूसरों के आश्चर्य की तुलना में उसका हृदय क्रोध से भर गया था। आंखें खून से लाल हो गईं। वह अचानक हुआंग शियाओलोंग पर झपटा। उसका एकमात्र विचार हुआंग शियाओलोंग को अपंग करना था, यहां तक कि उसे पीट पीट कर मार डालना था। मरना। पागल हुआंग वेई को अपनी ओर झपटते हुए देखकर हुआंग शियाओलोंग की उज्जवल आंखों में केवल शीतलता झलक रही थी। इस बार वह चकमा देने की योजना नहीं बना रहा था। उसकी दोनों मुठ्ठियां उसकी छाती के सामने स्थित थीं और उसने चरम लेट फर्स्ट ऑर्डर बैटल क्यूई को अधिकतम तक जारी किया। सबकी आंखों के ठीक सामने उसकी मुठ्ठियां सामने से हुए जवाबी हमले में हुआंग वेई से टकराईं। 4 मुठ्ठियां टकराती हैं। एक गगनभेदी धमाका ग्रैंड हॉल में गूंज उठा। हुआंग वेई लड़खड़ा रहे थे, बार बार पीछे हट रहे थे, जबकि हुआंग शियाओलोंग ने पीछे हटने का नाटक किया। क्या ये देर से सबसे पहले ऑर्डर का चरम। हुआंग कबीले मनों के बुजुर्ग और प्रबंधक, जो अभी तक हुआंग शियाओलोंग के फर्स्ट ऑर्डर पर आगे बढ़ने के सदमे से उबर नहीं पाए थे, वे सभी अब अपनी सीटों से कूद पड़े। हुआंग काइड, ली म्यू और हुआंग मिंग भी सदमे में खड़े हो गए, अपनी छवि भूल गए। हुआंग पेंग और सु यान दोनों की आंखें आश्चर्य से लगभग बाहर गिर रही थीं। क्या उनके बेटे की खेती केवल प्रथम क्रम के मध्य में नहीं है? अगले ही पल हुआंग पेंग मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। इस लड़के ने इसे छुपाकर वास्तव में उसे बहुत कष्ट पहुंचाया। यहां तक कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका बेटा फर्स्ट ऑर्डर के अंत में पहले ही चरम पर पहुंच चुका था। अध्याय 14। दूसरे क्रम का योद्धा। चरम देर से पहला ऑर्डर। सु यान की अभिव्यक्ति हुआंग पेंग जैसी ही है, सिवाय इसके कि उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य से अधिक खुश थी। मंच पर अपने बेटे को देखते हुए अचानक उसकी आंखें धुंधली हो गईं। यह बच्चा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि उसके बेटे का क्या मतलब था जब उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उन्हें निराश नहीं करेगा। पता चला कि उसका बेटा पहले ही देर से चरम पर पहुंच चुका था फर्स्ट ऑर्डर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो डरने की कोई बात ही नहीं है। हुआंग शियाओलोंग द्वारा पीछे धकेले जाने के बाद आखिरकार हुआंग वेई को होश आया और वह गुस्से से चिल्लाने लगा। असंभव, यह संभव नहीं है। यह असंभव है कि आप देर से पहले ऑर्डर तक चरम पर पहुंचे। उसके पास ग्रेड 10 की मार्शल स्पिरिट थी। वह स्वर्ग का पुत्र था और उसने 1000 साल पुराना लीरियन हॉट ग्रास ले लिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने लेट फर्स्ट ऑर्डर के चरम पर पहुंचने के लिए 5 महीने का कठिन प्रयास किया था। हुआंग जियाओलोंग के बारे में क्या? उसके पास केवल ग्रेड 7 की मार्शल स्पिरिट थी। हुआंग काइड, हुआंग मिंग और अन्य लोग हुआंग वेई के समान ही सोच रहे थे। इस समय हुआंग पेंग हुआंग काइड के पास गया और समझाया, पिताजी, 4 महीने पहले जियालोंग को पीछे के पहाड़ की एक घाटी में यांग फल के 5 टुकड़े मिले थे। क्या यांग फल? हुआंग काइड और अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। हाँ, शियाओलोंग ने 3 टुकड़े निगल लिए और बाकी 2 सु यान और मुझे दे दिए गए। अब मैं छठे क्रम के चरम पर पहुंच गया हूं, हुआंग पेंग ने कहा और उसने छठे क्रम के अंत में अपनी चरम युद्ध क्यूई जारी की। खेती के लिए यांग फल के 3 टुकड़े निगल रहा हूं। हुआंग काइड ने मंच पर हुआंग शियाओलोंग को अवाक होकर देखा, क्योंकि शब्दों ने उसे विफल कर दिया था। उपस्थित सभी लोगों को वास्तविक कारण के बारे में बताया गया कि कैसे हुआंग शियाओलोंग पहले ऑर्डर के अंत में चरम पर पहुंच गया। यांग फल के 3 टुकड़े। आह, फल का प्रत्येक टुकड़ा लीरियन हॉट ग्रास के डंठल के बराबर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियालोंग का भाग्य इतना अच्छा होगा। यह एक अच्छी बात है। हुआंग काइड ने एक अजीब सी हंसी भरी। यदि यांग फल के ये 3 टुकड़े इसके बदले हुआंग वेई को दिए जाते तो वह दूसरे क्रम में आगे बढ़ जाता। हुआंग काइड ने मन ही मन सोचा। यहां तक कि हुआंग काइड के बगल में बैठे ली म्यू ने भी सोचा कि हुआंग शियाओलोंग द्वारा यांग फल के 3 टुकड़े निगलने का कृत्य घृणित था। धीरे धीरे सभी लोग सदमे से उबर गए और धीरे धीरे बैठ गए। मंच पर हुआंग वेई ईर्ष्या से भर गया। उसने नफरत से हुआंग शियाओलोंग की ओर घूरकर देखा। मैं कहता हूं तो आप किसी कुत्ते की किस्मत में फंस गए और यांग फल के 3 टुकड़े निगल गए और इस तरह देर से पहले ऑर्डर में चरम पर पहुंच गए। मुस्कुराते हुए हुआंग शियाओलोंग ने कहा, तो कहने का मतलब यह है कि आपके देर से पहले ऑर्डर के शिखर पर पहुंचने का कारण 1000 साल पुराना लीरियन हॉट ग्रास नहीं है। हुआंग वेई का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह बिना किसी चेतावनी के हुआंग शियाओलोंग पर एक और हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हुआंग शियाओलोंग ने जल्दबाजी में अपनी मुठ्ठियां उठाईं और हुआंग वेई की आने वाली मुट्ठी पर सीधे मुक्का मारा। तुरंत हुआंग वेई को पीछे धकेल दिया और फिर वह ऊपर उछला और हुआंग वेई के पेट पर एक लात मारी। कुछ महीने पहले के झोउ जुएदोग की तरह हुआंग वेई पके हुए झींगे के आकार में चिल्लाते हुए वापस उड़ गए। अंततः जमीन को छूने से पहले वह मंच से 7 से 8 मीटर दूर थे। अपने पेट को पकड़ते हुए हुआंग वेई को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सभी आंतरिक अंगों ने अपनी जगह बदल ली हो। अत्यधिक दर्द के कारण उसकी आंखों के कोने से आंसू बह निकले। हुआंग शियाओलोंग हुआंग वेई के सामने आया। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, 5 महीने पहले क्या आपने नहीं कहा था कि आप कबीले की सभा के दौरान मेरी दोनों बाहों को अपंग कर देंगे? शब्द निकलते ही हुआंग वेई के चेहरे पर एक पैर पड़ गया। हुआंग वेई की एक और दयनीय चीख निकली। दोनों हाथ अपंग। मुख्य मंच पर निराश हुआंग काइड ने अपने बड़े बेटे हुआंग मिंग की ओर देखा, क्योंकि वह इस मामले से अनजान था। अपने पिता की प्रश्नवाचक दृष्टि से लड़खड़ाते हुए हुआंग मिंग ने छिपने की कोशिश करते हुए अपनी गर्दन सिकोड़ ली। इस समय हुआंग वेई की एक और दयनीय चीख निकल गई। देखने के लिए पीछे मुड़ते हुए हुआंग काइड ने देखा कि हुआंग जियाओलोंग हुआंग वेई के चेहरे पर एक और पैर रख रहा है। हुआंग शियाओलोंग को रोकने के लिए अपना मुंह खोलते हुए उनके पोते ने पहले जो सवाल पूछा था वह उनके दिमाग में घूम गया। क्या दूसरों को लड़ाई के दौरान हस्तक्षेप करने की अनुमति है? अनिच्छा से हुआंग काइड ने अपने दिल में कड़वाहट के अंश के साथ अपना मुंह बंद कर लिया। आखिरकार उन्हें अपने पोते के प्रश्न का उद्देश्य समझ में आया। कुल मिलाकर हुआंग शियाओलोंग ने हुआंग वेई के चेहरे पर 3 बार लात मारी। हुआंग वेई का लुक, जिसे औसत से ऊपर माना जा सकता था, आखिरकार सुअर के सिर में बदल गया।
ये देखकर कि उसके बेटे को इतना पीटा गया कि उसे पहचाना नहीं जा सका, हुआंग मिंग ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी सामान्य मृत अभिव्यक्ति की जगह रोशनी ले ली और उसकी आंखों में एक ठंडी, तेज रोशनी चमक उठी। आह टिल्डर, हुआंग शियाओलोंग की लगातार 3 किक ने हुआंग वेई को एक पागल जानवर की तरह पागल कर दिया। जोर से दहाड़ते हुए उसके शरीर के चारों ओर बैटल क्यूई चिंताजनक रूप से उठी। हुआंग वेई के शरीर से एक अलग आभा निकल पड़ी। अचानक हुए इस बदलाव ने सभी को स्तब्ध कर दिया और उनकी आंखें सदमे से बाहर निकल आईं। अपने बेटे में अचानक बदलाव को महसूस करते हुए हुआंग मिंग की रोष की अभिव्यक्ति परमानंद में बदल गई। युवा लॉर्ड हुआंग वेई को एक सफलता मिली। दूसरा क्रम, यह दूसरे क्रम का माहौल है। हुआंग कबीले मनो के कुछ बुजुर्ग जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। दूसरा आदेश, हुआंग वेई के शरीर के चारों ओर युद्ध क्यूई की अचानक वृद्धि के साथ, जो अभी अभी दूसरे क्रम में पहुंचा था, हुआंग पेंग और सु यान एक बार फिर तनाव में थे। हुआंग वेई ने दूसरे आदेश को तोड़ दिया। क्या इसका मतलब यह है? अच्छा, हुआंग काइड अपने पोते हुआंग वेई को देखकर बहुत खुशी से चिल्लाया। इस वर्ष की कबीले सभा के दौरान हुआंग वेई अप्रत्याशित रूप से दूसरे क्रम में आगे बढ़े। वास्तव में एक सुखद आश्चर्य। कुछ कदम पीछे हटते हुए, हाल ही में टूटे हुए हुआंग वेई को देखते हुए हुआंग शियाओलोंग भी इतने सुखद आश्चर्य से थोड़ा चकित रह गए। दूसरे क्रम का योद्धा हुआंग शियाओलोंग की अभिव्यक्ति वैसी ही शांत रही। इस समय हुआंग वेई धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी दोनों आंखें खून से लाल थीं और हुआंग शियाओलोंग को जानलेवा तरीके से घूर रही थीं। अपने शरीर के भीतर शक्ति और लड़ाई क्यूई की वृद्धि को महसूस करते हुए हुआंग वेई ने हर एक शब्द को स्पष्ट किया। थोड़ी देर में मैं चाहता हूं कि तुम घुटनों के बल बैठ जाओ और मेरे पैर की उंगलियों को चाटो। केवल यही उसके पहले के अपमान और अपमान को धो सकता है। वास्तव में हुआंग शियाओलोंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। गुस्से में चिल्लाते हुए हुआंग वेई एक झटके में हुआंग शियाओलोंग के सामने आ गया। दोनों मुठ्ठियां बैटल क्यूई से चमक उठी और हुआंग जियाओलोंग की ओर मुक्का मारा। दूसरे क्रम पर आगे बढ़ने के बाद न केवल उसकी शक्ति बढ़ गई, बल्कि उसकी गति भी काफी बढ़ गई। अपने दिल को मोह में लेकर हुआंग पेंग और सु यान बीच में बोलने वाले थे, तभी अचानक हुआंग शियाओलोंग, जो मंच पर खड़ा था, ने अपनी दोनों मुठ्ठियां उठा लीं, क्योंकि युद्ध क्यूई उसके चारों ओर घूम रही थी। एक बार फिर सीधे हुआंग वेई की मुठ्ठियों से टकरा गई। धमाके, जैसे ही हुआंग वेई की आकृति पीछे की ओर उड़ी, एक जोरदार आवाज गूंज उठी। क्या असंभव, यह कैसे हो सकता है? दूसरे क्रम का योद्धा, एक दूसरे क्रम के योद्धा की लड़ाई क्यूई ऊर्जा। हुआंग कबीले मनो के वे बुजुर्ग और प्रबंधक जो अभी अभी अपनी सीटों पर बैठे थे, एक बार फिर सदमे में खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था जब वे हुआंग शियाओलोंग को चुपचाप घूर रहे थे। आंखें लगभग उनकी जेब से बाहर आ रही थीं। हुआंग काइड और ली म्यू दोनों भी खड़े हो गए। उनकी आंखों में अविश्वास स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। यह क्या बकवास है? क्या इस आदमी के कुत्ते की किस्मत कुछ ज्यादा ही मजबूत नहीं है? हुआंग काइड का सिर हुआंग पेंग की दिशा में घूम गया, जबकि दोगुना सदमे में आया हुआंग पेंग व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया और असहाय रूप से समझाया, पिताजी, इस बारे में मैं भी अंधेरे में हूं। बेटा, अरे बेटा, उसके इस बेटे ने सचमुच उसे बहुत ज्यादा चिंता में डाल दिया है। उन्होंने कभी सपने में भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके बेटे की असली ताकत पहले ऑर्डर की चरम सीमा नहीं बल्कि दूसरा ऑर्डर था। दूसरा आदेश। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को मंच पर देखा, उनका शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। इस समय उनके मन में मंच पर चढ़ने और अपने बेटे को कसकर गले लगाने की इच्छा हुई। हुआंग पेंग के दिल में गर्व की लहर उभर आई। ये युवा लड़का जिसने केवल 5 महीने तक खेती की और दूसरे क्रम तक पहुंच गया, उसका बेटा, उसका हुआंग पेंग का बेटा था। सु यान अपनी आंखें थोड़ी लाल करके वहीं खड़ी रही और उसकी अभिव्यक्ति उसके पति की तरह ही थी। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह सच नहीं हो सकता, यह सच नहीं है। मंच पर हुआंग वेई ऐसे चिल्लाया जैसे वह पागल हो गया हो। हुआंग शियाओलोंग को लगातार घूरता रहा और इनकार में अपना सिर हिलाता रहा। अध्याय 15। मेरे हाथ फिसल गए। हुआंग वेई के पागलपन के कृत्य को देखकर हुआंग शियाओलोंग ने व्यंग्य किया और धीरे धीरे उसकी ओर चला। जियालोंग को निकट आते देख हुआंग वेई, जो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था और चिल्ला रहा था, अचानक रुक गया। जैसे ही वह अवचेतन रूप से पीछे हट गया, उसकी आंखों में डर छा गया। हालांकि जैसे ही उसने हार स्वीकार करने के लिए अपना मुंह खोला, एक छाया धुंधली हो गई और हुआंग शियाओलोंग की मुट्ठी सीधे उसके चेहरे पर लगी। हुआंग वेई बुरी तरह चिल्लाई और अस्थिर रूप से लड़खड़ाने लगी। शुरुआती हमले का फायदा उठाते हुए हुआंग शियाओलोंग करीब आ गया और एक और मुक्का मारा। कई मुक्कों के बाद हुआंग वेई पहले से ही भ्रमित और भटका हुआ था। यह बताने में असमर्थ था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम कहां है। उसका चेहरा और भी बड़े सुअर के सिर में बदल गया। अपने बेटे के दयनीय अंत को देखकर मंच के नीचे हुआंग मिंग अंततः इसे और अधिक देर तक नहीं रोक सका। अपने पिता हुआंग काइड की ओर मुड़ा और विनती की, पिताजी, आप देख रहे हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए? एक पल के लिए झिझकते हुए हुआंग काइड ने कहा, यह काफी है, जियालोंग। अपने दादा हुआंग काइड की आवाज सुनकर हुआंग शियाओलोंग ने जाने देने से पहले हुआंग वेई पर एक अंतिम जोरदार मुक्का मारा। आप, हुआंग मिंग ने गुस्से से देखा। हुआंग मिंग की क्रोधित दृष्टि को नजरअंदाज करते हुए हुआंग शियाओलोंग ने समझाया, चाचा, भतीजे की गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दें। हाथ की फिसलन एक विशाल सुअर के सिर में बदल चुके हुआंग वेई को देखकर हर किसी के चेहरे पर एक अजीब भाव था। ली म्यू के पास बैठी ली लो अब अपनी हंसी को कम नहीं कर सकी और ग्रैंड हॉल में खंगती घंटी की तरह हंसी की एक गूंज दूसरी बार गूंज उठी। मंच पर हुआंग शियाओलोंग को देखते ही हुआंग काइड की भौहें सिकुड़ गईं। उसका मुंह खुल गया लेकिन उसे सही शब्द नहीं मिल सके। अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वह देख सकता था कि हुआंग शियाओलोंग पहले से ही उदार था और हुआंग वेई की चोटें सिर्फ मांस के घाव थीं। दूसरी ओर हुआंग मिंग ने गुस्से से लगभग खून की उल्टी कर दी। इस समय हुआंग वेई की आवाज ने दुख भरी सिसकियों के साथ सन्नाटे को चीर दिया जब वह लंगड़ाते हुए हुआंग मिंग की ओर बढ़ा। पिताजी, उसने मुझे मारा, उसने वास्तव में मुझे मारा। उसकी उंगली हुआंग जियाओलोंग की ओर इशारा कर रही थी। उसके चेहरे से आंसू और स्नोट अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। अंत में हुआंग वेई सिर्फ 7 साल का बच्चा था, जिसे हुआंग शियाओलोंग ने इस हद तक दीवारों से घेर लिया था और उसका अंत एक ऐसे चेहरे के साथ हुआ जो अब इंसान जैसा नहीं लगता था। हुआंग कबीले मनो के बुजुर्गों और प्रबंधकों ने अपना सिर हिलाया, जिससे हुआंग मिंग को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हुआंग वेई और हुआंग शियाओलोंग के बीच बहस का यह दौर हुआंग वेई के सुअर के सिर की तरह दिखने के साथ समाप्त हुआ। सभा अन्य शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ गई। लेकिन हुआंग वेई और हुआंग शियाओलोंग के बीच लड़ाई के दौरान रोमांच की तुलना में बाद की लड़ाई फीकी थी। कुछ घंटों बाद वार्षिक कबीले सभा समाप्त हो गई।
जैसे ही सभी लोग चले गए, वे अपने दिलों के अंदर लगातार आहें भरते रहे। इस साल की क्लान असेंबली का कथित सितारा एक मजाक के रूप में समाप्त हो गया, जबकि हुआंग शियाओलोंग, जिस पर किसी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया था, वह सबसे चमकदार उपस्थिति बन गया। उत्तरी प्रांगण। मुख्य हॉल में हुआंग वेई ने उग्र रूप से दहाड़ते हुए कहा, अगर हुआंग शियाओलोंग ने अपनी मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा के आधार पर 3 यांग फलों को निगलने के लिए कुछ कुत्ते की किस्मत का सहारा नहीं लिया होता, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं होता जिससे वह दूसरे क्रम को तोड़ने में सक्षम होता। मैं इसे मानने से इनकार करता हूं। हुआंग शियाओलोंग, मैं अगले साल की कबीले सभा के दौरान आपको इसके लिए भुगतान करूंगा। मैं निश्चित रूप से अपना बदला लूंगा। मैं इस अपमान का 100 गुना तुम्हें लौटाऊंगा। हुआंग वेई का चेहरा, जिसे पीट पीट कर सुअर के सिर जैसा बना दिया गया था, गंभीर था और गुस्से से विकृत हो गया था। हुआंग मिंग भावशून्य होकर वहीं बैठा रहा, लेकिन समय समय पर उसकी आंखों में एक तेज ठंडी चमक झलकती थी। इस साल की क्लान असेंबली में हुआंग शियाओलोंग ने उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उत्तरी प्रांगण के उदास माहौल के विपरीत पूर्वी प्रांगण हंसी और उल्लास से भरा हुआ था। अच्छा बेटा, इस बार तुमने अपने पिताजी को निराश नहीं किया। जोर से हंसते हुए हुआंग पेंग ने कहा, ताजा, बहुत ताजा। अपने बड़े भाई हुआंग मिंग के सामान्य मृत चेहरे पर उग्र अभिव्यक्ति के बारे में सोचकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। जियाओलोंग, आओ, मां को तुम्हें ध्यान से देखने दो। सु यान ने हुआंग शियाओलोंग को अपने सामने खींच लिया, उसे सिर से पांव तक जांचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमें यह भी नहीं बताया कि आप दूसरे ऑर्डर में घुस गए। आपने मां और पिताजी को बहुत चिंतित कर दिया इतने लंबे समय तक आपकी वजह से। हुआंग जियाओलोंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, वह केवल मुस्कुराया। यदि उसके माता पिता को पता चला कि वह वास्तव में द्वितीय श्रेणी का योद्धा नहीं है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन हुआंग शियाओलोंग ने अपनी ताकत को गुप्त रखने का फैसला किया। यदि उसकी तीसरे क्रम की लड़ाई की ताकत उजागर हो गई, तो मुसीबतें इतनी सरल नहीं होंगी। उसकी मौजूदा ताकत सेकंड ऑर्डर को बहाने के रूप में 3 यांग फलों का उपयोग करके समझाया जा सकता है, लेकिन तीसरे ऑर्डर के अंत में एक शिखर संदेह और संदेह पैदा करेगा। और अगर दूसरों को पता चला कि उसकी मार्शल स्पिरिट वास्तव में एक शानदार मार्शल स्पिरिट थी, तो यह ला सकता है हुआंग कबीले मनु पर नरसंहार की तबाही के बारे में। पूर्वी मुख्य हॉल में कुछ समय तक अपने माता पिता द्वारा नारे दिए जाने के बाद आखिरकार हुआंग शियाओलोंग को अपने छोटे से आंगन में लौटने की अनुमति दी गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, एक छोटी सी आकृति उसकी बाहों में आ गई। जियालोंग ने चकमा नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराया और कहा, छोटे आदमी, तुम इन 2 दिनों में कहां भाग गए थे? यह छोटी सी आकृति वायलेट डिवोरस स्पिरिट बंदर थी। आधा साल बीत चुका है, लेकिन छोटे वायलेट डिवोरस स्पिरिट मंकी के शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि उसकी आंखें अधिक सूक्ष्म थीं, पुतलियां चमकदार बर्फीली नीली थीं। हा, छोटा बैंगनी बंदर चीखते और इशारे करते हुए हुआंग शियाओलोंग के कंधे पर आ गया। आप कह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ पीछे के पहाड़ की यात्रा करूं? हुआंग शियाओलोंग ने पूछा। आधे साल तक इस छोटे बैंगनी बंदर के साथ रहने के कारण हुआंग शियाओलोंग आमतौर पर छोटे बंदर की शारीरिक भाषा को समझ सकता था। छोटे बंदर के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी क्योंकि वह जोर से सिर हिला रहा था। ठीक है, चलिए चलते हैं। हुआंग शियाओलोंग ने सहमति में अपना सिर हिलाया, क्योंकि इस समय कुछ खास नहीं चल रहा था। छोटे बैंगनी बंदर के साथ हुआंग कबीले मनो से बाहर निकलकर वे छोटे बैंगनी बंदर के मार्गदर्शन में एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। उनके सामने कुछ दूरी पर 10 मीटर से अधिक लंबा अजगर दिखाई दिया, एक विशाल 12 फ्लोरेट अजगर। हुआंग शियाओलोंग ने विशाल 12 फ्लोरेट पाइथन को देखते हुए अनायास ही ठंडी हवा का झोंका ले लिया। छोटे बैंगनी रंग के उसे यहां लाने का कारण आखिरकार उसे समझ आ गया, वह बाधा से निपटने के लिए यहां है। हुआंग शियाओलोंग और छोटे बैंगनी बंदर को देखते हुए 12 फ्लोरेट पाइथन ने अचानक अपना सिर उठाया। दोनों आंखें हुआंग शियाओलोंग और छोटे बंदर को घूर रही थीं। उसकी लंबी जीभ एक बार बाहर निकली और तुरंत बाहर निकल गई। हुआंग शियाओलोंग गंभीर दिख रहे थे। वह देख सकता था कि यह 12 फ्लोरेट पाइथन एक स्टेज 4 राक्षसी जानवर था। हालांकि केवल चरण 4 में तीसरे क्रम के अंतिम चरण हुआंग शियाओलोंग के लिए इसे उच्च जोखिम माना जाता था। 12 फ्लोरेट पाइथन के पहले हमले को चकमा देते हुए हुआंग शियाओलोंग का छायाचित्र किनारे की ओर खिसक गया और उसके कंधे पर बैठा छोटा बैंगनी बंदर हवा में उछल गया। अजगर के सिर के ऊपर उतर गया। 2 बंदर के पंजे नीचे गिर गए। सिर पर चोट लगने से 12 फ्लोरेट अजगर दर्द के कारण जोर से फुफकारने लगा। अपने लंबे शरीर को मोड़ने के साथ उसका मुंह चौड़ा हो गया। वह छोटे बैंगनी बंदर को निगल जाना चाहता था। हुआंग शियाओलोंग का दिल धड़कने से चूक गया, लेकिन ठीक इसी समय छोटा बैंगनी बंदर हवा के बीच में ही अपने रास्ते से कुछ मीटर दूर चला गया। अजगर के खुले हुए जबड़े को छूते हुए शियाओलोंग ने राहत की सांस ली। असुर रणनीति चलाते हुए वध का माहौल लेकर आभा के काले धागे उभरे, तेजी से घूम रहे थे और हुआंग शियाओलोंग के चारों ओर काले कोहरे की एक परत बना रहे थे। उनकी आंखें खून से लाल हो गईं और बाल पूरी तरह से सफेद हो गए। हुआंग शियाओलोंग ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि एक तरफ खड़े होकर उसकी खून से लाल आंखें कभी भी 12 फ्लोरेट पाइथन को वायलेट डिवोरस स्पिरिट बंदर से जूझते हुए नहीं छोड़ रही थीं। जैसे ही अजगर अपने शरीर को इधर उधर मोड़ने वाला था, अचानक किनारे पर खड़े हुआंग शियाओलोंग ने अपनी चाल चली। ऊपर उड़ते समय दूर से उसका शरीर सूर्य के नीचे काले बादलों के समूह जैसा लग रहा था। अनायास ही जैसे ही वह 12 फ्लोरेट पाइथन के सिर के नीचे दिखाई दिया, असुर के ब्लेड उसके हाथों में दिखाई दिए और उसके हाथों की एक लहर के साथ प्रकाश की 2 काली किरणें गुजर गईं। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। 12 फ्लावर पाइथन का सिर जमीन पर लुढ़कते ही ताजा खून गीजर की तरह फूटने लगा, जो कुछ ही क्षण बाद पूरी तरह से बंद हो गया। उसकी आंखें और बाल धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए और हुआंग शियाओलोंग ने छोटे बैंगनी बंदर के साथ चलते हुए ब्लेड को अपनी बाहों में वापस ले लिया। अध्याय 16। चौथे क्रम में सफलता। 12 फ्लोरेट अजगर की लाश के सामने खड़े होकर छोटा बैंगनी बंदर उछलकर बाहर आया और अजगर के सिर पर उतरा और अपने तेज छोटे पंजों के प्रहार से उसने एक छेद बनाया और एक छोटी सी पीली चीज खोदी जो मनके की तरह दिखती थी। जब हुआंग शियाओलोंग ने छोटे पीले मोती को देखा, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जानवर कोर। सामान्य तौर पर एक मध्य स्तर के राक्षसी जानवर द्वारा एक जानवर के कोर को संघनित करने की संभावना 1000 में से 1 थी। केवल चरण 7 और उससे ऊपर के राक्षसी जानवर ही 100% सफलता दर के साथ एक जानवर के कोर को संघनित कर सकते थे। हैरानी की बात यह है कि इस स्टेज 4 12 फ्लोरेट पाइथन में एक जानवर का कोर था। स्टेज 4 बीस्ट कोर को बाहर बेचने पर 2 से 300 सोने के सिक्कों की कीमत मिल सकती है। इस समय छोटा बैंगनी बंदर अजगर की लाश के पेट के करीब चला गया। 2 छोटी उंगलियां त्वचा पर एक छेद बनाती हुई सरकती हैं और एक बार फिर छोटी उंगलियां चारों ओर खोदती हैं और 2 अंगूठों के आकार का कुछ घृणित दिखने वाला हिस्सा निकालती हैं। सर्पपेट। हुआंग जियाओलोंग ये सोचकर चमक उठा।
ये चरण 4/12 फ्लोरेट पाइथन का पित्त पोषण का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसे निगलने से न केवल किसी की लड़ाई क्यूई की खेती में वृद्धि हो सकती है, बल्कि शरीर भी मजबूत हो सकता है। सांप के पित्त को खोदने के बाद वायलेट डिवाउरर स्पिरिट बंदर ने इसे एक चुटीली मुस्कान के साथ हुआंग शियाओलोंग को दिया। फिर उसने अपना मुंह खोला और हुआंग शियाओलोंग के प्रतिक्रिया करने से पहले जानवर के कोर को निगल लिया। तुमने इसे खाया? हुआंग शियाओलोंग हैरान रह गया। एक जानवर का कोर राक्षसी जानवर की तत्व शक्ति का एक समेकन था, लेकिन यह केंद्रित तत्व शुद्ध नहीं था। इसे अन्य जड़ी बूटियों या अमृत के साथ परिष्कृत करके गोलियां बनाने के बाद ही निगला जा सकता था। यदि कोई अभ्यासी किसी जानवर के शरीर को सीधे निगल लेता है, तो वह उनके शरीर के अंदर हिंसक राक्षसी जानवर की ऊर्जा के कारण टुकड़ों में उड़ने से मर जाएगा। लेकिन छोटा बंदर जानवर का कोर निगलने के बाद भी ठीक था। छोटे बंदर को मासूमियत से अभिनय करते देख हुआंग जियाओलोंग निःशब्द हो गया। एक क्षण बाद वह वापस 12 फ्लोरेट पाइथन के अवशेषों की ओर मुड़ा और एक संक्षिप्त विचार के बाद उसने शरीर को वैसे ही छोड़ने का फैसला किया और छोटे बैंगनी बंदर के साथ वापस हुआंग कबीले मनो की ओर चल दिया। हुआंग कबीले मनो में वापस हुआंग शियाओलोंग ने गार्डों में से एक को कुछ शराब खरीदने का निर्देश दिया, जिसमें उसने सांप के पित्त को मिलाया। सांप के पित्त को शराब में डुबाकर उसने शराब के पूरे जग को अपने गले से नीचे उतार लिया। एक बार जब शराब उसके पेट से टकराई तो एक शक्तिशाली कच्ची ऊर्जा बाहर निकली, जो तुरंत ऊर्जा के गर्म धागों में बदल गई और उसके पूरे शरीर में फैल गई। हुआंग शियाओलोंग ने सांप के पित्त से आने वाली ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए तुरंत असुर रणनीति चलाई। एक रात बीत गई। जब हुआंग शियाओलोंग जागे तो उनकी आंखों में पिछली रात के अभ्यास से खुशी का संकेत था। उनकी बैटल क्यूई की मोटाई बहुत बढ़ गई थी। सांप का एक पित्त 1 महीने के कठिन अभ्यास के बराबर था। उसे लग रहा था कि इन कुछ दिनों के भीतर वह चौथे क्रम में प्रवेश कर सकता है। चौथे क्रम की बाधा पतली हो गई थी, जो एक संकेत था कि वह किसी भी समय सफलता प्राप्त कर सकता था। ठंडे जेड बिस्तर से खड़े होकर जैसे ही उसने बिस्तर वापस असुर रिंग में रखा, उसने आंगन के बाहर से अपनी बहन हुआंग मिन की आवाज सुनी, बड़े भाई, बड़े भाई। हुआंग शियाओलोंग थोड़ा चकित था। सूरज अभी अभी उगा था और पहले से ही यह छोटी लड़की उसे ढूंढने के लिए यहाँ दौड़ी थी। पता नहीं क्या हुआ था। हुआंग जियाओलोंग अपने कमरे से बाहर चला गया। बड़े भाई, पिताजी और माँ चाहते हैं कि आप ग्रैंड हॉल में जाएं। हुआंग मिन आंगन में आई और कहा कि एक बार उसने हुआंग शियाओलोंग को देखा था। ग्रैंड हॉल में हुआंग शियाओलोंग के मन में संदेह कौंध गया। ग्रैंड हॉल में केवल कबीले मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई। छोटे आंगन से बाहर निकलते हुए वह बुलाए गए ग्रैंड हॉल की ओर चला गया और जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता पहले से ही वहां मौजूद थे, जिसमें उसके चाचा हुआंग मिंग, हुआंग वेई और हुआंग कबीले मनो के अन्य बुजुर्ग शामिल थे। जब हुआंग शियाओलोंग ने हॉल में कदम रखा तो अलग अलग अर्थों वाली निगाहें उस पर टिकी थीं और हुआंग वेई उसे जहरीली आंखों से घूर रहा था। माता पिता हुआंग शियाओलोंग, हुआंग पेंग और सुयान के पास आकर उनके बगल में बैठ गया। हुआंग पेंग और सुयान ने अपने बेटे की ओर सिर हिलाया। अपने बच्चे को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हुआंग काइड और ली म्यू इस समय ग्रैंड हॉल में चले गए और ली म्यू के बगल में उनकी पोती ली लू थी। ये देखकर कि ली म्यू और ली लू भी मौजूद थे, हुआंग शियाओलोंग पहले से ही कारण का अनुमान लगा सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, दादाजी हुआंग काइड ने अपना स्थान ग्रहण करने के बाद ग्रैंड हॉल में उपस्थित लोगों पर एक सरसरी नजर डाली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यहाँ सभी से एक मामले के बारे में आपको सूचित करने का अनुरोध किया। भविष्य में हमारा हुआंग कबीले मनो और ली परिवार ससुराल होंगे। ससुराल बन जाओ। ग्रैंड हॉल में एक छोटा सा आश्चर्यजनक हंगामा शुरू हो गया, लेकिन वे इस खबर से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि यह पहले ही लीक हो चुका था। यह सुनकर हुआंग वेई रोमांचित हो गए। हुआंग काइड ने जारी रखा, यह सही है, हुआंग कबीले मनो के हुआंग वेई और ली फैमिली की मिस ली लू के बीच सगाई। सभी बुजुर्ग बधाई देने के लिए दौड़ पड़े। बधाई हो, ओल्ड मैनर लॉर्ड। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। अचानक एक कोमल आवाज निकली। यह इतना अप्रत्याशित था कि हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। आवाज के मालिक की तलाश की गई तो वह ली लू निकली जो ली म्यू के पास बैठी थी। लुए, तुम। ली म्यू उसे डांटने ही वाला था, लेकिन ली लू ने उसे रोक दिया। नहीं दादाजी, मुझे यह हुआंग वेई पसंद नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, उसका सिर एक अलग दिशा की ओर मुड़ गया और एक उंगली हुआंग जियाओलोंग की ओर उठी। मुझे वह पसंद है। अगर मेरी सगाई होनी है तो मैं उससे सगाई करना चाहती हूँ। ग्रैंड हॉल में मृत सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरों पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद का भाव था, जबकि हुआंग मिंग और हुआंग वेई के चेहरों पर खिली मुस्कुराहट बदसूरत रूप से मुरझा गई। ली लो के मुंह से निकले शब्दों से वे अवाक रह गए, खासकर हुआंग वेई। उसका चेहरा लाल हो गया और फिर गहरे बैंगनी बैंगनी रंग का हो गया। उसकी क्रूर निगाहें हुआंग जियाओलोंग पर पड़ी, मानो वह उसे जिंदा निगल जाना चाहता हो। हुआंग शियाओलोंग खुद स्तब्ध था। वह उस छोटी लड़की को घूर रहा था जो उसकी ओर इशारा कर रही थी, उसे गंदगी में फंसाने की कोशिश कर रही थी। बकवास। होश में आते हुए ली म्यू ने फटकार लगाई। ली लो का छोटा चेरी मोह दृढ़ता से चिल्लाया, दादाजी, मैं बकवास नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं उसे पसंद करती हूँ। हुआंग जियाओलोंग को देखते हुए उसने जारी रखा, वह लोगों को पीटते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। उस वाक्य को सुनकर उपस्थित किसी को भी समझ नहीं आया कि हंसना है या रोना। सिर्फ इसलिए कि कल कबीले सभा के दौरान हुआंग शियाओलोंग हुआंग वेई को हराते हुए अच्छे लग रहे थे, इसलिए लू को हुआंग शियाओलोंग पसंद आया और वह हुआंग शियाओलोंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। ली म्यू को स्थिति बेहद शर्मनाक लगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ली लू को कैसे डांटा। उसने अपना मन नहीं बदला और हुआंग वेई के बजाय हुआंग शियाओलोंग पर जोर दिया। भाई काइड, ये अंत में ली म्यू ने असहाय आचरण के साथ हुआंग काइड का सामना किया। वे दोनों इस मामले पर पहले ही निर्णय ले चुके थे और यहाँ सभी को इकट्ठा करके इसे आधिकारिक बनाने की प्रक्रिया में थे, लेकिन अब हुआंग काइड एक पल के लिए चुप रहे, फिर कहा, चलो निर्णय लेने से पहले 2 साल प्रतीक्षा करें। ली म्यू ने सिर हिलाया, ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। यह देखकर कि हुआंग शियाओलोंग या हेलियन हुआंग के कारण ऐसा मुद्दा उत्पन्न हुआ था, हुआंग वेई की आंखें आग उगल रही थी क्योंकि वह हुआंग शियाओलोंग को घूर रहा था। बेशक हुआंग शियाओलोंग को महसूस हो रहा था कि नफरत उसकी ओर निर्देशित हो रही है, फिर भी जब वह वहां बैठा था तो उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। कुछ क्षण बाद सभी लोग ग्रैंड हॉल से तितर बितर हो गए। हुआंग शियाओलोंग ने अपने माता पिता के साथ ग्रैंड हॉल छोड़ दिया, अपने माता पिता से अलग होने के बाद अपने छोटे से आंगन में लौटना। उन्होंने कठिन अभ्यास करना जारी रखा क्योंकि वह ये जानने के लिए उत्सुक थे कि चौथे क्रम में पहुंचने के बाद उनकी मार्शल भावना में क्या बदलाव आएंगे और यह किस क्षमता को लाएगा। समय बीतता गया और 5 दिन बाद की बात थी। इस रात हुआंग शियाओलोंग ठंडे जेड बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठा था।
असुर रणनीति चला रहा था और पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा एक अंतहीन झरने की तरह उस पर गिर रही थी। दो सिरों वाली सर्प मार्शल स्पिरिट तेजी से पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल रही थी, क्योंकि पाताल लोक युद्ध क्यूई चौथे क्रम की बाधा के खिलाफ बार बार उसके शिरोबिंदु में हिंसक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था। दूसरे क्रम और तीसरे क्रम की पिछली सफलताओं के समान हुआंग शियाओलोग ने अपनी लड़ाई क्यूई को प्रसारित करते हुए दृढ़ता बनाए रखी और अंत में चौथे क्रम की बाधा टूट गई। छोटी दरारें धीरे धीरे बढ़ी और बड़ी हो गई। चौथा आदेश, सफलता। उसी क्षण जब वह चौथे क्रम में पहुंचा, हुआंग शियाओलोग के पीछे दो सिर वाले सर्प मार्शल स्पिरिट ने अचानक काले और नीले रंग की चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। ड्रैगन के समान एक भेदी दहाड़ जो अभी तक नहीं सुनाई दी। दोनों सांप वास्तव में सिर से लेकर पूंछ तक एक दूसरे से अलग हो गया। दो अलग अलग सांप निकले, एक नीला सांप और एक काला सांप। गलत, सटीक कहें तो नीला सांप और काला सांप नहीं, क्योंकि दो भागों में विभाजित होने के बाद दोनों सांप के शरीर के नीचे चार पंजे उगाए और नए तराजू मोटे हो गए, जो ड्रैगन तराजू की तरह दिखते थे। अध्याय 17। केवल हुआंग वेई ही अंदर जा रहा है। अपने पीछे विकसित मार्शल आत्माओं के परिवर्तनों को महसूस करते हुए हुआंग शियाओलोग वास्तव में चौंक गया था। इसे दो सिरों वाली सर्प मार्शल स्पिरिट कैसे कहा जा सकता है? यह बिल्कुल प्राइमोडियल डिवाइन ड्रैगन रेस है, फिर भी जुड़वा दिव्य ड्रैगन। जुड़वा मार्शल स्पिरिट्स। हुआंग शियाओलोग के दिमाग में एक विचार कौवा था, उसे खुद इस पर विश्वास करने में परेशानी हो रही थी। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में जुड़वा मार्शल स्पिरिट रखने वाले लोग बेहद दुर्लभ थे और प्रत्येक को स्वर्ग का गौरव माना जाता था। इसके अलावा हुआंग शियाओलोग की जुड़वा मार्शल आत्माएं शानदार प्रतिभा वाली मार्शल आत्माएं थीं। भले ही उसके पीछे की मार्शल भावना किसी प्राइमोडियल डिवाइन ड्रैगन से बहुत दूर थी, तथापि यह पहली बार विकसित हो रहा था। जब वह सातवें क्रम में प्रवेश करेगा तो उसकी मार्शल स्पिरिट अपने दूसरे परिवर्तन से गुजरेगी और उस समय उसकी मार्शल स्पिरिट वास्तव में एक प्राइमोडियल डिवाइन ड्रैगन बन जाएगी। सदमे के बाद हुआंग शियाओलोग के दिल से उत्साह फूट पड़ा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस मार्शल स्पिरिट के विकास की वह आशा कर रहे थे वह इस तरह से सामने आएगा। उनकी मार्शल स्पिरिट वास्तव में शानदार प्रतिभा वाली जुड़वा मार्शल स्पिरिट बन गई। फिर जागृत मार्शल स्पिरिट्स की क्षमता क्या थी? वहां दो हैं, वास्तव में दो हैं। विरासत की स्मृति को जुड़वा काले और नीले ड्रैगन से हुआंग शियाओलोग में स्थानांतरित किया गया था। सामान्य तौर पर मार्शल आत्माएं जो पहले परिवर्तन से गुजरी थीं, वे अपनी मार्शल स्पिरिट की विरासत स्मृति से केवल एक जन्मजात प्रतिभा क्षमता को जागृत कर पाती थीं, और क्योंकि हुआंग शियाओलोग के पास जुड़वा मार्शल स्पिरिट थी, इसलिए उन्हें दो जन्मजात क्षमताएं मिली। अपने मन में विरासत की स्मृतियों को याद करते हुए हुआंग शियाओलोग ठंडे जेड बिस्तर पर पालती मारकर बैठ गया। उसका छायाचित्र अचानक धुंधला हो गया और कमरे से पूरी तरह गायब हो गया। लगभग 6 सांसों के बाद उसकी छाया ठंडे जेड बिस्तर पर फिर से दिखाई दी। यह हुआंग शियाओलोग की पहली मार्शल स्पिरिट जन्मजात क्षमता थी, अंतरिक्ष छिपाना। अंतरिक्ष छिपाव, अंतरिक्ष और शून्य के भीतर छिपा हुआ, छाया रहित, निराकार, निशान रहित, अदृश्य। यह क्षमता बहुत अद्भुत है। हुआंग शियाओलोग की आंखों में एक चमक उठी। कल्पना कीजिए, अगर हुआंग शियाओलोग एक गहन लड़ाई के बीच में अचानक गायब हो जाए, चुपचाप प्रतिद्वंद्वी के पीछे छिप जाए और घातक प्रहार करे जबकि प्रतिद्वंद्वी उससे बचाव करने में असमर्थ हो। यह कौशल हत्या के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। हालांकि हुआंग शियाओलोग अभी केवल 6 सांसों के समय तक ही छिप सकता था। जैसे जैसे वह मजबूत होता जाएगा, उसकी ताकत बढ़ने के साथ साथ समय की अवधि भी बढ़ती जाएगी। वह जितना अधिक मजबूत होता जाएगा, उतनी ही अधिक देर तक वह अंतरिक्ष में छिपा रह सकेगा। यदि पहला जन्मजात कौशल अंतरिक्ष छिपाना था, तो दूसरा क्या था? इसके बारे में सोचते हुए हुआंग शियाओलोग का शरीर बिना किसी मतलब के ठंडे जेड बिस्तर से ऊपर तैर गया और उसके कमरे से बाहर उसके छोटे से आंगन में तैरती एक प्रेत आकृति में बदल गया। दूसरी मार्शल स्पिरिट की जन्मजात क्षमता, फैंटम शैडो। दूसरी क्षमता का परीक्षण करते समय हुआंग शियाओलोग ने देखा कि उसकी गति उसकी सामान्य गति से लगभग 1/3 बढ़ गई थी। समान ताकत वाले प्रतिद्वंद्वी से लड़ते हुए जीत हासिल करने के लिए गति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों मार्शल स्पिरिट की जन्मजात क्षमता के संयोजन से वह पूरी तरह से निडर हो सकता है। हुआंग शियाओलोग ने गहरी सांस ली, क्योंकि गर्व सहित विभिन्न भावनाएं उसमें भर गईं। उसके शरीर से एक प्रभावशाली आभा निकल रही थी। कुछ क्षण बाद उसकी भावनाओं का उफान धीरे धीरे शांत हो गया। अचानक हुआंग शियाओलोग ने हाथ हिलाते हुए बीच हवा में छलांग लगा दी। रात के आकाश में एक के बाद एक इथेरियल पाम प्रिंट संघनित होते गए। इस समय को तोड़ने के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी चपलता दोगुनी हो गई थी और उसके प्रत्येक हमले में उसकी मांसपेशियों की विस्फोटक शक्ति अधिक उग्र और अधिक तीव्र थी। ऐसा तब नहीं हुआ जब वह तीसरे क्रम में था। प्रारंभिक योद्धा चरणों में पहले क्रम से तीसरे क्रम तक मेरिडियन में युद्ध क्यूई पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करती है, जिससे मांस मजबूत, सघन और शक्तिशाली हो जाता है, जिससे चौथे क्रम में मेरिडियन में युद्ध क्यूई परिष्कृत हो जाती है, न केवल मांसपेशियां बल्कि टैंडन भी। हुआंग शियाओलोग की हथेली का एक निशान आधा मीटर बड़ी चट्टान से टकराया जो जमीन पर उतरने से पहले छोटे आंगन के कोने पर भूल गया था। रात की हवा चली और आधा मीटर बड़ी चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर पाउडर के मलबे में बदल गई, जो छोटे यार्ड के हर कोने में फैल गई। पहले क्रम से तीसरे क्रम तक प्रत्येक क्रम की सफलता से व्यक्ति की ताकत एक पत्थर बढ़ गई और चौथे क्रम को आगे बढ़ाने पर ताकत दोगुनी हो गई। वर्तमान में हुआंग शियाओलोग के एक हमले में 6 पत्थरों की शक्ति शामिल थी। भोर करीब आ गई और नरम धूप ने हुआंग शियाओलोग की त्वचा को ऐसे सहलाया मानो उसके शरीर पर सुनहरे प्रभामंडल की एक परत हो। हुआंग शियाओलोग अपने छोटे से आंगन में खड़ा था। पूर्वी आंगन की दिशा में बाहर निकलने से पहले सूरज की गर्मी को अपने शरीर में भरने दे रहा था, लेकिन जब वह पूर्वी आंगन के मुख्य हॉल में पहुंचा तो उसके पिता हुआंग पेंग वहां नहीं थे, केवल उसकी मां सु यान थी। हॉल में था। पिताजी ग्रैंड हॉल गए थे? हुआंग शियाओलोग ने हैरान होकर पूछा। सु यान ने सिर हिलाया और कहा, आज सुबह आपके दादाजी ने उनसे वहां जाने के लिए कहा। यहां तक कि हुआंग मिंग और मनो बुजुर्गों को भी बुलाया गया था। मुझे यकीन नहीं है कि वे किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये सुनकर हुआंग शियाओलोग ने अपने पिता के लौटने तक इंतजार करने का फैसला किया। ग्रैंड हॉल में हुआंग काइड मुख्य सीट पर बैठे और बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले उनकी नजरें उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर घूम गईं। कल स्पिरिट पूल खुलता है और हुआंग वेई को 1 महीने के लिए अंदर अभ्यास करने के लिए चुना जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ग्रैंड हॉल में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को जानने वाली निगाहों से देखा और फिर हुआंग पेंग की प्रतिक्रिया को जांचने के लिए चोर निगाहें चुराईं। हुआंग काइड ने अपने नंगे हाथों से हुआंग कबीले मनो की स्थापना की। इस प्रकार किसी भी बुजुर्ग ने उन मामलों का खंडन करने की हिम्मत नहीं की, जैसा कि भगवान ने पहले ही तय कर लिया था।
कई वर्षों के पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार मार्शल स्पिरिट के जागृत होने के बाद स्पैरिंग इवेंट का विजेता 1 महीने के लिए अभ्यास करने के लिए स्पिरिट पूल में प्रवेश करने का पात्र होता है। जाहिर है, इस बार स्पिरिट पूल में प्रवेश करने वाला हुआंग शियाओलोग विजेता था और उसे ही विजेता बनना चाहिए। जब हुआंग पेंग ने अपने पिता की घोषणा सुनी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा और वह गुस्से से उठ खड़ा हुआ। पिताजी, यह अनुचित है। इस वर्ष की कबीले सभा में स्पष्ट रूप से जियाओलोग ने ही हुआंग वेई को हराया था। ऐसा क्यों है कि स्पिरिट पूल कोटा इसके बजाय हुआंग वेई को जाता है? हुआंग काइड थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे स्थिति की अनुचितता का एहसास था और न तो सही और न ही कारण उसके पक्ष में था। इसलिए वह अपने दूसरे बेटे के व्यवहार को फटकार नहीं सकता था। वह केवल असंबद्ध रूप से बड़बड़ा सकता था। हालांकि इस साल की विधानसभा जियाओलोग ने हुआंग वेई पर जीत हासिल की। यह केवल एक था फ्लूक। प्रतिभा के लिहाज से उनकी तुलना करें तो हुआंग वेई की प्रतिभा जियाओलोग से कहीं अधिक है। इस बार वह दूसरे क्रम को तोड़ने में सफल हो सका क्योंकि उसने 3 यांग फल निगल लिए थे। मैंने शुरू में निर्धारित किया था कि विजेता स्पिरिट पूल में प्रवेश करने में सक्षम होगा। मेरा वास्तव में मतलब था कि हर साल नवजागृत मार्शल स्पिरिट का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य अभ्यास करने के लिए स्पिरिट पूल में प्रवेश करने के लिए पात्र है। हुआंग पेंग के भीतर के गुस्से को शांत करना इतना आसान नहीं था। उसने अचानक कहा, बकवास, बकवास। केवल सबसे प्रतिभाशाली शिष्य ही अभ्यास करने के लिए स्पिरिट पूल में प्रवेश करने के पात्र है। इसे पहले क्यों नहीं लाया गया? जियाओलोग के जीतने तक का इंतजार क्यों करे ताकि वह सबसे प्रतिभाशाली शिष्य बन जाए? हुआंग काइड लड़खड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उत्तर दे। इस समय हुआंग मिंग ने कहा, दूसरे भाई, क्या पिता मनोभगवान है या आप हैं? आपके पास अभी भी पिता के फैसले पर सवाल उठाने या टिप्पणी करने की योग्यता है। हुआंग पेंग के हाथ मुठियों में कस गए और उसकी गुस्से भरी निगाहें हुआंग मिंग पर पड़ी, लेकिन वह हुआंग मिंग के शब्दों में सच्चाई का खंडन करने में असमर्थ था। दूसरा मैनर लॉर्ड, ओल्ड मैनर लॉर्ड द्वारा लिए गए सभी निर्णय हुआंग कबीले मैनर के लाभ के लिए है। बुजुर्ग झो गुआंग ने अपना मुंह खोला। हर कोई जानता है कि यंग लॉर्ड शियाओलोग की प्रतिभा यंग लॉर्ड हुआंग वेई की तुलना में बहुत खराब है। यदि युवा लॉर्ड जियाओलोग अभ्यास करने के लिए स्पिरिट पूल में प्रवेश करता है तो यह केवल स्पिरिट पूल की शक्ति को बर्बाद करेगा। झो गुआंग पर उंगली उठाते हुए हुआंग पेंग ने गरजते हुए कहा, अपने कुत्ते का मुंह बंद करो, यह तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। झो गुआंग घबरा गया और उसका चेहरा गहरा लाल हो गया और कोई दूसरा शब्दांश बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक क्षण बाद अपने गुस्से को बलपूर्वक दबाते हुए हुआंग पेंग ने हुआंग काइड की ओर देखा। ठीक है पिताजी, चूंकि आपने कहा था कि यह समय एक संयोग था, क्या होगा अगर अगले साल की सभा के दौरान जियाओलोग अभी भी हुआंग वेई से पहले हो? हुआंग काइड स्टंप हो गए। आपकी राय में अगले साल की कबीले सभा के दौरान जियाओलोग को फिर से कुछ कुत्ते जैसी किस्मत का सामना करना पड़ेगा? हुआंग मिंग ने कहा, ठीक है, अगर शियाओलोग अगले साल की कबीले सभा के दौरान फिर से जीतता है तो मैं आपको 100 बैटल क्यूईडान का मुआवजा दूंगा और आपसे माफी मांगूंगा। 100 बैटल क्यूईडान स्पिरिट पूल में 1 महीने के अभ्यास के लगभग बराबर थे। अच्छा, हुआंग पेंग ने हुआंग मिंग को घूरकर देखा। याद रखें कि आपने आज क्या कहा था। इस वाक्य को छोड़ते हुए हुआंग पेंग मुड़े और ग्रैंड हॉल से बाहर चले गए। जाने से पहले हुआंग काइड का अभिवादन करने की जहमत नहीं उठाई। अध्याय 18, प्रशिक्षण युद्ध कौशल। हुआंग मिंग ने अपने दिल में व्यंग्य किया जब उसने हुआंग पेंग को मुड़ते और दूर जाते देखा। उन्हें स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं था कि हुआंग शियाओलोग को एक और अविश्वसनीय भाग्य का सामना करना पड़ेगा जो उन्हें अगले साल की कबीले सभा में अपने बेटे को दूसरी बार हराने में मदद कर सकता है। इसलिए बैटल क्यूईडांस के तथाकथित 100 टुकड़े मूल रूप से धुएं को पकड़ना बिल्कुल असंभव था। ग्रैंड हॉल के अंदर बुजुर्ग चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। इस समय हुआंग शियाओलोग पूर्वी आंगन में इंतजार कर रहा था और हुआंग पेंग के उदास मूड में लौटने से पहले वह मुश्किल से बैठा था। पिताजी, क्या हुआ? हुआंग शियाओलोग ने पूछा। सु यान भी अपनी कुर्सी से उठी और हुआंग पेंग की ओर चल दी। जब हुआंग पेंग ने अपने बेटे की ओर देखा तो अपराध बोध घर कर गया, लेकिन वह सीधे मुख्य हॉल में चला गया और बिना कुछ कहे बैठ गया। सिर झुकाने के कारण उसके हृदय का क्रोध शांत होने के बजाय और भी अधिक भड़क उठा। यह सरासर बदमाशी है, घोर बदमाशी। बिग ब्रदर हुआंग मिंग के उपहास और हुआंग वेई के प्रति अपने पिता के पक्षपात को याद करते हुए हुआंग पेंग गुस्से में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। एक हथेली उसके बगल की कुर्सी से टकराई जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। हुआंग पेंग की अचानक हिंसक कार्रवाई से सुयान भयभीत हो गई थी। पेंग जी, क्या गलत है? क्या हुआ? सुयान ने उत्सुकता से पूछा। हुआंग पेंग ने अपना सिर उठाते हुए अपनी पत्नी सुयान और अपने बेटे की ओर देखा। जैसे जैसे वह अपने दिल के अंदर आह भरता गया, उसे महसूस होने वाला अपराधबोध और भी भारी होता गया। अंत में हुआंग पेंग ने बताया कि पहले ग्रैंड हॉल में क्या हुआ था और जब वह उस हिस्से में पहुंचा जहां हुआंग काइड ने स्पिरिट पूल में प्रवेश करने का कोटा हुआंग वेई को दिया था, जो हुआंग शियाओलोग का माना जाता था, तो उसका गुस्सा एक बार भड़क गया। दोबारा उसकी एक हथेली पास की दूसरी कुर्सी पर टकराई। पिता की कार्रवाई बिल्कुल पक्षपातपूर्ण थी। उनकी नजर में केवल हुआंग वेई ही उनका पोता है। जब सुयान ने सब कुछ सुना तो उसकी बादाम के आकार की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और गुस्से से बोली, क्या वह अभी हमारे शियाओलोग को अपने पोते के रूप में मानता है? हुआंग शियाओलोग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर हंसने लगा। हालांकि उसने कुछ दिन पहले कबीले की सभा के दौरान हुआंग वेई को हराया था और अपनी दूसरे क्रम की ताकत का खुलासा किया था। ऐसा लगता था कि उसके दादा हुआंग काइड को वास्तव में उसके लिए कोई चिंता नहीं थी। संभवतः दादाजी हुआंग काइड की नजर में दूसरे क्रम के योद्धा के रूप में आगे बढ़ने में सक्षम होना काफी हद तक कुछ कुत्ते की किस्मत के कारण था और इसकी तुलना हुआंग वेई अस्तित्वहीन की उपलब्धि से नहीं की जा सकती थी। और वह जो गुआंग हमारे शियाओलोग को छोटा करने का साहस कर रहा है, यहां तक कि यह कहने का साहस भी कर रहा है कि यदि वह इसमें जाने वाला है तो हमारा शियाओलोग स्पिरिट पूल की शक्ति को बर्बाद कर देगा। सुयान गर्मजोशी से जारी रखता है, ये कुत्ते जैसा गुलाम अगर हुआंग मिंग उसका समर्थन नहीं करता तो वह ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि जो गुआंग हुआंग कबीले मनों के बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति और अधिकार कुलीन रक्षकों की तुलना में केवल थोड़ा ही अधिक था। दिन के अंत में वह मूल रूप से अभी भी गुलाम था। जियाओलोग, पिताजी को माफ कर दो। अपराध बोध से भरे हुए हुआंग पेंग की आवाज धीमी हो गई और वह अपने बेटे से माफी मांग रहा था। यह सब इसलिए है क्योंकि पिताजी बेकार हैं। न केवल मैंने स्पिरिट पूल में प्रवेश करने के लिए आपका स्थान खो दिया है, बल्कि वास्तव में हुआंग वेई के हाथों भी खो दिया है। जब हुआंग शियाओलोग ने यह सुना तो वह लापरवाही से मुस्कुराया। पिताजी, मां, चिंता मत करो। अगले साल की कबीले सभा में मैं न केवल हुआंग वेई को तब तक मारूंगा जब तक उसके पिता उसे पहचान नहीं लेते, बल्कि मैं उसे तब तक मारूंगा जब तक दादाजी उसे पहचान नहीं लेते।
चूंकि दादाजी हुआंग काइट अपने प्यारे पोते हुआंग वेई को बहुत महत्व देते हैं, तो यह ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट पोता अपने दादाजी को दिखाएगा कि उसका कुत्ता भाग्य केवल बेहतर और बेहतर, पहले से कहीं अधिक मजबूत होता जा रहा है। न केवल अगले साल की कबीले सभा के दौरान, बल्कि हर आने वाले वर्ष की सभा में वह हुआंग वेई को एक सुपर सुअर सिर में बदल देगा। हुआंग पेंग और सुयान ने सोचा कि उनका बेटा उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, उन्हें चिंता न करने के लिए तैयार कर रहा था, जिससे हुआंग पेंग की अपराध भावना बढ़ गई। इस धारणा के तहत कि उनका बेटा केवल 7वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा वाला था, उसके और हुआंग वेई के बीच का अंतर समय के साथ खुद ही प्रकट हो जाएगा। एक वर्ष के समय में हुआंग वेई तीसरे क्रम तक पहुंच सकता है, शायद इससे भी अधिक। हालांकि उनके बेटे के पास केवल ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट है, उनके बेटे को दूसरे क्रम से तीसरे क्रम तक पहुंचने में कम से कम 2 साल लगेंगे। अगले साल की कबीले सभा में क्या उनका बेटा हुआंग वेई को हरा सकता है? जब तक कि उसका बेटा यांग फल या इसी तरह के अमृत के 3 और टुकड़े निकलने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं था, अन्यथा हुआंग पेंग ने आह भरी, क्या उसका बेटा इतना भाग्यशाली होगा कि उसे यांग फल के समान अमृत दूसरी बार मिल सके? अपने माता पिता के चेहरे के भावों को देखकर हुआंग शियाओलोग ने अनुमान लगाया कि उसके माता पिता अगले साल हुआंग वेई को हराने के बारे में आशावादी नहीं थे। पिताजी, माँ, मैं कुछ समय के लिए पीछे के पहाड़ों में प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा हूँ, हुआंग शियाओलोग ने एक पल सोचने के बाद कहा। इस व्यवस्था ने उन्हें बॉडी मेटामॉर्फोसिस स्क्रिप्चर का आसानी से अभ्यास करने की अनुमति दी। हर समय आगे पीछे दौड़ना वास्तव में एक असुविधा थी। इसके अलावा कुछ समय के लिए हुआंग शियाओलोग नहीं चाहता था कि असुर रणनीति का खुलासा हो। नहीं, जिस क्षण ये शब्द हुआंग शियाओलोग के होठों से निकले, सु यान ने बिना सोचे समझे कड़ी आपत्ति जताई। हुआंग पेंग ने भी मना लिया, जियाओलोग, मुझे पता है कि आप पीछे के पहाड़ पर जा रहे हैं ताकि आप शांति से अभ्यास कर सके, लेकिन आपकी ताकत केवल दूसरे क्रम पर है, यह बहुत खतरनाक है। हुआंग शियाओलोग को उम्मीद थी कि उसके माता पिता इस पर आपत्ति जताएंगे। आखिरकार उनकी नजर में वह सिर्फ 7 साल का बच्चा था। कोई भी माता पिता स्वेच्छा से 7 साल के बच्चे को सिर्फ प्रशिक्षण के लिए घर की सुरक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं देगा। पिताजी, माँ, मैं केवल पीछे के पहाड़ के बाहरी किनारे पर रहूंगा, जब तक मैं गहरे हिस्सों में प्रवेश नहीं कर लेता, कोई खतरा नहीं है। हुआंग शियाओलोग ने फिर कोशिश की, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआंग शियाओलोग ने उन्हें समझाने के लिए जो कहा, उसके बावजूद हुआंग पेंग और सु यान ने सख्ती से खारिज कर दिया। क्या होगा अगर मैं अगले साल हुआंग वेई को हरा सकूं? हुआंग शियाओलोग ने अपना आखिरी तिनका बाहर फेंका, अपनी चाल बदलते हुए पूछा। हुआंग वेई को हराएं? उन दोनों ने हुआंग शियाओलोग की ओर देखा। यदि आप अगले साल की प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता में हुआंग वेई को हराने में सक्षम हैं, तो मैं आपको पीछे के पहाड़ में अभ्यास करने की अनुमति दूंगा। हुआंग पेंग अंततः कुछ सोचने के बाद गंभीर स्वर में सहमत हुए। अगले साल हुआंग वेई को हराने के बाद हम इस पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, हुआंग शियाओलोग सहमत हुए। चूंकि इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था, वह केवल 1 वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकता था। और इस समय उत्तरी आंगन में अपने पिता को उस स्थिति का वर्णन करते हुए जहां उसके दादाजी ने घोषणा की थी, सुनकर हुआंग वेई का चेहरा एक विस्तृत मुस्कान के साथ चमक उठा। दादाजी वास्तव में बुद्धिमान है, वह जानते हैं कि अगर उस बच्चे को आत्मा में आने दिया जाए, पूल करने से केवल बर्बादी ही होगी। ग्रैंड हॉल से नॉर्डर्न कोर्टयार्ड लौटने के बाद से हुआंग मिंग अच्छे मूड में थे और अपने बेटे की बातें सुनकर हंस रहे थे। चूंकि आपके दादाजी ने आपको यह मौका दिया है, इसलिए आपको अपने दादाजी और मुझे निराश नहीं करना चाहिए। मुझे और अपने दादाजी को निराश नहीं करना चाहिए। हालांकि आपकी प्रतिभा उत्कृष्ट है, फिर भी आपको अपने अभ्यास में प्रयास करना चाहिए। हुआंग वेई मुस्कुराए और आश्वस्त होकर कहा, पिताजी, निश्चिंत रहें। एक बार जब मैं स्पिरिट पूल में प्रवेश करूंगा और वहां अभ्यास करूंगा, तो मैं निश्चित रूप से 1 वर्ष से भी कम समय में तीसरे क्रम में सफलता हासिल कर लूंगा। यहां बोलते हुए हुआंग वेई के दोनों विद्यार्थियों ने अत्यधिक घृणा व्यक्त की। अगले साल की कबीले सभा के दौरान मैं उस छोटे कुत्ते को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और मैं उसके दोनों हाथों और पैरों को अपंग कर दूंगा। अपने छोटे से आंगन में हुआंग शियाओलोग ने हमेशा की तरह अभ्यास जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने असुर रिंग से कागज का एक टुकड़ा निकाला। अब जब वह चौथे क्रम पर पहुंच गया, तो वह युद्ध कौशल का अभ्यास शुरू कर सकता था। कागज के टुकड़े पर दर्ज तलवार से हमला युद्ध कौशल का एक सेट था, जो विशेष रूप से असुर के ब्लेड के लिए बनाया गया था, और युद्ध कौशल का एक और सेट था जिसे असुर दानव पंजा कहा जाता था। असुर तलवार कौशल में कुल 18 चालें थीं और प्रत्येक चाल को 3 चरणों में विभाजित किया गया था, जिससे असुर दानव पंजा में थोड़ी कम, केवल 5 चालें थीं। एक बार युद्ध कौशल के दोनों सेटों से गुजरते हुए हुआंग जियाओलोग की नजर असुर तलवार कौशल के एक छोटे से चित्र पर आकर्षित हुई, जिसने उसे पहले तलवार कौशल का अभ्यास करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। अपने कमरे से बाहर अपने छोटे से आंगन में आकर हुआंग शियाओलोग ने असुर के ब्लेडों को बुलाया। पहले हमले की गति, मनोदशा और शरीर के अंदर की हुई परिसंचरण को दर्शाने वाले चित्र को याद करते हुए ब्लेडों की एक लहर के साथ दर्जनों ब्लेड छवियां कहीं से उभरी, घूमती हुई और 2 छोटे चक्रवातों में एकत्रित हुई, जो छोटे यार्ड की परिधि के भीतर टेढ़े मेढ़े थे। असुर तलवार कौशल, पहली चाल, नर्क का तूफान। टिप्पणी, पेंग जी लिट, भाई, लेकिन इस संदर्भ में यह एक प्रिय शब्द है। प्रिय, प्रिय,